उसने 8 अनाथ लड़कियों को पालकर उन्हें सुप्रीम गॉडेसेस बनाया, उन्हें स्वर्ग तक दे दिया। और उन्होंने उसका बदला कैसे चुकाया? उसके असेंशन के दिन सीधे दिल में खंजर उतारकर। लू ये मारा गया उन्हीं औरतों की गद्दारी से जिन्हें उसने सबसे ज्यादा प्यार किया। लेकिन फेट अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने उसे वापस भेज दिया, बिल्कुल शुरुआत में, उसकी सारी यादों के साथ। लेकिन इस बार दयालुता मर चुकी है। उन्हें आज़ादी चाहिए थी, वो उन्हें आज़ादी देगा और खुद देखेगा कैसे वो सीधे नर्क में चल देती हैं। अब देखो वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जब उसकी गैर मौजूदगी में उनकी परफेक्ट जिंदगी बिखरने लगती है। वो लौट कर आएंगी, वो गिड़गिड़ाएंगी, लेकिन उनके लिए अब सिर्फ एक ही चीज बची है, उसकी ठंडी बेरहम बेरुखी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग सेकंड पार्ट देखना चाहते हो उनके लिए टाइम स्टैम्प स्क्रीन पर दिया गया हुआ है। साथ ही साथ ये स्टोरी बहुत ही कमाल का है। जिन लोगों को बिट्रेयल, रिवेंज, रिग्रेट टाइप के स्टोरीज अच्छा लगता है उनको तो ये बहुत ही पसंद आएगा। तो यकीन मानिए और इस कहानी को एटलीस्ट 5 मिनट तक देखिए। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा जरूर लगेगा। और एक और चीज़ भूलिएगा मत, हमारा चैनल का सब्सक्राइबर 80,000 से ज़्यादा हो गया है और बहुत ही जल्द हम 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और 1 लाख तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मर्त्य दुनिया से बहुत ऊपर, हाईएस्ट 9 हेवेंस की घूमती धुंध के बीच एक भव्य सेक्ट आसमान में किसी जूल की तरह तैर रही है। सफेद क्रेन्स, प्राचीन पवेलियंस और एमरल्ड टाइल्ड रूफ्स के ऊपर शान से उड़ते हैं। पूरा दृश्य पूर्ण शांति से भरा है। लेकिन आज माहौल इलेक्ट्रिक एंटिसिपेशन से भरा हुआ है। सेक्ट के केंद्र में एक विशाल क्रिम्सन गेट प्लाजा पर छाया हुआ है, जिसकी सतह पर जटिल चमकती हुई गोल्डन फॉर्मेशन जड़ी है, जो प्राचीन शक्ति से गूंज रही है। प्रिस्टीन सफेद रोब्स में एक वेनरेबल एल्डर उसके सामने खड़ा है, हाथ जोड़े, उस गैदरिंग की निगरानी कर रहा है जो इतिहास में दर्ज होने वाली है। नीचे प्लाजा में सेक्ट की नीली धूसर यूनिफॉर्म्स पहने डिसाइपल्स की भीड़ भरी है। वे आपस में फुसफुसा रहे हैं। चेहरों पर ऑ, जेलसी और एक्साइटमेंट का मिला-जुला भाव है। वे एक मिरेकल देखने आए हैं, एक सच्चा असेंशन। एक डिसाइपल आश्चर्य से कहता है कि 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल आखिरकार जायंट के रैंक में असेंड कर रहा है, 9 हेवेंस से भी ऊपर। ये क्लैन के लिए एक सौभाग्यशाली घटना है। ऐसा स्पेक्टिकल 3 लाइफ टाइम से नहीं देखा गया। फिर डेस्टिनी के भारी फुटस्टेप्स पत्थरों पर गूंजते हैं। ग्रैंड हॉल की परछाइयों से वो आदमी बाहर आता है। आज का केंद्र, तीखे हैंडसम फीचर्स, पीठ तक बहते लंबे काले बाल और माथे पर जलता हुआ वर्मिलियन मार्क। वो ऐसे चलता है जैसे दुनिया उसी की हो, कैजुअल एरोगेंस के साथ। लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके पीछे एक ऐसा प्रोसेशन है जो देवताओं को भी ईर्ष्या में डाल दे। उसकी 8 एम्प्रेसेस, बेमिसाल सुंदरियां। वे एलिगेंट हैं, पावर और ग्रेस से दमकती हुई, एक्सक्विजिट सिल्क्स में सजी, जो उनके डिवाइन रूप को और उभारती हैं। भीड़ गॉसिप किए बिना नहीं रह पाती। मेल डिसाइपल्स ईर्ष्या भरी नजरें डालते हैं, बुदबुदाते हैं कि वेनरेबल की औरतों में कितनी किस्मत है। 8 एम्प्रेसेस टॉप टियर ब्यूटीज हैं। कोई उसे शो ऑफ कह देता है, पर एक ग्रे बियर्ड वाले स्टर्न एल्डर की डांट से सब चुप हो जाते हैं। ये असेंशन ट्रिबुलेशन है, एक होली इवेंट, आइडल चैटर की जगह नहीं। लेकिन वेनरेबल का एरोगेंस बेवजह नहीं। जैसे ही फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, उसके पास्ट फीट्स की झलकियां उभरती हैं। हम उसे उसके प्राइम में देखते हैं, एक अकेली आकृति, क्रिम्सन एनर्जी में डूबी, उसकी तलवार रियलिटी के ताने बाने को चीरती हुई। वो सिर्फ बचा नहीं, उसने डोमिनेशन किया। उसने अकेले मॉन्स्टर रेस से लड़ा और डीमन रेल्म को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वो सिर्फ नेता नहीं था, वो एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस था, एक वॉर गॉड जिसने एब्सोल्यूट फोर्स से शांति लाई। अब वो असेंशन प्लेटफॉर्म के केंद्र में खड़ा है। ऊपर आसमान मथने लगता है, नीली स्पिरिचुअल एनर्जी का विशाल वॉटेक्स, जैसे कोई सेलेस्टियल आंख उसे जज करने खुल रही हो। पेड़ों से पत्ते उखड़कर उसकी बढ़ती शक्ति की आंधी में उड़ते हैं। वो हेवेंस की ओर देखता है, चेहरे पर कॉन्फिडेंट, लगभग प्रिडेटरी स्मग। आज उसकी आवाज हवा को चीरती है। ये वेनरेबल असेंड करता है। आसमान से अंधाधुंध चमकता लाइट पिलर फूट पड़ता है, उसे घेर लेता है। वो हवा में उठता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक स्पेक्ट्रल ड्रैगन बनकर दहाड़ती है। वो शून्य को ललकारता है, जो भी रोक सके सामने आए। वो इस मॉर्टल कॉइल को छोड़कर सच्चे गॉडहुड में कदम रखने को तैयार है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। फॉर्मेशन की गोल्डन लाइट अचानक बदलती है। सफेद दाढ़ी वाला एल्डर, जो पहले इतना सोलम था, अब तीव्र खिंचे हुए फोकस में दिखता है। वो गेट नहीं खोल रहा, वो एक ट्रैप सील कर रहा है। ट्री ट्रंक्स जितनी मोटी गोल्डन एनर्जी बीम्स ऊपर से गिरती हैं, उठाने के लिए नहीं,
बल्कि वेनरेबल को कुचलने के लिए। नीचे एम्प्रेसेस के चेहरे दिखते हैं, एक्सप्रेशनलेस, ठंडे। रेड वर्मिलियन एम्प्रेस यूए होंगलिंग, वर्मिलियन बर्ड एम्प्रेस जी जिधुयान और 9 हेवन स्वॉर्ड मेडन चूलिंग। रोशनी तेज होती है और चूलिंग के होंठ हिलते हैं। वो सिहरन पैदा करने वाला सच फुसफुसाती है। मास्टर, हम इस मौके का इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबे समय से। हवा में सेलेस्टियल वेनरेबल जड़ हो जाता है। उसके चारों ओर की एनर्जी उसे उठा नहीं रही, उसकी सोल को फाड़ रही है। वो एनॉमली तुरंत समझ जाता है। टाइम टेक्निक। वो हक्का बक्का होकर नीचे देखता है। जमीन पर ट्रैप पूरी तरह सक्रिय है। एल्डर चिल्लाता है कि ये फोर्बिडन टेक्निक समय के आर पार जाने देती है। सिर्फ रिग्रेशन नहीं, बल्कि फेट की पूरी रीवाइटिंग। एक पिंक हेड एम्प्रेस एम्बर आंखों में आंसू लिए गिल्ट और रिजॉल्व के अजीब भाव से ऊपर देखती है। मुझे पता था तुम ये मूव इस्तेमाल करोगे, लेकिन मुझे माफ करना। आसमान ब्लड रेड हो जाता है। नीला वॉटेक्स सिनिस्टर क्रिम्सन एनर्जी में निगल लिया जाता है। डीमन रेल्म को हराने वाला इनविंसिबल एग्जिस्टेंस, वो वेनरेबल अब उसी शक्ति से बंधा है जिसे वो पार करना चाहता था। उसे देर से समझ आता है कि ये एसेंशन कभी सफल होने के लिए था ही नहीं, ये एक मैसेकर था, उन महिलाओं द्वारा रचा गया जिन्हें वो प्यार करता था। एक बिट्रेयल जो समय में गूंजता रहेगा जब उसे चीखते हुए अतीत की खाई में घसीटा जाता है। हेवेंस टूटते हैं, एसेंशन की लड़ाई स्लॉटर में बदल जाती है। 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल अब ऊपर नहीं उठ रहा, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, रियलिटी के नियमों को चुनौती देने वाली शक्ति के खिलाफ। डिस्टॉर्शन से अज्योर एनर्जी की बीम्स बरसती हैं, सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स जैसी तेज। उसे बेताबी से डॉज करना पड़ता है, लेकिन उसका विरोधी सिर्फ वर्तमान में हमला नहीं कर रहा। सफेद दाढ़ी वाले एल्डर की आवाज डरावनी ओमनी प्रेजेंस के साथ गूंजती है, मॉक करते हुए दावा करती है कि उसने हर टाइमलाइन में वेनरेबल के हर वर्जन को एक एक कर शिकार करके मार डाला है। वेनरेबल की लाल ऑरा नीले ऑनस्लॉट से टकराती है, पत्थर का प्लाजा चकनाचूर, पर वो पीछे हट रहा है। वॉइड की सुरक्षा में ऊपर तैरता एल्डर साजिश की असली गहराई दिखाता है। वो चमकता एनर्जी स्फीयर मैनिपुलेट करता है, चेहरे पर ट्रायम्फेंट स्नीयर। वो पूछता है, क्या तुमने कभी अपनी इनविंसिबल डिफेंस में वो ओपनिंग, वो फेटल फ्लॉ नोटिस नहीं किया? यिन यांग डाओ डिवाउरिंग गू। ये रियलाइजेशन वेनरेबल पर शारीरिक वार की तरह गिरती है। वो खून की उल्टी करता है, आंखें भय से फैल जाती हैं, अपने बनाए सेक्ट को नीचे देखता है। ये ब्रूट फोर्स की हार नहीं थी, ये अंदर से पैरासिटिक ड्रेनिंग था। वेनरेबल का मन उन रातों में लौट जाता है, पैशन और वल्नरेबिलिटी के पल, जब वो इन महिलाओं को बाहों में लिए था, अनजान कि हर स्पर्श के साथ उसे जहर पिलाया जा रहा है। उसकी यादों की सिलुएट्स अब उसे चिढ़ाती हैं। इतना पास आने वाली सिर्फ वही थी जो अब सामने खड़ी हैं। एल्डर की आवाज क्रूर आयरनी गिनाती है। जीत और हार बराबर बटी, पर इनविंसिबल वॉरलॉर्ड का हिसाब उन महिलाओं ने लगाया जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहता था। एम्प्रेसेस छाया और मैलिस में लिपटी आखिरकार मास्क्स गिरा देती हैं। एल्फ जैसे कानों वाली पिंक हेड ब्यूटी क्रूर हंसी हंसती है। डार्क हेड सोर्ड मेडन शुद्ध जहर से घूरती है। वे अब नफरत नहीं छुपाती, वे हवा में अपनी जस्टिफिकेशन चिल्लाती हैं, कहती हैं कि वे उसकी लस्टफुल माइट के डर में बहुत लंबे समय से जी रही थीं। एक एम्प्रेस गोल्डन एनर्जी से दमकती पुराने ग्रीवेंस का जिक्र करती है, फेंग वू अर, और चोरी हुई मोहब्बत का दोष वेनरेबल पर डालती है। वे इतिहास अपने पक्ष में लिखती हैं, उसे डिसीवर कहती हैं जिसने रेसेस नष्ट किए और इनोसेंस का संहार किया। सेल्फ राइटियस फ्यूरी से चमकती आंखों के साथ वे अंतिम हमले को तैयार होती हैं, इस डेविल को खुद विदा करने की घोषणा। 9 हेवन सोर्ड मेडन चू लिंग आगे बढ़ती है, नीली आंखें ठंडी, भावहीन। वो फुसफुसाती है, सिर्फ उसकी मौत से ही वे सच में आजाद होंगी। खून से लथपथ वेनरेबल आखिरी क्रिम्सन एनर्जी समेटता है। वो डर से नहीं, उबलती घृणा से उन्हें देखता है। वो याद दिलाता है कि उसने कैसे उन्हें ऊपर उठाया और बदले में पूर्ण विश्वासघात पाया। वे कृतज्ञ व्रचेस के सिवा कुछ नहीं। लेकिन एल्डर को इस घरेलू झगड़े से धैर्य नहीं। एंशिएंट रून्स से चिन्हित एक विशाल सील आसमान से उतरता है, वेनरेबल को धूल बनाने के लिए। नीचे डिसाइपल्स दहशत में देखते हैं, नीली रोशनी उनके लीडर को निगल लेती है। विस्फोट के भीतर वेनरेबल एक ग्रिम कैलकुलेशन करता है, अगर मरना है, अकेले नहीं। उसके चेहरे पर पागल खूनी मुस्कान कटती है। अचानक उसके चारों ओर की लाल एनर्जी अंदर सिमटती है, फिर विनाशकारी ताकत से फट पड़ती है। वो अपनी कल्टीवेशन सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है। शॉकवेव पूरे सेक्ट को मिटाने की धमकी देती है। एम्प्रेसेस घबरा जाती हैं, एरोगेंस की जगह मौत का आदिम डर। सबको भागने को चिल्लाती हैं, लेकिन स्टॉर्म की आंख से देखता एल्डर तय करता है, ये एंडिंग बहुत सिंपल है, बहुत मेसी। वो टाइम टेक्निक फिर एक्टिवेट करता है, आंखें सिकुड़ती हैं। बहुत देर वो सोचता है जब केओटिक दृश्य स्वर्लिंग वॉर्टेक्स में समा जाता है। लाइट में घुलता वेनरेबल हेवेंस को आखिरी ताना मारता है, कहता है, यह बैटल संतुष्टजनक नहीं थी।
एल्डर सहमत होता है। वो घुलती चेतना से कहता है, गू पॉइजन के कारण ये जीत मार्शल नहीं थी, चीप थी। इसीलिए डिवाइन क्रुएलिटी के मोड़ पर वो दूसरा मौका देता है। वो विशाल स्पेल स्पेस टाइम रिवर्सल टेक्निक कास्ट करता है और घोषणा करता है कि एम्प्रेसेस को एक और राउंड के लिए वेनरेबल के साथ भेजेगा। लू ये और उसके 8 गद्दारों की सोल्स वर्तमान से उखड़कर समय की धाराओं में फेंकी जाती हैं, 50 साल पीछे। ट्रिब्यूलेशन की गर्जना थम जाती है। लू ये हाफता है, आंखें फट से खुलती हैं। वो परिचित कमरे में है, शरीर बेदाग, कल्टीवेशन रीसेट। वो अविश्वास से अपने हाथ देखता है, वे सच में लौट आए। दरवाज़ा चरमराता है, एक औरत सिर थामे लड़खड़ाती हुई अंदर आती है। वो डेविल, उफ मास्टर, वो हकलाती है। लूये की आंखें सिकुड़ती हैं, सिनिस्टर रेड लाइट चमकती है। ये सपना नहीं था और सबसे अहम, ये क्लीन स्लेट नहीं था। उसे याद है, वो तुरंत समझ जाता है, वो भी लौटी है। वॉइड में एल्डर की आवाज़ फुसफुसाती है, दोबारा चुनने का मौका देने के लिए धन्यवाद। चूलिंग अपनी बेबसी समझकर जम जाती है। लू ये बिस्तर पर बैठता है, पॉस्चर में ठंडी राजसी डोमिनेंस। वो हमला नहीं करता, न चीखता है, बस फर्श पर पड़े लकड़ी के बेसिन की ओर इशारा करता है और हुक्म देता है, मेरे पैर धो। अपमानित वो घुटनों के बल बैठती है। जैसे ही वो हाथ पानी में डालती है, भीतर हत्या की चीख उठती है। वो सोचती है, यहीं अभी उसे मार दे। लेकिन लू ये उसके सिर के ताज को देखते हुए गहरा खेल खेल रहा है। उसे पता है, मौत बहुत आसान है। इस सेल्फ राइटस गुस्से में उसे मार देना दया होगी। वो चाहता है वो जिए, बिना उसकी सुरक्षा के दुनिया देखे, खुद महसूस करे, जब डेविल साथ ना हो तो ये डॉग ईट डॉग दुनिया कितनी बेरहम है। वो उसके पैर धो रही है, दबी हुई रेत से कांपती हुई लू ये झुकता है, उसका संतुलन तोड़ता है। वो सब सपना नहीं था, वो फुसफुसाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ते देखता है। हम सब लौटे हैं। वो डर से ऊपर देखती है, मतलब पूछती है। वो उसे पकड़कर पास खींचता है, आंखें लाल इंटेंसिटी से जलती हैं। वो कंफर्म करता है, एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल की टेक्निक हम सबको वापस लाई। और उसे हर गद्दार शब्द याद है जो उसने कहा था, तुम्हें फ्रीडम चाहिए थी ना। वो उसकी आंखों में सीधे देखता है, गिफ्ट के भेष में अल्टीमेट पनिशमेंट देता है। अब से तुम आज़ाद हो। वो बंधन तोड़ रहा है, एग्जाइल। उसे उसके बिना जिंदगी चाहिए थी, वो दे रहा है। और उसे अंदाज़ा नहीं कि अकेले कल्टिवेटर के लिए ये दुनिया कितनी नर्क है। बिट्रियल रीसेट हो चुका है और रिग्रेट अब शुरू होने वाला है। लू ये वहीं उसी पल शब्दों में ही मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है, उस अराजक कर्मा को काटते हुए जो दोनों को बांधे हुए था। डील को सील करने के लिए लू ये स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट उठाता है, वही टैबलेट जिसने उसकी जिंदगी को उससे बांध रखा था, और उंगली के एक फ्लिक से उसे जला देता है। वो 5 मिनट को राख बनते हुए देखता है, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल रहता है। चूलिंग पूरी तरह ओवरवेल्म्ड और कंफ्यूज्ड लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अपनी छाती पकड़ती है, उसका दिमाग उसी एक कंफर्ट की ओर भागता है जो उसे लगता है कि अब भी बचा है, उसका परिवार। बिग ब्रदर, मेरा इंतजार करना, वो फुसफुसाती है, ये मानते हुए कि वो एक वार्म होम लौट रही है। लेकिन लू ये परछाइयों से उसकी दूर जाती परछाई को देखते हुए उस ग्रिम सच को जानता है। उसके होठों पर एक अंधेरी सेडिस्टिक मुस्कान खिल जाती है। कब्र से लौटा कुत्ता अपने मालिक को ढूंढता है, वो सोचता है, उसकी नाइवटे पर अम्यूज्ड होकर। उसे ठीक ठीक पता है कि उसके लिए आगे क्या है। वो जिस वार्म होम को याद कर रही है, वो एक वाइपर्स नेस्ट है। वो हवा में फुसफुसाता है, लौट जाओ अपने उस वार्म घर में और उन्हें खुद तुम्हें नरक भेजने दो। उसे पता है कि उसकी प्रोटेक्शन के बिना उसका परिवार उसे नोच खाएगा, और वो ऐसा होने देने में पूरी तरह खुश है। लू ये बैठने ही वाला था कि शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। फूलों को लौंचते हुए दूसरी ट्रेटर आती है, यूए होंगलिंग। प्रोवोकेटिव गोल्डन रूब्स में लिपटी वो देवी जैसी एंटाइटलमेंट के साथ कदम बढ़ाती है। वो लूये के क्वार्टर्स तक पहुंचती है और बिना जरा भी रिस्पेक्ट के दरवाजे को इतनी जोर से लात मारती है कि वो चकनाचूर हो जाता है। लूये, वो चीखती है, ऐसे अंदर घुसते हुए जैसे ये जगह उसी की हो। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो सीधे लूये के सिर की ओर विशिस हाई किक मारती है, चिल्लाते हुए, तुम अब भी मुझे मारने की हिम्मत रखते हो। उसके दिमाग में वो अब भी एम्प्रेस है, और वो बस एक सर्वेंट है जिस पर जुल्म किया जा सकता है। लेकिन इस बार स्क्रिप्ट पलट चुकी है। लूये की आंखों में ठंडी झुंझलाहट चमकती है। वो डॉज नहीं करता, वो मिड एयर उसकी टांग लोहे जैसी ग्रिप से पकड़ लेता है। तुम क्या कर रहे हो? वो हकलाती है, पूरी तरह शॉक में कि उसका पंचिंग बैग पलटकर वार कर रहा है। लू ये उसकी टांग पकड़े हुए उसे एक अपमानजनक और असंतुलित पोस्चर में फंसा देता है। आज तुम्हें मेरा दरवाज़ा ठीक करना होगा, वो शांति से कहता है। अगर नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें गला घोंट कर मार दूंगा।
युए होंगलिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत विक्टिम कार्ड खेलती है, वही बहाना चिल्लाती है जिसे उसने भविष्य में उसे धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं नहीं करूंगी। अगर तुम नहीं होते तो मैं फंग वू है के साथ होती। वो अपनी ट्रू लव से दूर रखने का दोष उसी पर डालती है। लुइये को घिनाती है। वो उसकी टांग और ऊपर उठाता है, उसे खिलौने की तरह छेड़ते हुए। तो फिर तुम्हें ये जिंदगी भी उसी के पास जाने के लिए बचाकर रखनी चाहिए थी ना। वो ताना मारता है। युए होंगलिंग तड़पती है, पसीने में भीग जाती है, ये समझते हुए कि यादें बची होने के बावजूद उसकी कल्टीवेशन रीसेट हो चुकी है। वो कमज़ोर है और वो डरावनी हद तक मजबूत। उसका एरोगेंस डर में टूट जाता है। मैं ठीक करूंगी, करूंगी, वो हकलाती है, सरेंडर करते हुए। उसकी सबमिशन से संतुष्ट होकर लुइये उसे कचरे की तरह एक ओर फेंक देता है। वो जमीन पर ढेर बनकर गिरती है, दर्द से कराहती हुई। वो उसके ऊपर झुककर आखिरी चेतावनी देता है, मेरे लौटने तक अगर दरवाज़ा ठीक नहीं हुआ तो तुम मरी हुई हो। वो मुड़कर जाने लगता है, तभी युए होंगलिंग आखिरी बार इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। लुइये, कम से कम पिछली जिंदगी में हम डाव कंपेनियंस थे। वो अंदर ही अंदर गिड़गिड़ाती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लुइये रुकता है, वो पीछे देखता है, आंखें बिल्कुल मरी हुई। वो भी सिर्फ पिछली जिंदगी थी। वो ठंडे स्वर में कहता है, इस जिंदगी में हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। वो बाहर निकल जाता है, उसे टूटे हुए हाल में फर्श पर छोड़कर। जब वो आगे बढ़ता है, उसका अंदरूनी मोनोलॉग उसका असली रास्ता दिखाता है। ठंडी हवा सेक्ट के साफ सुथरे टाइल्ड मैदानों पर बहती है, अपने साथ गुलाबी चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियों की बारिश लाती हुई, जो पीछे छूटी अकेली आकृति के चारों ओर उपहास में नाचती हैं। सफ़ेद बहती रोब्स में एक औरत, एब्सोल्यूट अथॉरिटी और इथीरियल ब्यूटी की मूर्ति, बिना पीछे देखे चली जाती है। उसकी मौजूदगी आइसबर्ग जैसी है, हवा तक को जमा देने वाली। वो बाई ची कुलान उससे पूछती है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ क्यों है। वो अस्पष्ट जवाब देता है। फिर वो अपना अल्टीमेटम देती है, आवाज़ में वो गर्माहट नहीं जो पिछली जिंदगी में थी। वो कहती है कि पहली जिंदगी को बस एक फ्लीटिंग ड्रीम मान लिया जाए, उनके साझा इतिहास का निर्दयी डिसमिसल। उसकी दूर जाती पीठ उदासीनता की दीवार है, और उसकी आखिरी चेतावनी सन्नाटे में भारी पड़ती है कि अगर उसने फिर कोई रिबेलियस ख्याल रखा तो वो पूरे सेक्ट को क्लेंस करने में हिचकिचाएगी नहीं। वो मास्टर है, अछूती, निर्दयी, और वो अब सिर्फ थिन आइस पर खड़ा एक डिसाइपल है। फैले हुए कोर्टयार्ड में अकेला छोड़ा गया वो युवक गिरती पंखुड़ियों के बीच खड़ा रहता है। सेक्ट की रंगीन सुंदरता उसकी हालत की बेरुखी से टकराती हुई। वो भीतर झांकता है, अपने शरीर की हालत जांचता है। रिग्रेशन ने उससे भारी कीमत वसूली थी। उसकी कल्टीवेशन जो कभी आसमान छूती थी, बुरी तरह गिर चुकी थी। जबड़े कसते हुए उसे एहसास होता है कि वो की रिफाइनिंग स्टेज की 5th लेयर तक गिर चुका है। कभी पावर के शिखर को छूने वाले के लिए ये दयनीय स्थिति थी। फिर भी जैसे ही वो लोटस पोजीशन में बैठता है, उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी की झिलमिलाहट जल उठती है। इस ठंडी बिट्रेल से भरी दुनिया में एक जाना पहचाना सुकून देने वाला ग्लो। वो हवा से फुसफुसाकर पूछता है, क्या उसका पुराना साथी अब भी मौजूद है। और सिस्टम जवाब देता है। उसके भीतर से गोल्डन एनर्जी का उग्र सर्ज फूट पड़ता है, इतना हिंसक कि वो उसे लगभग फाड़ देता है। इसी बीच बहुत दूर चू स्वॉर्ड विला के भव्य प्रवेश द्वार पर एक अलग तरह की त्रासदी अनफोल्ड हो रही है। एक अकेली औरत पत्थर की सीढ़ियां चढ़ती है। वो गिरी हुई गरिमा की तस्वीर है। उसकी बैंगनी ड्रेस फटी हुई, जांघों और सीने पर चीरें, खरोंचों और मिट्टी से सना हुआ शरीर, लंबे काले बाल बिखरे हुए, चाल में उस इंसान की थकान जो नरक से रेंग कर घर पहुंचा हो। लेकिन जो स्वागत उसे मिलता है वो राहत भरा नहीं है। गेट पर खड़े गार्ड्स साफ सुथरी बैंगनी यूनिफॉर्म्स में उसे घृणा से देखते हैं। मुख्य गार्ड तलवार पर हाथ रखते हुए भौंकता है, ये भिखारिन कहाँ से आ गई। वो चू स्वॉर्ड विला की प्रतिष्ठा का अपमान बताकर उसे तुरंत लुढ़क जाने का हुक्म देता है। चू लिंग ऊपर देखती है, आंखों में अविश्वास। वो भिखारिन नहीं थी, वो इसी विला की एल्डेस्ट मिस थी। वो गार्ड को पहचानती है। चूसी, वो पुकारती है, उससे कहती है कि वो उसका चेहरा देखे। वो उसे अतीत याद दिलाती है, लेकिन चूसी का चेहरा नहीं पिघलता, वो सख्त हो जाता है। वो तलवार खींचता है, धूप में चमकती हुई। वो उसे ढीठ जंगली लड़की कहता है, एल्डेस्ट मिस का रूप धरने का आरोप लगाते हुए। उसका वार निर्दयी है, मार डालने के इरादे से। चू लिंग की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो भी नाइटमेयर उसने झेला था उससे निखरी हुई थी, काम में आती है। वो झपकती तक नहीं। अपनी चोटों के बावजूद आश्चर्यजनक ग्रेस से वो नंगी हथेली से तलवार पकड़ लेती है। धार उसके चेहरे से इंचों दूर रुक जाती है। उसकी आंखें अपमान से जल उठती हैं। वो फिर से अपनी पहचान चीखती है, कहती है कि ब्लड रिलेटेड ना होने के बावजूद विला मास्टर और मैडम ने हमेशा उसे अपनी जैविक बेटी से भी ज़्यादा माना है।
इनर कोर्टयार्ड से भव्य रोब्स में एक दाढ़ी वाला व्यक्ति विला मास्टर चू श्योंग दौड़ कर आता है। उसके पीछे एक सुंदर घबराई हुई औरत मैडम लिंगर। पिता की आवाज़ भावनाओं से भरी गूंजती है। वो उसकी ओर दौड़ता है, कहता है कि वो उसे जान से ज्यादा मिस कर रहा था। मैडम की आंखों में आंसू हैं। चू लिंग अपने माता पिता को देखकर टूट जाती है। वो रोती है, इतने समय दूर रहने के लिए, उन्हें चिंता देने के लिए माफी मांगती है। लेकिन इस भावुक मिलन के पीछे मास्क फिसल जाता है। सर्वेंट्स और उसका भाई उसे प्यार से नहीं मवेशियों की तरह देख रहे हैं। स्केपगोट लौट आई है, भाई टेढ़ी मुस्कान के साथ बुदबुदाता है। हमारा यंग मास्टर बच गया। उन्हें उसकी याद नहीं आई, उन्हें उसके शरीर की जरूरत थी। उसके पास दुर्लभ द डेमन आई फिजीक है और उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए पाला था कि असली बेटे के लिए मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कर सकें। लू ये ने उसे चिताया था, दुनिया एक डेविल्स डेन है, और वो सीधे दरिंदे के मुंह में चली आई। उधर लू ये हिंसक गोल्डन ऑरा में नहाया हुआ, जो उसके नीचे जमीन तक तोड़ देता है, अकल्पनीय कर चुका है। लेकिन जैसे ही जीत तय लगती है, उसका शरीर असेंशन को हिंसक ढंग से रिजेक्ट कर देता है। छाती के भीतर से घिनौनी चरमराहट गूंजती है और तुरंत एक कठोर खांसी। क्रिम्सन खून केयोटिक एनर्जी पर बिखर जाता है। गोल्डन लाइट लड़खड़ा जाती है। लू ये कांपते हाथों को घूरता है, आंखों में भयानक रियलाइजेशन। ये टैलेंट या मेहनत की कमी नहीं है, ये सैबोटाज है। उसके शरीर का सिर्फ आधा ट्रूची उसके आदेश पर कोर बनाने को दौड़ता है, बाकी आधा नसों में जड़ बनकर बैठा है। लू ये एक विशाल रहस्यमय नीली स्क्रॉल लाइक रोशनी के सामने खड़ा है, जो हेवेंस तक फैलती है, उस शक्ति का मजाक उड़ाती हुई जिसे वो अभी छू नहीं सकता। लेकिन उसके दुश्मनों ने एक घातक गलती की। उन्होंने उसकी रिसोर्सफुलनेस को कम आंका। स्टील लाइक डिटर्मिनेशन के साथ वो इंटरफेस से पूछता है, सिस्टम, क्या इस पॉइजन को तोड़ने का कोई तरीका है? सिस्टम का जवाब तुरंत आता है, इलाज मौजूद है, लेकिन ये एक क्रूर पैराडॉक्स है। रिजिडिटी पॉइजन को घोलने के लिए उसे ओरिजिन कोर रेल्म में ब्रेक करना होगा। इस प्रक्रिया में ट्रू ची की संरचना बदलनी होगी, उसे घने ट्रू एसेंस में बदलना होगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्सिन को पर्ज कर सकती है। लू ये नोटिफिकेशन को घूरता है, जबान पर कड़वी आयरनी। इलाज के लिए ब्रेक थ्रू जरूरी है, लेकिन ब्रेक थ्रू के लिए पूरे ची की जरूरत है, जिसे पॉइजन रोक रहा है। ये एक सील्ड लूप है, उसे निराश छोड़ने के लिए रचा गया। फिर भी जब वो इस असंभव स्थिति का विश्लेषण करता है, पिछली टाइमलाइन की गहराइयों से एक याद उभरती है, एक लूप होल। उसकी ग्रिमिस को चीरती हुई एक तेज आत्मविश्वासी स्मर्क उभरती है। उसे एहसास होता है, अगर उसके पास एक्सटर्नल कैटलिस्ट हो तो उसे फुल कंट्रोल की जरूरत नहीं। पिछली जिंदगी में उसने एक लेजेंडरी आइटम रिफाइन किया था, परफेक्ट रिटर्निंग ऑरिजिन पिल। बस वो पिल खा ले, उसकी प्रचंड मेडिसिनल शक्ति जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करा देगी, पॉइजन जाए भाड़ में। लेकिन ये याद सेल्फ लोदिंग की लहर भी लाती है। उसकी आंखें खतरनाक लाल चमक से दमक उठती हैं जब उसे अपनी पिछली मूर्खता याद आती है। उस जिंदगी में वो अमूल्य पिल जिस पर युद्ध छिड़ सकते थे, उसके हाथ में थी, और उसने उसे दे दिया। उसने योए होंगलिंग को सौंप दिया, जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था। उसने अपनी असेंशन उसकी खातिर कुर्बान कर दी। लेकिन आज क्लिफ पर खड़ा वो आदमी वो प्रेमांध मूर्ख नहीं है। इस जिंदगी में वो कसम खाता है, परछाइयां गहरी होती हुई, उसकी कोई जरूरत नहीं। नीचे ग्रेट डाओ सेक्ट उथल पुथल में है, उसी शख्स का जश्न मना रही है जिसे लू ये कुचलना चाहता है। एक भव्य सफेद क्रेन सेक्ट के विशाल आर्चवे के ऊपर उड़ रहा है जब यूए होंगलिंग की टेरिफाइंग जीनियस की खबर फैलती है। 92nd जनरेशन डिसिप्लिन। उसने ची रिफाइनिंग सिर्फ 1 महीने 17 दिनों में पूरा कर लिया। सेक्ट उसे भविष्य के देवता जैसे रिवॉर्ड से नहलाता है। पियरलेस रिटर्निंग ऑरिजिन पिल्स, 3 प्रेशियस आर्टिफैक्ट्स, ट्रू लेगेसी स्लॉट और डिवाइन एबिलिटीज। वो गोल्डन चाइल्ड है, डेस्टिन्ड एम्प्रेस, अनस्टॉपेबल मोमेंटम के साथ उठ रही है। एक अकेली चोटी पर खड़ा लूये उस दुनिया को देखता है जो उसकी पूजा कर रही है। हवा में उसकी रोब्स फड़फड़ाती हैं जब वो भयानक सच स्वीकार करता है। सिस्टम और भविष्य की जानकारी के बावजूद वो उससे सिर्फ 2 दिन तेज था। उसकी प्रतिभा राक्षसी है, और इसका मतलब है वो 1 सेकंड भी हिचकिचा नहीं सकता। निर्णायक एक्शन के साथ लू ये पहाड़ के किनारे से छलांग लगा देता है, सीधे अबिस में। वो वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट के टोम की ओर जा रहा है। उसे ठीक ठीक पता है पिल कहाँ है, और इस बार वो मौका वापस लेगा जो उसी का था। परफेक्ट रिटर्निंग ऑरिजिन पिल अब उसकी होगी। प्राचीन जंगलों की गहराइयों में, ग्रेट डाउ सेक्ट से 1000 ली से भी ज्यादा पश्चिम, धुंध के बीच एक अकेली आकृति उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। वो यूए होंगलिंग है, अपनी पिछली जिंदगी की यादों का सहारा लेकर एक ऐसे अवसर की तलाश में जो अभी 1 महीने बाद ही सामने आना चाहिए था।
वो खामोश पत्थर के हाथियों के पास से गुजरती है। उसकी आंखें उस डेस्टिनी पर जमी हैं जिसे वो छीन लेने का भरोसा रखती है। पिछली जिंदगी में इस टूम के भीतर 2 सुप्रीम ट्रेजर्स थे, 9 लाइव्स अनडाइंग हेवन स्क्रिप्चर का एक फ्रैगमेंट और लेजेंडरी परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल। ये गॉडहुड की चाबियां थी और इस बार वो ठान चुकी है कि इन्हें किसी और से पहले अपने हाथ मिलेगी। टूम के अंदर ऑल्टर पर रखा प्राइज उसे वहीं मिल जाता है। मैनुअल उठाते ही उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल जाती है। सीनियर ब्रदर, वो मन ही मन स्मग होकर सोचती है, इस जिंदगी में मैं तुमसे एक कदम आगे हूं। उसे लगता है कि उसने आखिरकार उस आदमी को मात दे दी है जिसने उसे पाला था। लेकिन जैसे ही वो किताब खोलती है, उसका आत्मविश्वास पल भर में चकनाचूर हो जाता है। इन पन्नों पर कोई प्राचीन टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक भद्दा बचकाना चित्र है, एक कछुआ और गोबर का ढेर, साथ में हाथ से लिखा हुआ एक वाक्य, बिच यू आर टू लेट। टूम के भीतर शुद्ध क्रोध फट पड़ता है। लूये, तुम हरामी! वो चीखती है, बेकार किताब को जमीन पर पटकते हुए। लेकिन ये ह्यूमिलिएशन अभी शुरू हुआ है। जैसे ही वो गुस्से में तमतमाती है, उसके पैरों के नीचे जमीन अंधाधुंध चमक उठती है। ट्रैप। गोल्डन एनर्जी की किरणें ऊपर की ओर फूट पड़ती हैं, उसके चारों ओर एक केज बनाते हुए। तब जाकर उसे समझ आता है, बहुत देर से। लूये ने सिर्फ ट्रेजर नहीं उठाया, उसने उसकी लालच पहले ही भांप ली थी और उसके लिए एक जेल छोड़ दी थी। लूये, मुझे बाहर निकालो! वो चीखती है, लेकिन उसकी आवाज खाली टूम में गूंजकर वापस लौट आती है। 3 दिन बाद सेक्ट में बिखरी हुई और आग बबूला यूए होंगलिंग लूये के कोर्टयार्ड में तूफान की तरह घुसती है। वो कुछ नहीं सीखती। पहले की तरह वो फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, उसे बाहर आने को चिल्लाते हुए। लेकिन लूये अब उसकी बदतमीजी सहने के मूड में नहीं है। एक गोल्डन डिफेंसिव बैरियर पल भर में एक्टिवेट होता है और जबरदस्त फोर्स के साथ उसे पीछे उछाल देता है। वो खांसती है, कोर्टयार्ड में लुढ़कती हुई। उसकी गरिमा को एक और झटका लगता है। बंद दरवाजे के पीछे से लूये की आवाज आती है, शांत लेकिन तंज से भरी। क्या तुम्हारी माँ ने किसी के कमरे में घुसने से पहले नॉक करना नहीं सिखाया? यूए होंगलिंग दरवाजे को घूरती है, बाल बिखरे हुए, चेहरे से पसीना टपक रहा है। लूये, तुम बुली हो, मैं मर जाऊं तब भी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी, वो गर्व से घोषणा करती है। लेकिन अगले ही पल उसका हौसला टूट जाता है। हकीकत उसे जोर से लगती है और एम्प्रेस की आवाज भिकारिन में बदल जाती है। सीनियर ब्रदर, दरवाजा खोल दोगे? वो धीमे से गिड़गिड़ाती है। जवाब तुरंत और बेरहम आता है, भाग। लूये की सिलवेट कागजी स्क्रीन के पीछे साफ दिखती है, हिली तक नहीं। यूए होंगलिंग का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वो बैरियर पर मुट्ठी मारती है। क्या एंशिएंट टूम से परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल तुमने ले ली? वो उसी चोरी का इल्जाम लगाती है जिसे वो खुद करना चाहती थी। जवाब में गोल्डन एनर्जी की एक और लहर और वो फिर से दूर फेंक दी जाती है। हेवेंस चुराने का सपना देखने वाली एम्प्रेस फ्रंट डोर भी पार नहीं कर पा रही। कोर्टयार्ड का तनाव हिंसा में बदलने लगता है। अपमानित और हताश यूए होंगलिंग हार मानने को तैयार नहीं। लुये का जवाब छोटा और बेरुखा है, नहीं, दफा हो जाओ। लेकिन ये उसके गुस्से में और आग डाल देता है। लेने की काबिलियत है पर मानने की हिम्मत नहीं। वो ताना मारती है, स्पिरिचुअल एनर्जी भड़कती हुई। लुये, मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी। जैसे ही उसका वार गिरने वाला होता है, आसमान से एक अंधाधुन नीली औरा उतरती है, केओस को पल भर में दबा देती है। होंगलिंग, शांत हो जाओ, एक भव्य आवाज गूंजती है। ये उनकी मास्टर है, सफेद बालों वाली सेक्ट लीडर जिसने पिछली जिंदगी में लुये की मौत देखी थी। जैसे ही यूए होंगलिंग को बैकिंग मिलती है, उसका रवैया पलट जाता है। हिंसक हमलावर गायब, उसकी जगह रोती हुई विक्टिम। वो जमीन पर गिर जाती है आंसू बहाते हुए। मास्टर, उसने मुझे मारा। मास्टर ठंडी नजर से लुये की ओर देखती है। तुमने अपनी जूनियर सिस्टर को क्यों मारा? आवाज में हल्की निराशा है। लुये सीधा खड़ा रहता है, बिल्कुल बेपरवाह। बिना नॉक किए कमरे में घुसना बदतमीजी है, वो सपाट लहजे में कहता है। लेकिन मास्टर हमेशा की तरह पक्षपाती हाथ हिला देती है। लेकिन वो तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, वो उसे बड़ा बनने की सीख देती है। फिर वो असली मुद्दे पर आती है। होंगलिंग, तुम यहां क्यों आई हो? यूए तुरंत लुये की ओर उंगली उठाती है। उसने परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल ले ली है, मैं उससे ट्रेड करना चाहती हूं। वो झूठ बोलती है, अपनी चोरी को ट्रेड का नाम देकर। मास्टर सवाल तक नहीं करती, वो मीठी चिपचिपी लॉजिक के साथ लुये की ओर मुड़ती है। लुये, तुम्हारी एप्टीट्यूड अच्छी है, तुम्हें परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल की कोई जरूरत नहीं। मुस्कुराहट के साथ आदेश आता है,
इसे अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगी। लुई उस औरत को देखता है जिसने एक और टाइमलाइन में उसे मरवा दिया था। वो चाहती है कि वो अपनी ग्रोथ कुर्बान कर दे, उसकी पसंदीदा के लिए। सॉरी, लुई ब्लंटली कहता है, मुझे भी ये पिल चाहिए। मास्टर की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। बकवास। उसका दबाव उस पर टूट पड़ता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पिल के बिना तुम सेंट कोर कंडेंस नहीं कर सकते? ये शर्मिंदा करने की कोशिश है, गैस लाइटिंग। लुई अपनी हथेली में चमकती गोल्डन पिल को देखता है, फिर उन दोनों औरतों को जो उसे सिर्फ एक टूल समझती हैं। उसके होठों पर अंधेरी अम्यूज्ड स्मर्क उभरती है। ठीक है, गुड गर्ल। वो ताना मारता है, पता नहीं किसे, और फिर पूर्ण अवज्ञा में वो लेजेंडरी पिल सीधे मुंह में डाल लेता है। मास्टर की आंखें फैल जाती हैं। लुई, तुम। वो पिल निगल जाता है। एक ही गल्प में उनकी सारी साजिशें खत्म। यूए होंगलिंग गुस्से से कांप उठती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका मौका हमेशा के लिए चला गया। लुई, मैं जरूर सेंट कोर कंडेंस करूंगी और तुम्हें जोर से थप्पड़ मारूंगी। वो दहाड़ती हुई स्टॉर्म करती चली जाती है। मास्टर आह करती है, लुई को पिटी और कैलकुलेशन से देखते हुए। हाय, मुझे पता है तुम्हारे दिल में गुस्सा है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उधर बहुत दूर चू स्वॉर्डवला में लुई द्वारा दी गई फ्रीडम अब अपना असली रंग दिखा रही है। चू लिंग अपने घर में बैठी है, विला मिस्ट्रेस द्वारा बनाया गया जेट स्टॉक पॉरिज का कटोरा थामे। लिंगर, चखो, कैसा है? औरत प्यार से पूछती है। चू लिंग कृतज्ञता से चमक उठती है। इस जिंदगी में मैं आपको और डैड को कभी नहीं छोड़ूंगी, वो वादा करती है। औरत मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें अंधेरी, सिनिस्टर हैं। सच में अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से भी बेहतर? वो पूछती है। चू लिंग सूप पीती है, पूरी तरह अनजान कि उसे खिलाया नहीं जा रहा, उसे मैरिनेट किया जा रहा है। चू स्वॉर्ड विला का ट्रैप एक गर्म कटोरे के साथ एक्टिवेट हो चुका है। जल्दी से थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही चूलिंग गार्ड डाउन करती है, माँ के भीतर का सच सामने आता है। उसके चेहरे पर राहत और क्रूरता की टेढ़ी मुस्कान फैलती है। हे, बच गए, हमारा परिवार बच गया, वो सोचती है। वो बेटी नहीं पाल रही, वो एक बली मोटी कर रही है। अचानक कमरा घूमने लगता है। मॉम, मुझे अचानक इतना नींद क्यों आ रही है? चूलिंग लड़खड़ाती आवाज में पूछती है। ड्रग तेज और घातक है। माँ मदद नहीं करती, वो बस उसे विकेट मुस्कान के साथ ऊपर खड़ी रहती है। नींद आ रही है तो सो जाओ, वो आदेश देती है। चूलिंग बिस्तर पर ढह जाती है, हाथ पैर भारी, नजर धुंधली। अजीब है, ये नींद इतनी तेज क्यों आ रही है? डर उसे जकड़ने लगता है। होश संभालने की कोशिश में चूलिंग इंस्टिंक्टिवली अपनी कल्टीवेशन टेक्निक ग्रेट स्लॉटर स्वॉर्ड स्क्रिप्चर चलाती है। एनर्जी मेरिडियंस में दौड़ती है और डायग्नोसिस तुरंत भयावह, पॉइजन। उसका दिमाग मना करता है। क्या? जेट स्टॉक पॉरिज? वो सोचती है, लेकिन दिल मानने से इनकार कर देता है। नामुमकिन, मॉम ने खुद बनाई थी। मॉम मुझे जहर कैसे दे सकती है? ये विश्वासघात उसकी पूरी रियलिटी तोड़ देता है। लेकिन नाइटमेयर अभी शुरू हुआ है। दरवाजे से एक ठंडी आवाज आती है। लिंगर, सो गई क्या? दरवाजा सरकता है। उसके परिवार की परछाइयां फर्श पर फैल जाती हैं। उसका भाई चू शी फंग क्रूरता की मुस्कान के साथ अंदर आता है। पीछे साई जैसे आदमी। वो अपनी माँ को एडमिरेशन से देखता है, खाने के लिए नहीं, धोखे के लिए। मॉम, सच में आप कमाल हैं। वो हंसता है, जैसे कहते हैं पुराना अदरक और ज्यादा तीखा होता है। माँ लकवाग्रस्त चू लिंग के ऊपर खड़ी होती है। आंखों में अब कोई ममता नहीं, सिर्फ लालच। ठीक है, जहर लग चुका है, अब शुरू कर सकते हैं। वो गार्ड्स को इशारा करती है, चू लिंग की किस्मत सील करते हुए। आओ, इसे उठा ले जाओ, ओल्ड एंसेस्टर के पास भेजो, वो आदेश देती है। हे, वो हंसती है, उस लड़की को घसीटते हुए देखती है जिसे उसने पाला था। चूलिंग की आंखों से आंसू बहते हैं। वो बेबस पड़ी रहती है और आखिरकार उस भयानक सच को समझ जाती है कि लू ये ने उसे कैद नहीं किया था, वही अकेला था जो भेड़ियों को दूर रखे हुए था। अब वो डिनर है। दम घोटू रात की आड़ में चूसवॉर्ड विला अपने लूज एंड समेट रही है। घने जंगल के भीतर गार्ड्स सफेद कपड़े में लिपटा एक शरीर उठाकर ले जा रहे हैं। वो चूलिंग है, लेकिन जिस गेट कीपर चूसी ने उसी दिन एल्डेस्ट मिस का अपमान करने की हिम्मत की थी, वो भी मारा जा चुका है। उसकी मौत चूलिंग के लिए न्याय नहीं थी, वो सिर्फ एक विटनेस था जिसे चुप कराना जरूरी था। विला मास्टर चू शियोंग टियन रिपोर्ट सुनता है, बिल्कुल ठंडे भाव से। कोई सर्वाइवर नहीं छोड़ा गया, वो बस इतना कहता है। फिर वो अपने बिगड़े हुए यंग मास्टर बेटे की ओर मुड़ता है और उनके फैमिली लव की भयानक सच्चाई सामने रख देता है।
चू श्योंग-टिएन बेटे को घूरता है। उसकी आवाज में सिनिस्टर राहत टपक रही है। अच्छा हुआ, एक मामूली नौकर ने मेरी इतनी बड़ी योजना ऑलमोस्ट बर्बाद कर दी थी, वो हंसकर कहता है। वो उंगली उठाकर बेटे को खून से सना हुआ सबक देता है। अगर वो अचानक मौत ढूंढते हुए वापस नहीं आती तो स्वॉर्ड सैक्रिफाइस तुम होते। सच पूरी तरह नंगा हो जाता है। चूलिंग को दया से अडॉप्ट नहीं किया गया था। वो एक रिप्लेसमेंट थी, एक स्वॉर्ड सैक्रिफाइस, जिसे सिर्फ इसलिए पाला गया था ताकि उनके निकम्मे प्यारे बेटे की जगह मारी जा सके। बेटा, जो मौत को इतनी करीब से छूकर लौटा था, कांपते हुए सिर झुका देता है। मैं अब सही से कल्टीवेशन करूंगा, वो वादा करता है। पास ही पड़ी लकवाग्रस्त चूलिंग हर शब्द सुन रही है। उसकी दुनिया चकनाचूर हो जाती है। आंखों में आंसू भर आते हैं और दिमाग में वही क्रूर शब्द गूंजते हैं। सीक डेथ, स्वॉर्ड सैक्रिफाइस। सालों की गर्माहट, मुस्कानें, जेट स्टॉक पॉरेज, सब कुछ सिर्फ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट था। तो उन्होंने मुझे इसी मकसद के लिए पाला, वो समझ जाती है। ये विश्वासघात किसी भी तलवार से ज्यादा गहरा था। लेकिन अब इसकी कोई तली नहीं होती। वो अभी वहीं पड़ी है जब यंग मास्टर उसे पिटी से नहीं, लस्ट से देखता है। जब मरना ही है तो थोड़ी देर मुझे इस्तेमाल करने दो, बस आधा घंटा। विला मास्टर भड़क उठता है, लेकिन उसके लिए नहीं। कितनी घटिया बातें कर रहा है, वो झड़कता है। मेरे चू परिवार की रेपुटेशन खराब मत कर। बेटा, स्पॉइल्ड और जिद्दी, आखिरी राज उगल देता है। वो तो 2 मरे हुए गुलामों की बेटी है, मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर थोड़ी है। चूलिंग के लिए सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स इन्हीं ने मारे थे। उसके भीतर सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन क्रूरता अभी खत्म नहीं होती। विला मिस्ट्रेस, वही माँ जिसे चूलिंग ने कुछ देर पहले तक पूजा था, आगे बढ़ती है। बचाने के बजाय वो अपने बेटे की गंदगी पर सौदा करती है। तो फिर आधा घंटा उसे बेटे के साथ अकेला छोड़ देते हैं। वो ऐसे कहती है जैसे खिलौने की बात हो। विला मास्टर मना करता है, लेकिन वजह अलग है। नहीं, अगर ओल्ड एंसेस्टर की स्वॉर्ड फॉर्जिंग में देर हुई तो हमारा पूरा परिवार भुगतेगा। उसके लिए रिचुअल बेटे की हवस से ज्यादा अहम है। चूलिंग उस औरत को घूरती है जिसे उसने माँ कहा था। दिल राख बन जाता है। मैंने उसे अपनी माँ माना और वो ऐसी घटिया बातें कर रही है। पूरी तरह टूटे हुए उस पल में उसके दिमाग में एक चेहरा चमकता है। लू ये, वो मन ही मन फुसफुसाती है। क्या इसी वजह से तुम मुझे घर जाने नहीं देना चाहते थे? वो याद करती है कैसे उसने गिड़गिड़ाकर कहा था, यंग मास्टर, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है। लुए का शांत, जानता हुआ जवाब, वे तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, इतनी जल्दी लौटने की क्या जरूरत? तब उसने इन राक्षसों का बचाव किया था। वे मुझे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से भी बेहतर रखते हैं, वो चिल्लाई थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिर उसे लुए का नर्म कॉम्प्रोमाइज याद आता है, उसे सुरक्षित रखने की कोशिश, बिना उसकी दुनिया तोड़े। ठीक है, ठीक है, वो मुस्कुराया था। जब वो स्वॉर्ड पूरी हो जाएगी, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ने आऊंगा। वो स्वॉर्ड सैक्रिफाइस जानता था। वो उसे बचाने के लिए समय खींच रहा था। लेकिन तब की चूलिंग अंधी थी। यंग मास्टर, आप झूठ बोल रहे हैं। कौन सी स्वॉर्ड इतनी देर में बनती है? उसने टीजिंग में कहा था। यादें आगे बढ़ती हैं, पिछली टाइमलाइन के अंत तक। चू स्वॉर्ड विला के खंडहर, आसमान तक उठती आग। वो बहुत देर से पहुंची थी। डैड, मॉम, लिंगर वापस आ गई, वो रोई थी। और लुए को तबाही के बीच देखकर, लुए, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम कमीने, उसने चिल्लाया था। दृश्य बदलता है। ऊंचाई से लुए ये पूरी ट्रेजेडी देख रहा है, अपने सिस्टम द्वारा बनाए गए विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन पर। वो देखता है, परिवार चूलिंग को काटे गए सूअर की तरह उठाकर ले जा रहा है। डेस्टिनेशन वो तुरंत पहचान लेता है। तुम जिस स्वॉर्ड की बात कर रहे थे, वो सिस्टम से पूछता है, क्या वो असल में यही डीमन स्वॉर्ड थी? सिस्टम लिटिल टा हल्की अफसोस भरी बीप करता है। चूलिंग की सेफ्टी के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के खो जाने के लिए। अफसोस है कि वो अब कोमा में है और चू फैमिली क्या बोल रही है वो सुन नहीं सकती। फिर सिस्टम आखिरी सवाल करता है, लुए के रिजॉल्व को परखते हुए, क्या मास्टर उसे बचाना चाहते हैं? लुए पीछे टिकता है, होठों पर क्रूर संतुष्ट स्मक, आंखों में डेमोनिक लाल चमक। बचाना? वो हंसता है। मुझे तो इससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती कि उसका हाल ऐसा हुआ। उसे इंटरवीन करने का कोई इरादा नहीं। ये रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये एक लेसन है। और वैसे भी, वो सोचता है, उसे मुझे बचाने की जरूरत नहीं। वो उसकी फ्रीडम को उसे जलते हुए देखने में संतुष्ट है।
दृश्य बदलता है। एंसेस्ट्रल हॉल की भयावह सीढ़ियां, चू फैमिली का जुलूस झुक कर खड़ा है, एक विशाल सफेद बालों वाली आकृति के सामने। ओल्ड एंसेस्टर चू कांग सेंग। विला मास्टर और उसका बेटा जमीन पर रेंग रहे हैं, अपनी बेटी को ट्रिब्यूट की तरह पेश करते हुए। ओल्ड एंसेस्टर स्ट्रेचर पर बेहोश चू लिंग को देखता है। बुरा नहीं, वो आदेश देता है, उसे मुझे सौंप दो। वो पिता पुत्र को रुकने को कहता है, डीमन स्वॉर्ड की महिमा देखने के लिए। विला मास्टर गहराई से झुकता है, अपनी अडॉप्टेड बेटी की हत्या के सम्मान के लिए धन्यवाद देता है। ओल्ड एंसेस्टर के पीछे पिघली हुई आग का विशाल गड्ढा दहाका है, लपटों से उभरती है। इस डीमन सॉर्ड में, वो पागलपन से कांपती आवाज में कहता है, 30 साल की मेरी मेहनत और खून जमा है, अब बस आखिरी कदम बाकी है। विला मास्टर चापलूसी करता है, कहता है कि सॉर्ड पूरी होते ही एंसेस्टर शैटरिंग इन्फेंट रेल में कदम रख देंगे। ओल्ड एंसेस्टर हाथ उठाता है, गोल्डन एनर्जी सॉर्ड्स का एरे गड्ढे के चारों ओर घूमने लगता है। शुरू करो, वो गरजता है, हवा शक्ति से कांप उठती है। ओल्ड एंसेस्टर चूलिंग के ऊपर झुकता है, चेहरा लालच से विकृत। सॉर्ड सैक्रिफाइस, वो चिल्लाता है। उसके लिए वो इंसान नहीं, 30 साल से मैरिनेट किया गया एक इंग्रेडिएंट है। चू फैमिली के लिए सॉर्ड सैक्रिफाइस बनना, वो खुद को सही ठहराता है। तुम्हें इतने साल पालना बेकार नहीं गया। बिना एक पल सोचे वो उसके शरीर को हवा में उठाता है और अबिस में फेंक देता है। बेहोश बेबस चूलिंग दहाड़ती आग और डीमन सॉर्ड की ओर गिरती है। जैसे ही लपटें उसे निकलने को उठती हैं, चू फैमिली की असली शक्ल सामने आ जाती है। यंग मास्टर, वो भाई जिसे उसने कभी पूजा था, हॉरर से नहीं, कैजुअल डिसअपॉइंटमेंट से देखता है। वेस्ट, वो जीभ चटकाता है। सच में वेस्ट है, जैसे किसी की जान नहीं, कोई पेय गिर गया हो। लेकिन फर्नेस की गहराई में किस्मत की स्क्रिप्ट पलट जाती है। चूलिंग का चेहरा प्योर डेमोनिक आनंद में बदल जाता है। हे हे, हा 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 हा। 30 साल के खून और नफरत से बनी डीमन सॉर्ड मैग्मा से बाहर निकलती है, लेकिन कुछ गलत है। कैवन का प्रेशर गिर जाता है, भयानक ऑरा फट पड़ती है। विला मास्टर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या हुआ? वो चीखता है। आग अलग होती है, चूलिंग राख नहीं है, वो हवा में तैर रही है। उसका हाथ डीमन सॉर्ड की ग्रिप पर मजबूती से जकड़ा हुआ। नीली स्पिरिचुअल एनर्जी उसके चारों ओर घूम रही है, उसकी स्किन की रक्षा करती हुई, तलवार से फ्यूजन करती हुई। उसे तलवार की बलि नहीं दी गई, उसने तलवार हासिल कर ली है। विला मास्टर कांपती उंगली से इशारा करता है, डैड, वो मरी नहीं है। ओल्ड एंसेस्टर अविश्वास में घूरता है। ये कैसे हो सकता है? वो अपने शिकार को अपने जल्लाद में बदलते देख रहा है। ओल्ड एंसेस्टर सबसे पहले संभलता है। कमबख्त, वो गरजता है। हरी एनर्जी की विशाल ब्लेड बुलाकर उसे मारने के लिए वार करता है, पूरी तरह जागने से पहले। लेकिन वो देर कर चुका है। चूलिंग विश्वासघात की पीड़ा से भरी अपनी कल्टीवेशन से कहीं ज्यादा तेजी से काउंटर करती है। ओल्ड एंसेस्टर की आंखें डर से फैल जाती हैं जब डीमन सॉर्ड की बैंगनी आर्क उसकी डिफेंस को कागज की तरह काट देती है। डीमन सॉर्ड ऐसे इस्तेमाल नहीं होती, वो चीखता है। लेकिन तलवार उसकी नहीं, उसकी सुन रही है। वो मौत को सामने खड़ा देख रहा है। चूलिंग जमीन पर उतरती है, तलवार अंधेरी जानलेवा शक्ति से गूंज रही है। अब वो नईव लड़ती नहीं रही, ये फ्यूचर एम्प्रेस की ठंडी नजर है। वो उस फैमिली को देखती है जो उसे जिंदा खाने वाला था, और अपना पहला आदेश सुनाती है। डीमन सॉर्ड, उसकी आवाज सन्नाटे को चीर देती है। डीमन सॉर्ड डीमंस को काटने के लिए होती है। अब भेड़ कसाई बन चुकी है और चू सॉर्ड विला का संहार अब शुरू होने वाला है। भट्टी की लपटें अब चू स्वॉर्डविला की चिता बन चुकी थीं। गरजती आग और मौत की भयानक औरा के बीच चूलिंग आसमान के उतरे किसी दानव की तरह खड़ी थी। उसका सिलबेट उस डरावनी तलवार की चमक में नहाया हुआ था जिसे उसने अपने नाम कर लिया था। विला मास्टर, वो आदमी जिसे वो कभी पिता कहा करती थी, अब वो घमंडी पैट्रियार्क नहीं रहा जिसने उसकी मौत का हुक्म दिया था। वो कांपता हुआ ढेर बन चुका था, उसके घुटने जवाब दे रहे थे, जैसे ही वो उस राक्षस को देख रहा था जिसे उसने खुद पैदा किया था। तुम तुम चूलिंग हो? नहीं, लिंगर? वो हकलाता है, उसकी आवाज डर से टूट रही है। वो आखिरी बार भावनाओं की डोर खींचने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि वो लड़की जिसे कभी घर की चाह थी, अभी भी इस बदले के अवतार के भीतर कहीं जिंदा हो। लेकिन जो लड़की परिवार के लिए गिड़गिड़ाई थी, वो भट्टी में मर चुकी थी। चूलिंग नीचे देखती है, उसकी आंखों में दुख और बेलगाम क्रोध एक साथ चल रहे थे। क्यों? मैंने तुम सबको अपना सबसे करीबी परिवार माना, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो चीखती है। विश्वासघात उसे चीरता हुआ निकल जाता है। अपनी आसन्न मौत को भांपते हुए विला मास्टर एक घिनौना और हताश मोड़ लेता है। वो पसीने में भीगा हाथ जोड़कर कहता है, लिंगर,
अब तुम इतनी ताकतवर हो चुकी हो, अब तुम्हें तलवार की बलि देने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलें, ठीक है? वो उसे गैसलाइट करने की कोशिश करता है, जैसे सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है। उसके शब्दों की बेहयाई चूलिंग के धैर्य की आखिरी डोर तोड़ देती है। तुम मेरे नाम का उच्चारण करने के भी लायक नहीं हो, वो दहाड़ती है। उसकी आवाज में एम्प्रेस का अधिकार गूंज रहा था। ये वार सिर्फ हमला नहीं, ये उसके अतीत का निकार था। उस नाम का निकार जो इन्होंने उसे दिया था, और उस झूठे प्यार का निकार जो उन्होंने उसे खिलाया था। विला मास्टर जमीन पर ढेर हो जाता है। शिकारी अब शिकार बन चुका था। चूलिंग उसके ऊपर खड़ी होती है, उसका भाव ठंडा और घृणा से भरा हुआ। और जहां तक तुम्हारी बात है जानवर, वो कहती है। उसका फैसला हवा में फांसी की तलवार की तरह लटक रहा था। जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में विला मास्टर अपनी इंसानियत छोड़ देता है। वो जमीन पर औंधे मुंह गिरकर रेंगता है। हाँ हाँ, मैं जानवर हूं, मुझे एक कुत्ते की तरह मान लो, बस छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो। वो सिसकता है। ये एक दयनीय तमाशा था। एक आदमी जो कुछ सांसों के लिए अपनी आत्मा बेच सकता था। लेकिन चूलिंग को उस पर कोई दया नहीं आती। वो डीमन स्वॉर्ड ऊपर उठाती है। तलवार खून की भूख से गूंज रही थी। तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वो थूकती है। तलवार नीचे गिरती है। लाल छींटों के बीच उसकी दयनीय जिंदगी खत्म हो जाती है। खामोशी को कदमों की आवाज तोड़ती है। एक औरत हॉल में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर भ्रम और बढ़ता हुआ आतंक था। वो विला मिस्ट्रेस थी, वही माँ जिसने जहर मिलाया था। चूलिंग, तुम बाहर कैसे निकली? और और बाकी लोग कहाँ हैं? वो घबरा कर पूछती है। वो चूलिंग को देखती है। तलवार से टपकता खून। डर उसकी आंखों में उतरने लगता है। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारे पिता और भाई? तुम्हारा परिवार? वो हगलाती है। अब भी पारिवारिक रिश्ते को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। उसे पता नहीं था कि वो ढाल कब की टूट चुकी है। चूलिंग उसकी ओर देखती है। मेरा कोई परिवार नहीं है, वो सपाट वाक्य में कहती है। अगले ही पल वो घूमती है। तलवार मौत का चक्र बन जाती है। क्यों ना तुम भी उनके साथ चली जाओ, वो फुसफुसाती है। ऊर्जा की एक विशाल सीधी कट मिस्ट्रेस को चीर देती है, उसे उसी पर लोग भेजते हुए जहां उसका पति और बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। चूलिंग चूस स्वॉर्ड विला के खंडहरों से दूर चल पड़ती है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। डीमन स्वॉर्ड उसके बगल में घसीटती हुई साथ। पीछे उसके परिवार की लाशें पत्थरों पर ठंडी पड़ रही थीं। ऊपर नरसंहार से दूर लू ये अपने होलोग्राफिक स्क्रीन पर ये अंत देख रहा था। नीली रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी, जहां ठंडी संतुष्टि साफ झलक रही थी। बुरा नहीं, वो बुदबुदाता है। सिस्टम का अवतार चर्प करता है। डिंग, क्या मास्टर और देखना चाहते हैं? लेकिन लू ये ने काफी देख लिया था। वो हाथ बढ़ाकर स्क्रीन बंद कर देता है। ठीक है, बंद कर दो, वो लापरवाही से कहता है। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। होठों पर निर्दयी स्मक आ जाता है। ये सब उसी के लायक था, वो कहता है। उसे कोई अपराध बोध नहीं। उसकी नज़र में ये ट्रेजेडी नहीं, एक करेक्शन था। इसी बीच चूलिंग पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसकी आत्मा, उसका आर्मर, सब चकनाचूर। वो बेकाबू रोते हुए चिल्लाती है, मैं गलत थी, मैं गलत थी। लेकिन उसकी आवाज़ें जैसे किसी तक पहुंच ही नहीं रहीं। कैमरा एक भारी जूते पर जाता है, जो पत्थर पर जोर से टिकता है। साथ में हथियार के रुकने की ठंडी मेटालिक आवाज़। साया आगे बढ़ता है। रेवरेंड ली जान सामने आता है। नीले रोब्स में साफ सुथरा, सीधा खड़ा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र इनाम पर पड़ती है, उसका गरिमामयी मास्क टूट जाता है। उसका चेहरा विकृत लालच में बदल जाता है। आंखें फैल जाती हैं। मुंह के किनारे से लार तक टपकने लगती है। डीमन स्वॉर्ड, वो कांपती आवाज में बुदबुदाता है। ये सच में पूरी हो गई। उसकी आंखों में साफ है, वो न्याय के लिए नहीं आया, वो चोरी के लिए आया है। वो तलवार ऊपर उठाता है। ब्लेड जानलेवा चमक के साथ चमकता है। नकली दया भरी आवाज में कहता है, अगर ये तलवार तुम्हें सिर्फ दर्द देती है तो मुझे ये बोझ उतारने दो। वार एक घिनौनी क्रंच के साथ लगता है। तलवार उसकी छाती को चीर देती है। खून हवा में फूट पड़ता है। उसका शरीर झटके से कांपता है। लेकिन कुछ गलत है। वो चीखती नहीं, ना कोई प्रतिक्रिया। वो खाली आंखों से ऊपर घूर रही है, जैसे उसकी आत्मा पहले ही निकल चुकी हो। ये प्रतिक्रिया भी नहीं दे रही। वो हैरान होता है। फिर वो अहंकार में सब नजरअंदाज कर देता है। हं, वो हंसता है। जैसा सोचा था, बस एक बेवकूफ। वो तलवार को और धंसाने ही वाला है, तभी धमाकेदार मेटालिक टक्कर। एक साया बीच में आकर वार रोक लेता है। चिंगारियां चारों ओर उड़ जाती हैं। जोर का झटका लीजियान को पीछे फेंक देता है। वो पत्थरों पर फिसलता हुआ गिर पड़ता है। उसकी ऑरा अस्थिर है। कल्टीवेशन सिर्फ ओरिजिन कोर रेल्म। इतनी स्वॉर्ड स्किल, वो सोचता है। लालच और गहरा हो जाता है। डेमोनिक स्वॉर्ड के ऊपर बोनस भी मिल गया। मौका पाकर वो औरत नहीं रुकती। वो मुड़ती है और भाग जाती है।
उसके चारों ओर अजीब हेलो सी रोशनी। ली जियान पीछा करता है, भेड़िए की तरह। भागो मत, वो मीठी लेकिन सड़ी आवाज में पुकारता है। अच्छी बच्ची बनो शुकिन, आ जाओ, शुकिन अच्छा इंसान है। लेकिन वो सुनने की हालत में नहीं, उसका दिमाग टूट चुका है। वो भागते हुए बुदबुदाती है, मैं गलत थी, मुझे प्रायश्चित करना होगा। मैं गलत थी, मुझे प्रायश्चित करना होगा। सीन अचानक उस अराजक पीछा करने से कट होकर एक शांत निवास पर हुई हलचल की ओर शिफ्ट हो जाता है। खामोशी को लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार धमधमाहट चीर देती है। लूये, अभी इसी वक्त बाहर निकलो! एक औरत की आवाज चीखती है, गुस्से से कांपती हुई। ये एम्प्रेस होंगलिंग है, नारंगी रोब्स में लिपटी हुई, और उसके पास औपचारिकताओं के लिए जरा भी धैर्य नहीं है। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता, तो उसकी आंखों में अपमान की चिंगारी चमक उठती है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ रही हूं, वो धमकी देती है। लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आ जाता है, जब उसने दरवाजा लात मारकर तोड़ा था और बदले में लू ये से सीधी बेल्ट खाई थी। उस याद ने उसका पांव रोक लिया। इस बार उसने दरवाजा नहीं तोड़ा। अंदर लू ये ध्यान मग्न बैठा है। उसके चारों ओर लाल ऊर्जा घूम रही है और बाहर के शोर का उस पर कोई असर नहीं। लेकिन होंगलिंग यहां उसकी खैरियत पूछने नहीं आई थी, वो भड़ास निकालने आई थी। लू ये, इतने सारे कीमती पिल्स और ट्रेजर्स इस्तेमाल करने के बाद भी मैंने सिर्फ हेवन कोर ही क्यों बनाया? वो चीखती है, हाथ पांव पटकते हुए। लू ये, क्या तुमने जानबूझकर मेरी कल्टीवेशन सैबोटाज की? तुम एक घटिया विलेन हो, एकदम स्कमबैग। लू ये मूर्ति की तरह बैठा रहता है, आंखें बंद। उसके मन में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है, उसकी तरफ से नाराज होते हुए। डिंग! मास्टर, वो आपको इतनी बुरी तरह इंसल्ट कर रही हैं और आप बस सुनते रहेंगे? मेरे कान बंद कर दो, वो ठंडेपन से सोचता है। मुझे ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। इस जीवन में मुझे सेजहुड तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा। वो जवाब नहीं देता, लेकिन कोई और बीच में आ जाता है। एक धुंधली आकृति, सफेद रोब्स में बाई याओलिन चीखती हुई औरत के पीछे प्रकट होती है। होंगलिंग, चिल्लाना बंद करो, वो सख्ती से कहती है। तुम्हारे हेवन कोर का लुइये से क्या लेना देना है? होंगलिंग पलटती है, रक्षात्मक, पसीने से तर। वो अपनी नाकामी को जायज ठहराने की कोशिश करती है। पहले जब भी मैं ब्रेक थ्रू पर पहुंचती थी, वो मुझे ढेर सारे ट्रेजर्स देता था ताकि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। वो तर्क देती है, आवाज हल्की लड़खड़ाती हुई। तो इस बार मैंने खुद ही कुछ ढूंढ लिए। वो रुकती है, लेकिन उन्होंने मेरी ट्रू की पूरी तरह बिगाड़ दी और आखिर में सिर्फ हेवन कोर ही बन पाया। बाइक याओलिन उसे दया और अविश्वास से देखती है। बकवास, वो डांटती है। जब पहले लुइये किन्हें वो ट्रेजर्स देता था, तो वो उन्हें अनगिनत बार रिफाइन और मॉडिफाई करता था। उसने उनमें अपना दिल और जान झोंक दी थी। तुम कैसे सोच सकती हो कि बस चीजें यूं ही मिलाकर वही नतीजा निकल आएगा? ये शब्द होंगलिंग पर किसी थप्पड़ की तरह पड़ते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, अपनी कृतज्ञता का एहसास भीतर तक उतर जाता है। वो खाली नजरों से घूरती है, गाल से पसीने की एक बूंद फिसलती है। तो क्या इसका मतलब? वो मन ही मन सोचती है कि लुइये ने मेरे हर ब्रेक थ्रू को लाखों बार टेस्ट किया था। सबक जारी रहता है। बाइक याओलिन आगे झुकती है, उसकी आवाज अविश्वास से तेज हो जाती है, होंगलिंग के बनाए भ्रम की दीवार तोड़ती हुई। हम सातों में से कौन नहीं जानता कि लुइये को अपनी सबसे छोटी बहन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी थी? वो पूछती है, उसकी नजर चीरती हुई। क्या तुम वाकई इतनी अंधी हो? वो बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। अब वो सीधा आदेश देती है, मैं चाहती हूं कि तुम तुरंत अपने सीनियर ब्रदर से माफी मांगो। लेकिन होंगलिंग अपनी नफरत में बहुत गहराई तक धसी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। नामुमकिन, वो चीखती है। उसी ने मुझे फेंग बुक्सिए से अलग किया और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मौत का कारण बना। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये देखकर कि तर्क यहां बेकार है, बाइक याओलिन डिसिप्लिन का रास्ता चुनती है। वो दूर की ओर इशारा करती है। ठीक है, तो अभी के अभी बैक माउंटेन जाओ और अपने कर्मों पर सोचो। जब तक तुम्हें अकल ना आ जाए तुम वहां से बाहर नहीं निकलोगी। होंगलिंग सजा को एक बिगड़े बच्चे की तरह स्वीकार करती है। ठीक है, मैं जा रही हूं, वो झिल्लाकर कहती है। वो हवा में उछलती है और उड़ जाती है। सीन फिर से अचानक बदलता है। महल के आसमान से कहीं दूर एक ऊबड़ खाबड़ पत्थरीले रास्ते पर खून से सने नंगे पांव जमीन पर आकर जोर से पड़ते हैं। ये चू लिंग थी। वो मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी, अपनी तलवार को सहारे की तरह इस्तेमाल करती हुई। वो घायल शरीर को घसीटती हुई पहाड़ी सीढ़ियां चढ़ती है। वो भारी सांस लेती है। हर कदम उसकी शारीरिक सीमा से जंग था। वो रुकती है। पसीना उसके चेहरे से टपकता है, पछतावे और दर्द में घुला हुआ। ग्रेट डाओ सैक्ट। वो उस जगह लौटी थी जिसे उसने कभी धोखा दिया था। अब वो उस इकलौते आदमी को ढूंढ रही थी जो उसे बचा सकता था या मार सकता था। क्या लू ये उसे रिडेम्पशन देगा या वो वहीं खत्म करेगा जो चू परिवार शुरू नहीं कर पाया था?
बैलान पीक पर फैली शांति अचानक चकनाचूर हो जाती है जब एक हताश आकृति लड़खड़ाती हुई पर्वत द्वार की ओर बढ़ती है। फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक औरत पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने की जिद करती है। सेक्ट की एक सतर्क महिला शिष्या तुरंत इस घुसपैठिए को देख लेती है। उसकी उंगलियां स्वाभाविक रूप से अपने हथियार की ओर जाती हैं और वो ऊंची आवाज में पुकारती है। इस बुरी हालत में पवित्र क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करने वाली इस अनजान औरत की पहचान पूछते हुए। वो औरत बेहद खराब हालत में है। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हैं, जिनके बीच नीली पड़ी त्वचा और गहरी चोटें साफ दिखती हैं। साफ है कि वो जान बचाकर भाग रही थी। अब उसमें अपने शरीर का वजन संभालने की ताकत नहीं बची। वो ठंडे पत्थर के फर्श पर ढह जाती है। होश डूबने से पहले वो आखिरी उम्मीद को कसकर पकड़ लेती है। कांपती हुई आवाज में वो एक जगह और एक नाम बुदबुदाती है, बैलान पीक, लुये। फिर वो अपनी पहचान उगलती है। मैं चूलिंग हूं, उम्मीद करते हुए कि ये नाम उसे घिरती अंधेरी खाई से बचा लेगा। लेकिन शिष्या अभी इस जानकारी को समझ भी नहीं पाती कि हवा को चीरती हुई एक तीखी सीटी जैसी आवाज गूंजती है। आसमान से एक तलवार आकर गिरती है, बेहोश पड़ी चूलिंग से महज कुछ इंच की दूरी पर जमीन में धंसते हुए। शिष्या घबराकर पीछे हटती है। अब उसे एहसास होता है, ये औरत यूं ही भटक कर नहीं आई थी, इसका पीछा किया जा रहा था। तलवार के प्रहार से उठी धूल की लहर साफ चेतावनी देती है, शिकारी पहुंच चुका है और वो अपने शिकार को छोड़ने वाला नहीं। धूल के बीच से एक बुजुर्ग कल्टिवेटर उभरता है, ली जियान। उसकी रोब्स आक्रामक ऑरा में फड़फड़ा रही हैं। वो भारी उपस्थिति के साथ उतरता है, उसकी नजरें बेहोश औरत पर जमी होती हैं। वो घोषणा करता है कि उसने इस घटिया प्राणी को यहां तक पीछा किया है। लेकिन महिला शिष्या पीछे नहीं हटती। वो बुजुर्ग घमंडी है। वो दावा करता है कि उसका ग्रेट डाउ सेक्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन उसके लहजे से साफ है कि वो तुरंत आज्ञा चाहता है। वो हाथ बढ़ाता है, ऐलान करता है कि वो इस प्राणी को अभी अपने साथ ले जाएगा। शिष्या तेज है। वो तलवार उठाकर रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है, उसका रास्ता रोकते हुए। वो साफ कहती है, कोई जल्दी नहीं है। ये औरत चाहे घायल हो या भगोड़ी, दावा कर रही है कि वो उनके सेक्ट के किसी व्यक्ति को जानती है। नियमों का पालन जरूरी है। अगर उसका सच में बैलान पीक से कोई संबंध है तो वे उसे यूं ही कटने के लिए सौंप नहीं सकते। गार्ड्स की कड़ी निगरानी में बुजुर्ग को वहीं रुकने छोड़कर सीनियर सिस्टर अंदरूनी आंगन की शांति की ओर दौड़ती है, उस एक व्यक्ति को ढूंढने जिसे चूलिंग ने पुकारा था। वो हड़बड़ाकर रिपोर्ट देती है, जूनियर ब्रदर लुयेट, बाहर एक औरत है जो खुद को चूलिंग बता रही है। वो समझाती है कि औरत बुरी तरह घायल है, किसी द्वारा पीछा किया जा रहा था और गेट पर ही गिर पड़ी। क्या आप उसे जानते हैं? लेकिन लू ये सीधे सामने देखता है और पूरी शांति के साथ मौत का फैसला सुनाता है, मैं उसे नहीं जानता। किसी भी गलतफहमी की गुंजाइश न छोड़ते हुए लू ये आवाज ऊंची करता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी शब्दों को हॉल के बाहर तक पहुंचा देती है। मैंने कहा मैं उसे नहीं जानता। उसका इनकार पूर्ण है। अंदर एक नीला सिस्टम इंटरफेस उभरता है। सिस्टम की मैकेनिकल आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, बीप। मास्टर, क्या आप उसे सचमुच यूं ही छोड़ देंगे? वो उसकी बेरुखी पर सवाल उठाता है, लेकिन लुये मुड़ता है। उसके चारों ओर लाल लपटों जैसी काली ऊर्जा भड़क उठती है। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल जाती है। वो सिस्टम से कहता है, मत भूलना पिछले जीवन में उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। फिर जोड़ता है, और वैसे भी वो मरेगी नहीं। गेट पर फैसला सुना दिया गया है। ली जियान बेहोश चूलिंग के ऊपर विजयी भाव से खड़ा होता है। वो ग्रेट डाउ सेक्ट की धार्मिकता की तारीफ करता है, नकली हैरानी जताते हुए कि वो कभी किसी फीमेल डेविल से जुड़ सकते हैं। महिला शिष्या लुये से आदेश मिलने के बाद एक ओर हट जाती है। वो जमीन पर पड़ी औरत की ओर इशारा करती है और वो अनुमति दे देती है जिसका शिकारी इंतजार कर रहा था। जांच हो चुकी है, हमारे सेक्ट का डिसाइपल उसे नहीं जानता, आप उसे ले जा सकते हैं। चूलिंग धूल में पड़ी रहती है। उसी आदमी द्वारा त्याग दिया गया जिसे वो ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। बिना एक पल सोचे उसे उसके दुश्मन को सौंप दिया जाता है। ली जियान, जिसे खुद को विजेता समझता है, समय बर्बाद नहीं करता। घिनौनी मुस्कान के साथ वो बेहोश चूलिंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, ताना मारते हुए कि वो उसे तुरंत ले जाएगा ताकि नोबल सेक्ट साफ रह सके। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे पकड़ने को मुड़ती हैं, हवा में हड्डियां जमा देने वाली ठंड फट पड़ती है। बर्फ क्षण भर में उसके हाथ के चारों ओर जम जाती है, उसकी हरकत को बीच में ही रोक देती है। ये हमला खामोश था, लेकिन विनाशकारी। बुजुर्ग पीछे हटता है। घबराहट में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भड़क उठती है। अब उसे एहसास होता है, वो अब शिकारी नहीं रहा। वो दहाड़ता है, कौन है वहां? चारों ओर नजर दौड़ाते हुए। जवाब आसमान से उतरता है। नीली ज्वालाओं का एक शक्तिशाली औरा नीचे की ओर घूमता हुआ आता है, अपने साथ सफेद रोब्स में लिपटी एक गरिमामयी स्त्री को लिए। वो देवी की तरह हवा में ठहरती है और उसकी आवाज तनाव को एक शब्द में चीर देती है, रुको। जैसे ही वो गरिमा के साथ उतरती है, गेट पर मौजूद शिष्य उसे तुरंत पहचान लेते हैं। वे घुटनों पर गिर जाते हैं, सिर झुकाते हुए। मार्टिशन आंटी बाई को प्रणाम।
बाई चिक्यूरान शिकारी और शिकार के बीच मजबूती से खड़ी हो जाती है। वो ठंडे स्वर में बुजुर्ग को बताती है वो इस औरत को नहीं ले जा सकता। जब बुजुर्ग आरोप लगाता है कि ग्रेट डाउ सेक्ट अपनी बात से पलट रहा है और ये अधार्मिक है, बाई चिक्यूलान जरा भी नहीं हिलती। अपमानित और क्रोधित जियान तलवार निकाल देता है। वो सेक्ट को खुली चुनौती देता है, पूछता है क्या वे उसकी तलवार की धार चखना चाहते हैं। गुस्से में जियान अपनी हार में हमला कर देता है। वो चिल्लाता है कि उसकी तलवार अभी भी कुंद नहीं हुई है। तेज ऊर्जा की एक लहर बाई चिक्यूलान की ओर फेंकता है, एक ही बार में काट डालने के इरादे से। बाई चिक्यूलान पानी की तरह हिलते हुए हिलती है। वो उस घातक वार को डरावनी सहजता से चकमा देती है। हवा में नाचते हुए उसकी अपनी स्पिरिचुअल पावर उमड़ती है और प्रहार को रोब्स छूने से पहले ही समाप्त कर देती है। पल भर में सब खत्म। बुजुर्ग जमी हुई अवस्था में खड़ा रह जाता है। सचमुच नुकीली बर्फ का एक विशाल ब्लॉक उसे पूरी तरह ढक लेता है, उसके चेहरे पर जमी दहशत को हमेशा के लिए कैद कर देता है। आंट बाई उसे कूड़े की तरह खारिज करती है। वो लापरवाही से आदेश देती है, लाश तुम लोग संभाल लेना, खतरा खत्म हो चुका है। अब उसका ध्यान पीड़िता पर जाता है। मैं इस औरत को सेक्ट वापस ले जाऊंगी, वो घोषणा करती है, लुइये के पहले इनकार के बावजूद चूलिंग को बचाने का फैसला लेते हुए। शिष्य बार बार पुकारते हैं, सीनियर सिस्टर कृपया चूलिंग को बचाइए। तुरंत का खतरा टल चुका है, लेकिन यह रहस्य अब भी बाकी है। इस औरत का इतनी बेरहमी से पीछा क्यों किया जा रहा था? सेक्ट के हीलिंग क्वार्टर्स में चूलिंग को बिस्तर पर लिटाया जाता है। उसकी हालत चौंकाने वाली है। कपड़े चिथड़ों में बदल चुके हैं, त्वचा पर गहरे नीले निशान और जलने के घाव हैं। एक हीलर, शायद सेक्ट की कोई वरिष्ठ सदस्य, भौएं सिकोड़कर उसकी जांच करती है। हिंसा के आदि कल्टीवेटर्स के लिए भी ये क्रूरता साफ दिखती है। वो पूछती है, इसे इतनी गंभीर चोटें कैसे लगीं? ये संकेत देते हुए कि चूलिंग की जान बचाना आसान नहीं होगा। बाई क्यूलैंड टूटे हुए चूलिंग के ऊपर खड़ी है। वो भीतर ही भीतर उसकी इच्छा शक्ति पर चकित है। सारे चिकित्सा नियमों के हिसाब से ये औरत अब तक मर चुकी होनी चाहिए थी। वो आ भरती है, सोचती है कि कौन सा जुनून किसी को इतनी तबाही के बाद भी जिंदा रख सकता है। विचार झटक कर वो पास खड़ी बेचैन हीलर को आश्वस्त करती है, चिंता मत करो, जब तक वो मरी नहीं है मैं उसे बचा सकती हूं। समय बीतता है, इलाज अपना असर दिखाता है। चूलिंग की पलकों में हरकत होती है। नजर साफ होने से पहले ही उसका दिल बोल उठता है, यंग मास्टर। वो लुइये को देखने की उम्मीद करती है, लेकिन सामने उसे बाई क्यूलैन की सुंदर आकृति दिखती है। बगल में खड़ी हीलर खुशी से चमक उठती है, लिंगर तुम्हें होश आ गया। लेकिन चूलिंग का ध्यान सिर्फ एक ओर है। सिस्टर बाई, यंग मास्टर कहाँ है? वो हताशा भरी आवाज में पूछती है। सिस्टर बाई शब्द कमरे में अजीब तरह से गूंजता है। किनारे खड़ी हीलर चौकन्नी हो जाती है। सिस्टर? वो मन ही मन सोचती है, एक छोटी लड़की क्यूलैन को सिस्टर क्यों बुला रही है? कल्टीवेशन वर्ल्ड की सख्त हायरार्की में इतनी निकटता किसी गुप्त इतिहास की ओर इशारा करती है। बाई क्यूलैन अपनी ठंडी शांति बनाए रखती है। वो किसी भी जल्द मिलन की उम्मीद तोड़ देती है। लुइये अभी सिक्विजन में है, उसके बाहर आने का समय नहीं हुआ, वो शांति से कहती है। चूलिंग इसे देखभाल समझ बैठती है। उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक उठता है। तो क्या यंग मास्टर ने सिस्टर बाई को मुझे बचाने भेजा? वो मान लेती है कि यंग मास्टर अब भी उसका रक्षक है। धन्यवाद सिस्टर बाई, मैं यंग मास्टर से मिलने जाना चाहती हूँ। वो उठने की कोशिश करती है। जल्दी नहीं, बाई क्यूलैन नरमी लेकिन दृढ़ता से कहती है, पहले अपनी चोटें ठीक करो, जब तुम ठीक हो जाओगी शायद वो सिक्लूजन से बाहर आ जाए। चूलिंग वापस लेट जाती है, लेकिन उसका मन पछतावे से भरा है। मैं यंग मास्टर से माफी मांगना चाहती हूँ, वो स्वीकार करती है। मैंने हमेशा उन्हें गलत समझा। वो आगे कहती है, असल में यंग मास्टर मुझे पाना नहीं चाहते थे, वो तो शुरू से मेरी रक्षा कर रहे थे। सिस्टर बाई, शायद हम सब ने यंग मास्टर को गलत समझा। हीलर का जबड़ा लगभग गिर जाता है। पाना? हम? हेवेंस? वो सोचती है, आंखें फैलती हुई। क्या मैंने अभी कोई जमीन हिलाने वाली गॉसिप सुन ली? बाई क्यूलैन समझ जाती है कि बातचीत खतरनाक दिशा में जा रही है। वो नहीं चाहती कि ये शिष्य लुइये के निजी इतिहास के बारे में और कुछ सुने। वो हीलर की ओर शिष्ट लेकिन टालने वाली मुस्कान के साथ मुड़ती है। सीनियर सिस्टर, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं? मुझे लिंगर से कुछ बातें करनी है। हीलर जो अभी अभी स्कैंडल से लाल हो गई थी, सदमे में जम जाती है। इशारा समझते ही वो जल्दी से बाहर की ओर भागती है। ठीक है, मैं अभी बाहर जा रही हूं, तुम दोनों आराम से बात करो, वो कहती है, माहौल से भागने को उतावली। दरवाजा बंद होते ही बाई क्यूलैंड का रवैया सख्त हो जाता है। वो सीधी खड़ी होती है, जमीन पर लेटी लड़की को देखती हुई। लिंगर, अब से मुझे सिस्टर बाई मत कहना, वो ठंडे स्वर में कहती है, मुझे सीनियर बाई कहो। वो एक साफ रेखा खींच देती है और तभी अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। उस वक्त जब मेरा केओस आयन पॉइजन भड़का था,
लुये ने मुझे बचाने के लिए वो अनिवार्य काम करना पड़ा। बाहर खड़ी हीलर की कल्पना बेकाबू हो जाती है। क्या? अनिवार्य काम से क्या मतलब है? हीलर को एक बेहतरीन कहानी सुनने की उम्मीद जगती है। बाइक्यूलैंड समझ जाती है। हीलर अब भी कान लगाए हुए है। चेंबर के बाहर गॉसिप की भूखी सीनियर सिस्टर, जो दरवाजे के पास खड़ी सुनने की कोशिश कर रही थी, अचानक कट जाती है। नीली स्पिरिचुअल एनर्जी की एक दीवार गिरती है, कमरे को पूरी तरह साउंड प्रूफ कर देती है। वो चौंक कर पलकें झपकाती है। तो वो अदृश्य दीवार पर हाथ रखती है। अब पूरा सन्नाटा। हम्म हम्म अब कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? वो बुदबुदाती है। तभी एहसास बिजली की तरह गिरता है। उन्होंने सच में मुझसे गार्ड किया। वो सन्न रह जाती है। लू ये और 8 एम्प्रेसेस के राज फिलहाल सुरक्षित हैं, और हॉल में खड़ी कल्टिवेटर सदी की सबसे बड़ी खबर से वंचित रह जाती है। सुबह का सूरज ग्रेट डाओस सेक्ट के भव्य धुंध से ढके पहाड़ों के ऊपर उगता है। लू ये अपनी छत पर खड़ा दोनों बाहें ऊपर की ओर फैलाकर नई सुबह की गर्माहट का आनंद लेता है। माहौल पूरी तरह शांत है, लेकिन तभी उसके सिस्टम की यांत्रिक आवाज इस शांति को तोड़ देती है। बीप, मास्टर, सिस्टम बोलता है। स्वर में तात्कालिकता है, लेकिन आदर भी। वो वहां काफी देर से घुटनों के बल बैठी है। क्या आप जाकर एक नजर भी नहीं डालेंगे? उसके हॉल के बाहर भव्य और बारीक नक्काशी वाले सुनहरे दरवाजों के सामने ठंडे पत्थर पर एक औरत घुटनों के बल बैठी है। वो चूलिंग है, सिर झुका हुआ, देह पूरी तरह झुकी हुई, मानो किसी एक नजर, किसी एक स्वीकार की भीख मांग रही हो। कोई जरूरत नहीं, लुई ये झट से कहता है। उसकी आवाज सुबह की हवा को तलवार की तरह चीर देती है। मैं ये बिल्कुल नहीं भूला हूं कि पिछले जीवन में उसने मेरे साथ क्या किया था। वो सोचता है। धोखे की यादें उसके दिल को उस दयनीय दृश्य के खिलाफ पत्थर बना देती हैं। लू ये बिना पीछे देखे मुड़ जाता है। उसकी काली रोब्स लहराती हैं और वो हॉल की परछाइयों में गुम हो जाता है। उसका संकल्प अडिग है। औरतें सिर्फ मेरी कल्टीवेशन स्पीड को प्रभावित करेंगी। वो मन ही मन घोषणा करता है, अपने नए जीवन का मंत्र। इस जीवन में कल्टीवेशन से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। वो उसे वहीं छोड़ देता है, कठोर पत्थर पर घुटनों के बल। लेकिन उसकी बेरुखी के बावजूद चूलिंग उठती नहीं। वो वहीं जमी रहती है। उसकी छाती खामोश सिसकियों के साथ उठती गिरती है, और उसकी नजरें बंद दरवाजों पर टिकी रहती हैं, एक भ्रमित जिद्दी उम्मीद के साथ। यंग मास्टर, मुझे यकीन है, अगर मैं बस डटी रहूं तो एक दिन आप मुझे माफ कर देंगे। इसी बीच सीन विशाल पर्वत श्रृंखला के पार एक बिल्कुल अलग जगह पर शिफ्ट होता है। कहानी हमें चिक्शिया पीक ले जाती है, ग्रेट डाओस सेक्ट की एक और ताकतवर शाखा। ये सेक्ट बेहद विशाल है। 9 मुख्य पर्वत और 72 उपपर्वत, जिनमें बाइलान और चिक्शिया सबसे प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ का परिदृश्य कठोर है। नुकीली चट्टानें, तेज हवाएं और ऊबड़ खाबड़ जमीन। अचानक पत्तों की सरसराहट शांति को तोड़ देती है। शा शा शा। भूरे और नारंगी रंग की एक धुंधली आकृति आसमान को चीरती हुई निकलती है। वो यूए होंगलिंग है। उसकी चाल शिकारी जैसी है, हवा में छलांग लगाती हुई अद्भुत फुर्ती के साथ। उसके लंबे भूरे बाल झंडे की तरह पीछे लहराते हैं, और उसका मार्शल अटायर इसकी सुदृढ़ काया को उभारता है। वो खतरनाक भूभाग पर बिना किसी हिचक के उतरती है। उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित है जब वो नीचे की चट्टानों की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो जमीन पर उतरती है, उसकी मौजूदगी अनदेखी नहीं रहती। एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा, चेहरा हल्का लाल किए, सेक्ट की औपचारिक रोब्स में एक युवक झांक रहा है। ये लिंगहू वशुगान है। वो चौड़ी आंखों से उसे देखता है, उसकी भव्य ऑरा और सुंदरता से पूरी तरह मोहित। ये औरत, वो मन ही मन सोचता है, मानो सम्मोहित हो गया हो। लेकिन यूए होंगलिंग पर नजर रखना आसान नहीं। उसकी इंद्रियां बेहद तेज हैं। लिंगहू अपना विचार पूरा भी नहीं कर पाता कि एक भाला आकर उसके छिपने की जगह के ठीक पास जमीन में जोर से धंस जाता है। चट्टान चूर चूर हो जाती है, मलबा चारों ओर उड़ता है। धड़ाम! एह! लिंगहू चीख उठता है, उस विस्फोटक ताकत से बुरी तरह चौंक कर, जो बस उसे छू कर निकल गई। यूए होंगलिंग वहीं खड़ी रहती है। उसकी नजर तीखी और चुनौतीपूर्ण है। कौन है वहां? वो चिल्लाती है। उसकी मुद्रा पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार। समझते हुए कि वो पकड़ा गया है, लिंगहू चट्टान के पीछे से बाहर आता है। वो अपने रोब्स ठीक करता है, अपनी गरिमा वापस पाने की कोशिश करता हुआ। फिर वो शिष्ट औपचारिक अभिवादन करता है। मैं चिक्शिया पीक का नया नियुक्त एल्डेस्ट डिसाइपल लिंगहू वशुगान हूं, वो घोषणा करता है, आवाज में अधिकार और सम्मान दोनों लाने की कोशिश। जूनियर सिस्टर होंगलिंग को प्रणाम। यूए होंगलिंग थोड़ी ढील देती है। उसकी आंखें उससे ऊपर से नीचे तक परखती हैं,
वो उसका नाम दोहराती है। तुम लिंगहू उस्वांग हो? लेकिन उसके भीतर चल रही सोच वर्तमान क्षण से कहीं आगे जाती है। वो उसे घूरती है, चेहरे पर कोई भाव नहीं। पिछले टाइमलाइन की यादें उसके दिमाग में उभर आती हैं। कितना पुराना नाम है, वो सोचती है। वो उसका इतिहास जानती है, या यूं कहें उसका भविष्य। उसे याद है कि जब उसके सीनियर ब्रदर लुये ने होली सन का पद ठुकरा दिया था, तो यही लिंगहू वुशवांग वो जिम्मेदारी उठाने वाला था। वो उसे सिर्फ एक सहशिष्य की तरह नहीं, बल्कि इतिहास के एक दुखद पात्र की तरह देखती है। उसके विचार गंभीर हो जाते हैं। आखिरकार वो 8वें हेवनली लेयर तक पहुंचा और डार्क टर्मोइल में युद्ध करते हुए मारा गया। वो मन ही मन स्वीकार करती है। उसे एक हीरो कहा जा सकता है। लिंगहू वुशवांग ज्वलंत युए होंगलिंग को लुभाने की कोशिश करता है। वो शिष्टता से झुकता है, चेहरे पर एक सभ्य मुस्कान। वो उसकी टेक्निक की तारीफ करता है, अद्भुत और बेमिसाल, और फिर स्पारिंग का प्रस्ताव रखता है। लेकिन होंगलिंग औपचारिकताओं में नहीं पड़ती। वो शरारती ढंग से आंख मारती है और एल्डेस्ट डिसाइपल को एक चिढ़ाती ही मुस्कान के साथ खारिज कर देती है। छोटे ब्रैट, वो हंसकर कहती है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये इनकार लिंगहू के अभिमान को चुभता है। उसका शालीन मुखौड़ा टूट जाता है। वो स्टाफ को कसकर पकड़ता है, आंखों में नाराजगी चमकती है। वो इंगित करता है कि वो उससे उम्र में बड़ा है, फिर भी वो कितनी घमंडी बातें कर रही है। अपनी गरिमा वापस पाने के लिए वो सीधी चुनौती देता है, मैं तुम्हें हरा सकता हूं या नहीं, यह हम आजमा कर जान लेंगे। उसी पल होंगलिंग को शरारत की खुशबू मिलती है। वो उसके करीब झुकती है। उसका भाव चिढ़ाने से बदलकर गणनात्मक हो जाता है। वो एक अलग प्रस्ताव रखती है। ऐसा करो, वो चुनौती भरी आवाज में कहती है, लुये को जाकर चैलेंज करो। अगर तुम उसे हरा सको तो फिर मुझसे स्पार करना। लिंगहू वुशवांग पूरी तरह उलझ जाता है। वो उसे जाते हुए देखता है, उसकी काया को निहारते हुए, लेकिन उसके अनुरोध से पूरी तरह भ्रमित। लुये कौन है? वो हैरानी से पूछता है। उससे उसका कोई झगड़ा नहीं, तो वो उससे क्यों लड़े? होंगलिंग अचानक पूरी तरह रूप बदल लेती है। वो पास पड़े एक लकड़ी के लट्ठी पर बैठ जाती है और एक सताई हुई युवती का रूप धारण कर लेती है। उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं, आवाज उदास हो जाती है। वो गहरी सांस छोड़ती है, कहती है कि यही रहस्यमयी लुये उसकी सजा का कारण है। उसी की वजह से उसके मास्टर ने उसे दंडित किया और चिक्शिया पीक में बंद कर दिया। सीधा साधा लिंगहू वुशवांग तुरंत फंस जाता है। उसका भ्रम चिंता में बदल जाता है। तो जूनियर सिस्टर, बताओ, उस लुये ने आखिर तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाया? ये देखकर कि उसका जाल पूरी तरह लग गया है, होंगलिंग उसे बैठने का इशारा करती है। दृश्य लगभग रोमांटिक लगने लगता है। पहाड़ों के बीच एक सुंदर महिला और एक हैंडसम हीरो साथ बैठे हैं। लेकिन इस सुकून भरे दृश्य के पीछे सब कुछ शुद्ध मैनिपुलेशन है। अच्छा, तो सुनो फिर किड, वो कहना शुरू करती है, और एक ऐसी कहानी बुनती है जिसकी शुरुआत उस दिन से होती है जब उसने लुये का दरवाजा तोड़ा था। पूरी तैयारी के साथ खुद को पीड़िता साबित करने के लिए, एक ऐसी कहानी में जो उसने खुद गढ़ी है। सिर्फ आधे घंटे बाद शांत माहौल लिंगहू वुशवांग के गुस्से से चकनाचूर हो जाता है। क्या? वो गरजता है। उसके माथे की नसें फूली हुई हैं। होंगलिंग की गढ़ी हुई कहानी ने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। बेहद घटिया, वो दहाड़ता है। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसा इंसान, ऐसा विलन सीनियर ब्रदर जैसे पद पर कैसे बैठा हो सकता है। धार्मिक आक्रोश से भरा हुआ लिंगहू सेक्ट की ओर तूफान की तरह बढ़ जाता है, होंगलिंग को पीछे छोड़ते हुए। जूनियर सिस्टर, यही रुको, वो आदेश देता है, हवा में उसकी केप लहराती हुई। मैं तुम्हारा गुस्सा निकालूंगा, लुये को हराऊंगा और उसे तुम्हारे सामने अपनी गलतियां मानने पर मजबूर करूंगा। उसके पीछे होंगलिंग शांति से बैठी रहती है, उसके ईगो की आग में आखिरी लकड़ी डालते हुए। नहीं, तुम सच में जा रहे हो? वो संदेह का नाटक करती है। तुम उसे नहीं हरा सकते। उसके शब्द लिंगहू के संकल्प को और कठोर कर देते हैं। मेरा फैसला पक्का है, लिंगहू गुस्से में सोचता है। अगर मैंने लुये को सबक नहीं सिखाया तो मैं लिंगहू वुशवांग एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर कहलाने के लायक नहीं हूं। इसी बीच अपने निवास पर लुये की मेडिटेशन टूट जाती है। उसकी तीखी लाल आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो अपने दरवाजे की ओर आते भारी और आक्रामक कदमों की आवाज सुनता है। लुये अपने हॉल के प्रवेश द्वार पर आता है। उसकी गहरी परछाई नीचे आंगन में खड़े व्यक्ति पर पड़ती है। बाहर कौन है? वो पूछता है। आगंतुक ऊंची आवाज में अपना नाम बताता है, लिंगहू वुशवांग। ये नाम लुये के भीतर एक स्मृति जगा देता है। उस आदमी को अपने घर की ओर हथियार ताने देखते हुए लुये को एहसास होता है, टाइमलाइन बदल चुकी है। ये बच्चा यहाँ क्यों है? वो मन ही मन सोचता है। पिछले जीवन में उनकी पहली मुलाकात ऑल सेक्ट डिसाइपल कॉम्पिटिशन में होनी थी, जहां लुये चैंपियन था और लिंगहू रनर अप। दोनों आमने सामने खड़े हैं। हवा में तनाव साफ महसूस होता है। मासूम हीरो लिंगहू वुशवांग विलन लुये को घूरता है। तुम ही लुये हो? लिंगहू पूछता है, अपने लक्ष्य की पुष्टि करते हुए। लुये पूरी तरह शांत है। उसका रवैया ठंडा और बेपरवाह है। सही, मैं सहजता से जवाब देता हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं, चिक्शा पीक के सीनियर ब्रदर लिंगहू, आखिर मामला क्या है? क्योंकि लिंगहू पूछता है, तुमने मेरी कहानी सुनी है?
ये तो स्वाभाविक है, लू ये घोषणा करता है अपने ही गौरव में डूबते हुए। वो बताता है कि कैसे लिंगू ने ठीक 2 महीने और 12 दिन में हेवनली कोर कंडेंस किया। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी जानकारी होगी, लिंगू लापरवाही से कहता है, हाथ पीछे बांधे पास आते हुए। लेकिन सही सही कहें तो 2 महीने 11 दिन थे। पहला दिन एंट्री प्रोसीजर्स में चला गया था, मैंने कल्टीवेशन नहीं की थी। लू ये मुस्कुराते हुए ताली बजाता है। हाँ हाँ, वो प्रशंसा करता है। सीनियर की टैलेंट वाकई मजबूत है, ग्रेट डाउ जद के लिए एक आदर्श। अचानक लिंगू को याद आता है। रुको, मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूं, ये चालाक मुस्कान बंद करो, वो चिल्लाता है, लूये की ओर उंगली उठाते हुए। औपचारिकताएं खत्म। लूये के चेहरे पर मनोरंजन भरी मुस्कान फैल जाती है। चैलेंज? वो कंजे उचकाता है। ठीक है, वैसे भी मैं बोर हो रहा था। मानो वो डुएल नहीं बल्कि स्नैक चुन रहा हो। लू ये इस घमंडी नवागंतुक को सबक सिखाने का फैसला करता है। लिंगहू वूशवांग, वो कहता है, तुम एक अच्छी सीडलिंग लगते हो, तो मैं तुम्हें थोड़ी गाइडेंस दे देता हूं। वो आगे झपटता है, उसकी गोल्डन स्वॉर्ड भड़कते हुई। लिंगहू वूशवांग भी पूरी ताकत से वार करता है, दबदबा दिखाने की नीयत से। मैं पोलाइट नहीं रहूंगा, वो चिल्लाता है। क्लैंग! अटैक वहीं रुक जाता है। लिंगहू की आंखें फटी रह जाती हैं। उसकी गोल्डन ब्लेड स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई पूरी तरह रोक दी गई है। सिर्फ उसकी 2 उंगलियों से। क्या? उसने सिर्फ 2 उंगलियों से? लिंगहू सोचता है। उसकी पूरी वर्ल्ड व्यू टूट जाती है। लू ये उसे अपमान बचाने का समय नहीं देता। एक झटके में वो पकड़ तोड़ता है और आंखों से ओझल हो जाता है। सीनियर ब्रदर, अपराध के लिए क्षमा। लू ये की आवाज गूंजती है, लेकिन वो सामने नहीं है। अच्छा नहीं, लिंगहू घबरा जाता है। उसका विरोधी पूरी तरह उसकी दृष्टि से गायब हो चुका है। पीछे मुड़ने से पहले ही लू ये हवा में उसके पीछे प्रकट होता है, एक काली छाया की तरह हीरो पर छाया हुआ। एक तेज बेरहम लात और एल्डेस्ट डिसाइपल सीधे जमीन की ओर उड़ता है। धड़ाम! वो मुंह के बल फर्श पर गिरता है, आंगन की नक्काशीदार टाइल्स पर घिसटते हुए। कुछ पल वो वहीं पड़ा रहता है, सांस उखड़ी हुई, उसकी इज्जत चारों ओर बिखरी धूल की तरह। लू ये उसके ऊपर खड़ा है, हाथ झाड़ते हुए, पूरी तरह बेपरवाह। सीनियर ब्रदर, बस इतना ही था, वो पूछता है, जैसे नाश्ते से पहले ये मामला निपटा लेना चाहिए। लेकिन लिंगहन वूशवांग हार मानने वालों में से नहीं है। वो लड़खड़ाते हुए उठता है, बाल बिखरे हुए, अपमानित लेकिन गुस्से से भरा। वो तलवार कसकर पकड़ता है, इस अंतर को स्वीकार करने से इनकार करते हुए। फिर से वो दहाड़ता है, अपनी इज्जत वापस पाने के लिए बेताब। लिंगहू तलवार ऊपर उठाता है। वो अपनी हर एक बूंद एनर्जी एक टेक्निक में झोंक देता है। आसमान चमकती सुनहरी रोशनी से भर जाता है। चिक्शा स्वॉर्ड आर्ट, वो चीखता है। आखिरी दाम लगाते हुए अपमानित हताश लिंगहू वूशवांग सब कुछ एक अंतिम बार पर लगा देता है। क्या ये अंधा कर देने वाली ताकत आखिरकार लूये को गंभीर होने पर मजबूर करेगी? लिंगहू वूशवांग बिखरी हुई उग्र एनर्जी को समेटता है और उसे एक ही विनाशकारी वर्टिकल स्ट्राइक में बदल देता है। शक्ति की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आवाज गूंज उठती है, मुझे यकीन नहीं है कि तुम इससे भी बच पाओगे। लेकिन विरोधी हमले का जबरदस्त दबाव उसके सामने खड़े सफेद वस्त्रों वाले सीनियर ब्रदर को हड़बड़ा देता है। उसके चेहरे पर साफ दहशत लिखी हुई है। ठंडे पसीने की बूंदें गंदगी से सने उसके चेहरे पर बह रही हैं। दांत भींचे हुए हैं और वो पूरी ताकत से खुद को 2 टुकड़ों में कटने से बचाने की कोशिश कर रहा है। अचानक दृश्य बदलता है। कैमरा उसकी जलती हुई लाल आंख पर जूम करता है, जहां एक भिंची हुई मुट्ठी का प्रतिबिंब ठहरा हुआ है। ध्यान से देखो, लू ये कहता है, मैं सिर्फ एक बार दिखाऊंगा। प्राचीन मास्टरी को चैनल करते हुए प्रोटैगनिस्ट की मूवमेंट तर्क को चुनौती देती है। सीनियर ब्रदर की पुतलियां डर से फैल जाती हैं। उसका दिमाग इस एक्सेलरेशन को समझ ही नहीं पाता। इतनी तेज स्पीड! वो भीतर ही भीतर हाँप उठता है, ये समझते हुए कि उसकी आंखें अब दुश्मन को ट्रैक नहीं कर पा रहीं। टकराव! प्रोटैगनिस्ट एक क्रिम्सन मीटियोर की तरह नीचे उतरता है। हवा तक चकनाचूर होती हुई लगती है, जैसे उसका वार जमीन पर पड़ता है। सीनियर ब्रदर हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है। पत्थर की जमीन फट पड़ती है। मलबा चारों ओर उड़ता है। नुकीले पत्थर टकराव की ताकत से आसमान में उछल जाते हैं। लिंगहू वूशवांग दर्द से कराह उठता है। आह! और सामने खड़ा है लू ये, सीधा, शांत, लगभग बिना सांस फूले। कैसा रहा? वो सहज लेकिन चिढ़ाने वाली आवाज में पूछता है। और जारी रखना है। लिंगहू जानता है कि वो शारीरिक तौर पर पीछे है। स्किल के मामले में वो स्वीकार करता है, मैं तुमसे कमजोर हूं। लेकिन उसके होठों का कोना हल्का सा हिलता है। ये हार नहीं, ये एहसास है। लेकिन मेरी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी मजबूत है, वो घोषणा करता है, अपने भीतर ताकत का नया स्रोत खोजते हुए। ओ? लू ये पूछता है, सीनियर ब्रदर का क्या मतलब है? सीनियर ब्रदर जमीन पर जोर से पैर पटकता है।
वो अपनी ची को सीधे धरती में चैनल करता है। पीली एनर्जी की नुकीली धारें फर्श को चीरती हुई बाहर निकलती हैं, उसे एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन में घेर लेती हैं। चियाशा स्वॉर्ड आर्ट। लिंगू वुशवांग गरजता है। उसकी ऑरा भड़क उठती है। मैं पहले ही दूसरा फॉर्म समझ चुका हूं। प्रोटैगनिस्ट पीठ किए खड़ा रहता है, पावर के विस्फोट को देखते हुए। ठोस रोशनी की विशाल तलवारें जमीन से उग निकलती हैं, शाक की पंखुड़ियों की तरह, शिकार को घेरते हुए। हवा बुलाए गए स्वर्ड्स की कंपन से गूंजने लगती है। सीनियर ब्रदर नुकीली एनर्जी के बवंडर में खड़ा है, उसकी परछाई प्रभावशाली और खतरनाक। यहां तक कि हमेशा बेपरवाह रहने वाला प्रोटैगनिस्ट भी उसके टैलेंट को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है। सीनियर ब्रदर की परसेप्शन वाकई अच्छी है। वो मन ही मन सोचता है, टेक्निक की फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन देखते हुए। लड़ाई अचानक खत्म हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट की डरावनी ऑरा पल भर में गायब हो जाती है। लिंगू का चेहरा ब्लैंक हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं, एक अजीब चिबी जैसी ऑकवर्ड रियलाइजेशन के साथ। लू ये पूछता है, सीनियर ब्रदर, अब इसे यहीं खत्म करें? जैसे वो तय कर चुका हो कि सबक काफी हो चुका है। मैं हार गया। लिंगू खुलकर मान लेता है। वो लाल वस्त्रों वाले व्यक्ति को नए सम्मान से देखता है। तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मुझसे ऊपर होंगी। लुइये पीछे मुड़े बिना हाथ लहराकर बात टाल देता है। चिंता मत करो, वो शांत स्वर में कहता है। भविष्य में अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि मैंने सीनियर ब्रदर से 10 राउंड तक लड़ाई की और जीत भी बड़ी मुश्किल से मिली। ये सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर चाल है, लिंगू की इज्जत बचाते हुए उसका फेवर पक्का करना। पीछे लिंगू के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान खिल जाती है। लुइये, तुम अच्छे इंसान हो। वो हंसता है। मैं तुम्हें याद रखूंगा। संघर्ष खत्म होने के बाद लुइये कुछ पल अकेला खड़ा रहता है। विशाल नीले आसमान की पृष्ठभूमि में उसके काले बाल हवा में लहराते हैं। मैं विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। वो खाली हवा से बुदबुदाता है, एक अकेले हीरो की मुद्रा में। लेकिन जैसे ही लिंगू वुशवांग पहाड़ से नीचे उतरता है, एक घबराई हुई तीखी चीख इस गंभीर माहौल को चीर देती है। लुइये, तुम आखिरकार बाहर आए। लिंगू रुक जाता है। बैंगनी रंग की एक परछाई तेजी से उसके पास से निकल जाती है। वो चू लिंग है। उसका भरावदार शरीर कपड़ों में मुश्किल से समाया हुआ, पूरी बेताबी से लुइये के निवास की ओर दौड़ती हुई। लिंगू की आंखें फैल जाती हैं। वो सोचता है, बायलान पीक पर इतनी सारी ब्यूटीज भी होती हैं। जैसे ही चूलिंग दहलीज तक पहुंचती है, धड़ाम, भारी लकड़ी के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। सीधा इनकार। चूलिंग बंद द्वार के बाहर घुटनों पर गिर जाती है, कांपती हुई। सीनियर ब्रदर, आपने फिर से दरवाजा क्यों बंद कर लिया? लिंगू में एक समझदार दिलासा देने वाले सीनियर की तरह सिर हिलाता है। ये यंग लेडी, वो उपदेश देता है, एक औरत की डिग्निटी कीमती होती है। दुनिया में बहुत सी मछलियां हैं, जब वो तुम्हें देखना ही नहीं चाहता तो एक ही पेड़ से क्या लटकना। चूलिंग उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। उसकी आंसू भरी आंखें सिर्फ उसी दरवाजे पर टिकी हैं। सीनियर ब्रदर, क्या आप बस दरवाजा खोलकर लिंगर को देख नहीं सकते? समझते हुए कि वो उसके लिए अदृश्य है, लिंगू अकड़ से वहां से चला जाता है। छोड़ो, वो सोचता है, खूबसूरत तो है, लेकिन अफसोस अंधी है। वो अपने रोब्स सीधा करता है, अपने ईगो को सहलाते हुए। मैं लिंगू वुशवांग इतना हैंडसम और डैशिंग हूं, फिर भी वो मुझे देख ही नहीं रही। दृश्य बदलता है। चिक्शिया पीक के घास भरे प्लाटों पर, जहां हवा तलवार की काट जैसी आवाज करती है, युए होंगलिंग अपने पीले नारंगी कॉम्बाट गियर में स्वर्ड डांस के बीच है। उसकी मूवमेंट्स तेज और घातक हैं। लिंगू को आते महसूस कर वो रुक जाती है। मैं हार गया, लिंगू सीधे कह देता है। युए होंगलिंग ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती। वो रुकती है, फिर उसे ऐसे देखती है जैसे पहले से जानती हो। मैंने कहा था, तुम उसे नहीं हरा सकते। लिंगू पास की लकड़ी पर बैठ जाता है, सोच में डूबा हुआ। हार के बावजूद लुइये के प्रति उसका इंप्रेशन बेहतर हो चुका है। लेकिन वो कहता है, वो काफी ठीक इंसान है, जैसा तुमने बताया था वैसा भयानक नहीं। युए होंगलिंग मुंह फेर लेती है। वो तिरस्कार से बोलती है, आदमी के साथ तो ठीक रहता है, लेकिन औरतों के साथ जरूरी नहीं। लिंगू ऊपर देखता है, उसे दरवाजे के सामने का दृश्य याद आ जाता है। तुम उसे इतने अच्छे से समझती हो? वो पूछता है। मैंने अभी एक युवती को उसके दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे देखा, फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। हवा अचानक भारी हो जाती है। युए होंगलिंग का रवैया पल भर में बदल जाता है। एक युवती? वो दबाव डालती है। वो कैसी दिखती थी? उसका नाम क्या था? लिंगू मासूमियत से जवाब देता है, बहुत खूबसूरत। मैंने उसे खुद से कहते सुना, वो लिंगर या कुछ ऐसा नाम बता रही थी। ये नाम युए होंगलिंग पर सीधे वार करता है। चू लिंग। उसके दिमाग में बैंगनी वस्त्रों वाली आकृति चमक जाती है। वो सच में वापस आ गई। अब क्या किया जाए? वो घास पर बेचैनी से टहलने लगती है।
नहीं, मुझे जलन नहीं हो सकती। वो बड़बड़ाती है। मैं क्यों जेलस हूं? वो घूमती है, खुद से बहस करती हुई। मजाक है। मैं लुये को लेकर जेलस कैसे हो सकती हूं? इस सुंदर महिला को मानसिक उथल-पुथल में जाते देख लिंगहू को ठंडा पसीना आ जाता है। नहीं ना, वो सोचता है। क्या ये भी लुये की वुमन है? पछतावे की लहर उसे घेर लेती है। तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैं जेड की कीमत और खुशबू की कद्र नहीं जानता। वो समझ जाता है कि वो एक लवर्स क्वारल में फंस गया है जहां उसका कोई काम नहीं। फिर भी उसका एक मिशन बाकी है। खुद को संभालते हुए लिंगहू तलवार निकालता है। जूनियर सिस्टर, वो मार्शल पोज में घोषणा करता है। मैंने लुये को चैलेंज करने का वादा पूरा कर दिया है। अब तुम्हें मुझसे स्पार करना चाहिए। यूए होंगलिंग रुक जाती है। वो पीठ किए खड़ी है। उसकी परछाई से ठंडी जानलेवा ऑरा फैलती है। लेकिन वो भावहीन स्वर में कहती है, तुम लुये को हरा नहीं पाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लिंगहू चिल्लाता है। मैंने तुम्हारे लिए उसे चैलेंज किया तो तुम्हें तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। धीरे धीरे यूए होंगलिंग मुड़ती है। हवा काली पड़ने लगती है। उसकी आंखें खौफनाक क्रिम्सन रोशनी से चमक उठती हैं। ठीक है, वो कहती है, अब तुम्हें इस दिल से हार माननी होगी। वो हथियार उठाती है। उसकी एनर्जी बेकाबू हो उठती है। मैं लुये की तरह हाथ नहीं रोकूंगी। धमाका। पहाड़ की शांति एक भयानक विस्फोट से टूट जाती है। तबाही की गूंज के बीच एक दयनीय तीखी चीख गूंजती है। जूनियर सिस्टर, जरा नरमी बरतो। आधे घंटे बाद धूल छटती है। एक ट्रैजिक कॉमेडी सामने आती है। लिंगहू खड़ा है, चेहरा सूजा हुआ, नील से भरा, पहचाना तक नहीं जा सकता। एक आंख से आंसू बह रहे हैं। सामने यूए होंगलिंग खड़ी है, सीधी, साफ, हाथ झाड़ती हुई। उसके कल्टीवेशन पर जरा असर नहीं। भविष्य में मेरी कल्टीवेशन डिस्टर्ब मत करना, वो ठंडे स्वर में आदेश देती है। वापस जाओ। लिंगहू लंगड़ाते हुए चला जाता है, खुलेआम रोता हुआ। उसकी इज्जत पूरी तरह चकनाचूर। क्या बाइलैंड पीक के लोग सब मॉन्स्टर हैं? वो आसमान से शिकायत करता है। यूए होंगलिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। चू लिंग वापस क्यों आई? वो सोचती है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। वो दौड़ने के लिए तन जाती है। सजा का डर अब उसके लिए कुछ भी नहीं। कन्फाइनमेंट, किसे परवाह है? वो फट पड़ती है। दृश्य बदलता है। यहां माहौल कहीं ज्यादा भारी है। ठंडी पत्थर की जमीन पर बैंगनी वस्त्रों में चूलिंग घुटनों के बल बैठी है। उसकी मुद्रा पूरी तरह टूटी हुई है, सिर झुका हुआ। सीनियर ब्रदर, ये लिंगर की गलती थी। सीनियर ब्रदर, लिंगर गलत थी। अचानक रुकावट खत्म हो जाती है। भारी दरवाजे, जो अब तक एक किला बने हुए थे, खुल जाते हैं। चूलिंग आगे गिर पड़ती है। उसकी गति उसे अंदर फेंक देती है। वो बैंगनी रेशम के ढेर में बिखरी हुई हताश पड़ी है। वो घबराकर ऊपर देखती है। सीनियर ब्रदर, कमरा जवाब देता है, खाली, ठिठुराने वाली खामोशी से। ये एहसास उसे किसी वार की तरह रखता है। उसकी आंखों की उम्मीद टूट जाती है। उसकी जगह भयानक सच्चाई ले लेती है। सीनियर ब्रदर गायब हो गए हैं। वो हाफती है। ये शब्द हवा में लटके रहते हैं, एक अंतिम सजा की तरह। मेन हॉल से यूए होंगलिंग आती है, अपने सिग्नेचर ऑरेंज रोब्स में। खामोशी तोड़ते हुए उसकी तीखी आवाज हवा को चीर देती है। लुये जा चुका है, वो कहती है। तुम अभी भी यहां घुटनों के बल क्यों बैठी हो? लेकिन चूलिंग अपनी जगह से हिलती तक नहीं। उसकी आंखें लाल हैं, ऐसे गहरे दुख में डूबी हुई जो बाकी दुनिया को धुंधला कर देता है। गालों पर आंसुओं की लकीरें हैं। आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट है, लेकिन उसमें एक दर्दनाक जिद है। भले ही यंग मास्टर घर पर नहीं है, मैं उनके लौटने तक यहीं घुटनों के बल बैठी रहूंगी। होंगलिंग का सब्र टूट जाता है। वो नीचे झुककर चूलिंग का हाथ इतनी जोर से पकड़ती है कि निशान पड़ जाएं। उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करती है। घुटने टेकना बंद करो, उठो। हम फीमेल कल्टीवेटर्स की भी कोई डिग्निटी होती है, उसके सामने झुकना क्यों? मगर चूलिंग उसका विरोध करती है। वो खुद को पीछे खींचती है, अपराध बोध के बोझ तले दबी हुई, उठने से मना कर देती है। सिस्टर होंगलिंग, मैं गलत थी। वो रो पड़ती है। मैंने ही यंग मास्टर को हेवनली रिजिडिटी पॉइजन दिया था। ये वही सजा है जिसकी मैं हकदार हूं। जैसे ही उस कबूलनामे का वजन माहौल पर छाता है, पीछे से कदमों की आहट आती है। बाई च्यूलान उनके पास से गुजरती है। चूलिंग, वो बातें अब पास्ट की हैं। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूलिंग सच्चाई जानती है। उसके दिमाग में एक विजन कौंधता है। उसे लुये दिखाई देता है, जिसका चेहरा चीनी मिट्टी की तरह चटका हुआ है। नसों में पर्पल एनर्जी बेकाबू होकर दौड़ रही है और चेहरे पर असहनीय दर्द। ये याद च्यूलान की खोखली तसल्ली को तुरंत चकनाचूर कर देती है। नहीं नहीं, चूलिंग अपना सिर हिलाती है। दिल में दहशत बैठ जाती है। हेवनली रिजिडिटी पॉइजन को खत्म नहीं किया जा सकता। वो हमेशा शरीर में रहेगा, उसका कोई क्योर नहीं है। ये एहसास बाकी महिलाओं को एक फिजिकल चोट की तरह लगता है। क्या हेवनली रिजिडिटी पॉइजन लुये के साथ वापस आ गया?
च्यूलान भी जोड़ती है, तो फिर वो परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल। बात अधूरी रह जाती है। चूलिंग का रोना और तेज हो जाता है, चेहरा पूरी तरह निराशा में डूबा हुआ। तो लुये ने जानबूझकर परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल नहीं ली थी, बल्कि इसलिए कि हेवनली रिजिडिटी पॉइजन भड़क उठा था और उसने आधी पावर सोख ली थी। यूए होमलिंग के अहंकार का कवच पूरी तरह बिखर जाता है। आंसू छलक पड़ते हैं, गर्म और चुभने वाले। सीनियर ब्रदर, मुझे माफ कर दो, वो बिलखती है। बाई च्यूलान गिरते हुए पत्तों के बीच खड़ी है, सेक्ट की विशालता में खोई हुई, जो अब यादों के कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। क्या हम सब ने तुम्हें गलत समझा? वो क्षितिज की ओर देखते हुए फुसफुसाती है। लुये, तुम आखिर हो कहाँ? फिर मंजर बदलता है, ग्रेट डाउ सेक्ट बैक माउंटेन की ओर। लुये व्यूअर की तरफ पीठ करके खड़ा है, एक चमकते हुए नीले प्रोजेक्शन को घूर रहा है, जो आंगन में चल रहे उस ड्रामे की एक खिड़की है। उसके कान में सिस्टम की आवाज गूंजती है। बीप, मास्टर, वो सब आपके वापस जाने का इंतजार कर रही हैं। उन्हें रहने दो, वो सपाट आवाज में कहता है। यहाँ शांति है, लुये कहता है। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ असली सुकून है। मैं बस यहीं कल्टीवेट करूंगा। अब मुझे समझ आ गया है, वो ऐलान करता है। उसकी आवाज में पक्का इरादा है। औरतें, एक के बाद एक, वो सब डाव के रास्ते में मेरे लिए बस ठोकर है। सिस्टम उससे फिर पूछता है, लगातार। बीप, मास्टर का यहाँ कब तक रहने का प्लान है? लुये ने अपना रास्ता तय कर लिया है। सितंबर सेक्ट डिसाइपल कंपटीशन शुरू होने से पहले उसे ओरिजिन कोर की 13th लेयर को ब्रेक थ्रू करना होगा। ये एक भारी भरकम काम है, लेकिन इसका इनाम उसकी तरक्की की चाबी है। ग्रेट डाउ ट्रेजर पेविलियन में जाने की क्वालिफिकेशन। पलक झपकते ही 3 महीने धुएं की तरह उड़ जाते हैं। गैदरिंग का दिन आ जाता है और सेक्ट के ऊपर का आसमान रोशनी के हाईवे में बदल जाता है। एनर्जी की लकीरें बादलों को चीरती हुई निकलती हैं जब पीक मास्टर्स शिष्यों की 92nd जनरेशन को ग्रेट डाउ टेरेस की ओर ले जाते हैं। हवा उड़ती हुई तलवारों की गूंज और हजारों कल्टीवेटर्स के नर्वस एक्साइटमेंट से थर्रा रही है। सफेद और नीले रोब्स के समुद्र के बीच लुई अपनी विशाल तलवार पर खड़ा है, उसके कपड़े हवा में तेजी से फड़फड़ा रहे हैं। चलो बेलान पीक, वो आदेश देता है, किसी स्क्वाड को नहीं बल्कि खुद को। रुको। लुई की रफ्तार डगमगाती है। वो नीचे देखता है, माथे पर चिंता नहीं बल्कि गहरी झुंझलाहट है। उसके नीचे 3 लकीरों की रोशनी अपनी उड़ने वाली तलवारों को वेन्यू की तरफ धकेल रही हैं। ये वही हैं, वो 3 औरतें जिन्हें उसने पीछे छोड़ने की कसम खाई थी। चूलिंग उसे सबसे पहले देख लेती है। उसका चेहरा राहत और ताजे दर्द के मिश्रण से बदल जाता है। यंग मास्टर, उसकी सांस अटक जाती है, आवाज कांप रही है। यूए होंगलिंग, जो हमेशा इतनी घमंडी रहती थी, रोने की कगार पर है। सीनियर ब्रदर, आई एम सॉरी, वो चिल्लाती है। चूलिंग उसकी बात दोहराती है। यंग मास्टर, आई एम सॉरी। यहां तक कि बर्फीली बाई च्यूलान भी उस कोरस में शामिल हो जाती है, पुकारते हुए, लुइये, एक पल रुको। ये नज़ारा आसपास के शिष्यों को वहीं जमा देता है। 2 मेल कल्टीवेटर्स पास ही रुकते हैं, नामुमकिन को देखकर उनके जबड़े खुले रह जाते हैं। ये क्या सिचुएशन है? एक फुसफुसाता है, हैरान होकर। 2 बेहद खूबसूरत सुंदरियां एक ही आदमी से एक साथ माफी मांग रही हैं। उसका साथी अविश्वास में सर हिलाता है। बिल्कुल घटिया बात है, इसमें हम सिम्स के लिए क्या बचा? लेकिन जहां भीड़ को एक फैंटेसी दिख रही है, लुइये एक नाइटमेयर जी रहा है। वो अपनी ऑरा छोड़ता है, सिर को बस इतना घुमाता है कि उन्हें शुद्ध मिलावट रहित नफरत से घोरे। दफा हो जाओ। दूर से देख रहे मेल डिसाइपल्स लगभग खुशी से झूम उठते हैं, उसकी इस हिम्मत को देखकर दंग रह जाते हैं। बैडएस, एक चिल्लाता है। उसने सच में 3 देवियों को दफा होने को कह दिया। उसके रिजेक्शन की ताकत यूए होंगलिंग को फिजिकली लगती है। वो सिहर जाती है। अगर तुम दफा होने को कह रहे हो तो मैं दफा हो जाती हूं। वो हकलाते हुए डर और आज्ञाकारी भाव में पीछे हटती है, उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। बाई च्यूलान आह भरती है। उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि शब्दों का कोई मतलब नहीं है। साय, मैं थक गई हूं, वो फुसफुसाती है, पीछे हटते हुए। चूलिंग आखिरी बार हाथ बढ़ाती है, उसकी हथेली उस खाली हवा को मुट्ठी में भरने की कोशिश करती है जहां वो अभी था। यंग मास्टर, मैं। लेकिन उसकी आवाज हवा में खो जाती है। वो जा चुका है। उसने अपनी रफ्तार धीमी तक नहीं की। मेल डिसाइपल्स का एक ग्रुप नीचे उतरता है और तुरंत घुटनों के बल गिरकर उसे पूजने लगता है, उसके कल्टीवेशन रैंक के लिए नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड के लिए। हीरो, हमारी जनरेशन के लिए एक मिसाल, वो जाप करते हैं, सिर जमीन से लगाकर। लेकिन हंसी मजाक का ये पल छोटा ही रहता है। ग्रेट डाउ टेरेस पर एक गूंजती हुई आवाज गूंजती है, व्यवस्था का आदेश देते हुए। शांत, सब अपनी जगह लें। माहौल तुरंत बदल जाता है और सेरेमनी शुरू हो जाती है। अगला, अनाउंसर चिल्लाता है, कृपया वाइस सेक्ट मास्टर का स्वागत करें। ऊपर पोडियम पर वाइस सेक्ट मास्टर वही घिसी पिटी बातें दोहराते हैं, ग्रेट डाउ, 4 मौसम और नैतिक रिश्तों के बारे में। ये भाषण जोश भरने के लिए है, लेकिन लुइये के लिए ये शुद्ध टॉर्चर है। वो नीचे घास पर बैठा है, उबाऊपन के भाव से कान कुरेद रहा है। वो आह भरता है, अपनी पंक्चुअलिटी पर पछता रहा है। उसे बस सोते रहना चाहिए था।
आखिरकार बूढ़े आदमी के चेहरे पर सख्ती आती है और वो मुद्दे पर आता है। रूल्स क्रूर है, सिंगल एलिमिनेशन, जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा। सबको अपनी पूरी जान लगा देनी है, कायर मत बनना, वो आदेश देता है। हाथ के एक इशारे के साथ विशाल पत्थर का अरीना एक्टिवेट हो जाता है। 90th सेक्ट डिसाइपल कंपटीशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। मेल डिसाइपल्स की भीड़ से आहें और ब्लशिंग शुरू हो जाती है जब पहला कंपेटिटर ऊपर आता है। बेदाग लंबी टांगों की एक जोड़ी स्टेज पर कदम रखती है और फुसफुसाहट शांत हो जाती है। ये यूए होंगलिंग है। उसकी एक झलक ही पुरुषों को वाव और हु के पागलपन में भेजने के लिए काफ़ी है। उनकी दीवानगी पूरी घाटी में गूंजती है। लेकिन यूए होंगलिंग वहाँ फैंस के लिए नहीं है। उसकी आंखें दूर लुइये के फिगर पर टिकी हैं। सीनियर ब्रदर, तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, वो सोचती है। उसका दिल किसी भी शारीरिक चोट से ज़्यादा दुख रहा है। अपने ध्यान भटकने में वो अनजाने में ही हमला करती है। वैम! बिना देखे ही वो हमलावर डिसाइपल को हवा में एक मक्खी की तरह उड़ा देती है। वो क्लिफ साइड से उड़ता हुआ बाहर जा गिरता है, एक ऐसी महिला से तुरंत हारकर जिसने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। यूए होंगलिंग की जीत हुई। वाइस सेक्ट मास्टर ऐलान करते हैं, जीत का टोकन नीचे सौंपते हुए। अनाउंसर अगले मैच की घोषणा करता है। अगली स्टेज पर चूलिंग। बैंगनी बालों वाली एम्प्रेस आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी आत्मा भारी है। रिंग में घुसने से पहले वो पीछे मुड़ती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं जब वो लुइये की दूर जाती पीठ को निहारती है। यंग मास्टर, वो फुसफुसाती है, मैं जा रही हूँ, मैंने ग्रेट डाउ सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। देखने वाले पुरुष हैरान थे और कमेंट करने लगे, इतनी खूबसूरत औरत और असल में एक सिंप है, ये सच में भगवान के तोहफे की लापरवाही से बर्बादी है। दुखद, अफसोसजनक। स्टेज पर उसके सामने उसकी ओपोनेंट खड़ी है, हरे रोब्स में एक खूंखार फीमेल कल्टिवेटर। अब वो अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा पाती। वो चूलिंग पर आरोप वाली उंगली उठाती है। जूनियर सिस्टर, उसने तुम्हें पहले ही जलील कर दिया है, फिर भी खुद को उसके पैरों में क्यों गिरा रही हो? वो जवाब मांगती है, तुमने हम फीमेल कल्टिवेटर्स की सारी इज्जत लगभग डुबो दी है। चूलिंग के चेहरे का भाव एक भयानक रूप से शांत इरादे में बदल जाता है। आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया सीनियर सिस्टर, वो धीरे से कहती है, लेकिन उसके अगले शब्द हथौड़े की तरह लगते हैं। मेरे लिए यंग मास्टर का वजूद सोर्ड डाउ से भी ज्यादा जरूरी है। हरे कपड़ों वाली सीनियर सिस्टर की आंखें गुस्से से फैल जाती हैं, माथे पर नसें उभर आती हैं। क्या बकवास है, वो दहाड़ती है। उसका ऑरा वायलेंट इरादे के साथ भड़क उठता है। लगता है मुझे तुम्हें तब तक पीटना होगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाती। गोंग अभी बजा भी नहीं है, लेकिन चूलिंग की डिग्निटी के लिए जंग अभी शुरू हो चुकी है। भीड़ खून की प्यासी हो रही है। उनका शोर कान फाड़ देने वाला है। वे चिल्ला रहे हैं, सिखाओ इसे सबक, और कम ऑन, हा हा हा। वे अपने एंटरटेनमेंट के लिए फाइटर्स को एक दूसरे को चीर फाड़ देने के लिए उकसा रहे हैं। मार्शल आर्ट्स के इस केओटिक डिस्प्ले के बीच हमारा सीन साइडलाइंस की तरफ कट होता है, जहां हर किसी की नफरत का सेंटर बना वो आदमी लुइये खड़ा सब देख रहा है। पहले वाली हीलर लेडी फुसफुसाती है, भले ही ये लुइये थोड़ा हैंडसम है, लेकिन ग्रेट डाउ सेक्ट में इससे ज्यादा हैंडसम कम से कम 10 लड़के तो होंगे ही। और सामने के सीन से कंफ्यूज होकर कहती है, आखिर इसने इस छोटी बच्ची पर ऐसा क्या जादू कर दिया है, ये सच में बहुत बैफलिंग है। स्टेज पर बैटल इंटेंस हो जाती है। पेल ग्रीन कपड़ों में वो लड़की, जिसकी मूवमेंट्स शार्प और अग्रेसिव हैं, लगातार कई अटैक्स लॉन्च करती है। वो चिल्लाती है, जूनियर सिस्टर, अगर तुम जल्दी नहीं जागी तो अपनी सीनियर सिस्टर को इम्पोलाइट होने के लिए ब्लेम मत करना। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सर्ज होती है, जो कई फैंटम क्लोन्स बनकर उसकी अपोनेंट को घेर लेती है। लेकिन उसकी अपोनेंट चूलिंग है। अपनी सिग्नेचर पर्पल ड्रेस में वो खुद किसी फैंटम की तरह मूव करती है। उसकी बॉडी से वायलेट एनर्जी का एक मैसिव सर्ज फूटता है, एक डिफेंसिव ऑरा जो वायलेंटली घूमता है और सामने से आने वाले हर स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देता है। अचानक मोमेंटम शिफ्ट होता है। सीनियर सिस्टर का अज्योर ब्लेड डिफेंसेस को चीरता हुआ अंदर घुस जाता है। ऊपर देखती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आपके कंसर्न के लिए थैंक यू सीनियर सिस्टर, वो कहती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा रिजॉल्व भरा है। बेलान पीक की चूलिंग की विक्ट्री। चूलिंग शान से खड़ी है। वो हल्का सा बो करती है, एक ग्रेसफुल विनर की तरह, और कहती है, मैं आपका कंसेशन एक्सेप्ट करती हूं। उसकी नज़र तुरंत साइडलाइंस की तरफ जाती है, डेस्परेटली एक इंसान को ढूंढते हुए। उसके गाल एड्रेनलिन और अफेक्शन के मिक्सचर से लाल हो जाते हैं जब उसकी नज़रें उससे मिलती हैं। उसके चेहरे पर एक ब्राइट होपफुल स्माइल आ जाती है और वो चिल्लाती है, यंग मास्टर, मैं जीत गई। उसकी आंखें चमक रही हैं, थोड़ी सी तारीफ, एक सिर हिलाने या किसी ऐसे साइन के लिए प्लीड कर रही हैं जिससे लगे कि उसने उन्हें खुश किया है। लेकिन बदले में उसे सिर्फ साइलेंस मिलता है। लू ये उस फेसलेस भीड़ के बीच खड़ा है। उसकी आंखें बंद हैं, उसके एक्सप्रेशन एकदम फ्लैट हैं। अपने कपड़ों के एक शार्प स्विश के साथ वो वहां से जाने लगता है। उसके लिए चूलिंग की विक्ट्री एक्सपेक्टेड थी, एकदम नॉर्मल, या शायद उसकी एनर्जी के लायक ही नहीं थी। चूलिंग बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है और भीड़ इस कोल्ड रिजेक्शन को देखकर एक नए आउटरेज के साथ भड़क उठती है। नेक्स्ट मैच, वो अनाउंस करता है। भीड़ की बड़बड़ाहट के ऊपर उसकी आवाज गूंजती है,
लू ये गू किंग। भीड़ फिर से वाइल्ड हो जाती है, लेकिन इस बार वे नफरत में एक साथ हैं। गू किंग, अपना बेस्ट दो, लू ये को हरा दो। वे अपनी मुट्ठियां हवा में उछालते हुए चिल्लाते हैं। लू ये शांत खड़ा है। उसके इंटरनल मोनोलॉग में कोई डर नहीं है। इनफैक्ट उसे तो कोई रिकग्निशन ही नहीं है। वो अपनी लाल आंखों को थोड़ा नैरो करता है और सोचता है, गू किंग, मुझे तो इस नाम का कोई इंप्रेशन नहीं याद आ रहा। लू ये के इस तिरस्कार से अनजान गू किंग अपनी मैसिव तलवार को अपने सर के ऊपर उठाता है। आज मैं सबकी तरफ से तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा, वो गरजता है। वो हवा में उछलता है और लू ये को चटनी बना देने के इरादे से तलवार को एक डेवास्टेटिंग ओवरहेड स्लैश के साथ नीचे लाता है। इससे पहले कि वो जायंट संभल पाता, लू ये काउंटर करता है। वो बस अपना एक हाथ उठाता है और उसकी हथेली से क्रिम्सन एनर्जी का एक टेरिफाइंग बर्स्ट एक्सप्लोड होता है। इम्पैक्ट इंस्टेंटेनियस होता है। गो किंग पीछे की तरफ ऐसे उड़ता है जैसे उसका कोई वेट ही ना हो। लू ये इस ड्यूअल की सोलेमनिटी का मजाक उड़ाते हुए बड़े आराम से लैंड करता है। मैं तुम्हारा कंसेशन एक्सेप्ट करता हूं। अरीना के बहुत ऊपर इस केओस को ऑब्जर्व करते हुए वाइस सेक्ट मास्टर कमेंट करते हैं, इस जनरेशन ने सच में काफी अच्छे सीडलिंग्स प्रोड्यूस किए हैं। वो जोर से सोचते हैं। वो नीचे एक साथ चलते हुए उन तीनों को देखते हैं। लू ये, जिसके एक तरफ वाइब्रेंट यूए होंगलिंग और दूसरी तरफ डिवोटेड चूलिंग चल रही हैं। इस सिचुएशन को डाइसेक्ट करते हुए एल्डर की आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं। इंडीड बैलान पीक वाले तो स्पेशली एग्जैजरेटेड हैं, वो नोट करते हैं। एक ही जगह पर इतने सारे टैलेंट से इंप्रेस होकर वो मन ही मन उनकी लिस्ट बनाते हैं। एक यूए होंगलिंग, एक चूलिंग। मुझे नहीं लगा था कि जूनियर सिस्टर बाई सिर्फ खुद कल्टीवेशन में स्किल्ड है, बल्कि डिसाइपल्स को सिखाने में भी इतनी फॉर्मिडेबल है। हालांकि वो कंसर्न भी हैं। वो एक्सीलेंट हैं, सर्टनली, वो सोचते हैं। लड़किन की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हुए उनके माथे पर पसीना आ जाता है। लेकिन उनके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। एक हैवी रियलाइजेशन के साथ एल्डर का मुंह बन जाता है। अगर इन दो लड़कियों का सामना लूये से हो गया तो हो सकता है कि उनका कंपीट करने का माइंड ही ना रहे। वो देखते हैं कि यहाँ तक कि जूनियर सिस्टर बाई क्यूलान ने भी ऐसा ही बर्ताव किया था और मन ही मन सोचते हैं कि ये डिटेस्टेबल है। उनकी थ्योरी एक डिसअप्रूवल के स्कॉल में बदल जाती है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मेरा ग्रेट डाओ सेक्ट कहीं जॉयस यूनियन सेक्ट ना बन जाए। एक ऐसा सेक्ट जो डाओ की प्योरिटी से ज़्यादा कार्नल डुअल कल्टीवेशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए इनफेमस है। लेकिन टूर्नामेंट किसी के मॉरल डिलेमा के लिए इंतजार नहीं करता। सेकेंड राउंड मैचअप्स, चूलिंग एडवांस, यूए होंगलिंग एडवांस, लू ये एडवांस। थर्ड राउंड मैचअप्स, चूलिंग एडवांस, यूए होंगलिंग एडवांस। वे पूरी तरह से बोर्ड को स्वीप कर रहे हैं, रास्ता क्लियर करते जा रहे हैं, जब तक कि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही ना बच जाए। फाइनली अगले सिग्निफिकेंट बाउट की अनाउंसमेंट होती है। नेक्स्ट मैच बैलान पीक के लू ये और वेंडाओ पीक के ली जियोमिन। वो तुरंत अपनी टेक्निक समन करता है, इथीरियल ब्लू बैरियर्स बुलाता है, जो जमीन से किसी नुकीले टूमस्टोन की तरह बाहर निकलते हैं। ये टर्टल स्पिरिट शील्ड है, शिमरिंग ब्लू एनर्जी को हाईलाइट करते हुए नैरेशन एक्सप्लेन करता है। इसकी डिफेंसिव पावर एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। ली जियोमिन अपने इस एब्सोल्यूट डिफेंस के पीछे खड़ा है, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो बैलान पीक के उस एरोगेंट डिसाइपल से ज्यादा देर तक टिक सकता है। लेकिन लू ये जंप करता है और स्ट्राइक करता है। क्रैक। वो ब्लू बैरियर इंस्टेंटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है और लाइट के हार्मलेस टुकड़ों में एक्सप्लोड हो जाता है। जिस डिफेंस को एक्सट्रीमली स्ट्रांग बताया जा रहा था, वो लू ये की रॉ स्ट्रेंथ के सामने सिर्फ ग्लिटर बनकर रह जाता है। कैमरा अरीना को दिखाने के लिए पैन आउट होता है। लू ये एकदम टॉल और कंपोज्ड खड़ा है, जबकि ली जियोमिन जमीन पर कोलैप्स हो जाता है। उसके पैर जवाब दे गए हैं। वो बस फिजिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी पूरी तरह डिफीट हो चुका है। इसके बाद वो मैचअप आ ही जाता है जिसे हर कोई और शायद कोई भी नहीं देखना चाहता था। यूए होंगलिंग स्टेज पर कदम रखती है। वो लू ये के सामने खड़ी है। वो हल्का सा ब्लश करती है, एक नर्वस नेगोशिएशन के जेस्चर ने अपना हाथ गालों पर रखती है। मुझे पता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन चलो पहले इस बात पर एग्री करते हैं, चेहरे पर कोई हिट नहीं करेगा। कैमरा लू ये पर जूम इन होता है। उसके होठों के किनारे एक ट्विस्टेड क्रूअल स्मर्क आ जाती है। उसने उसकी रिक्वेस्ट सुन ली थी, उसे प्रोसेस कर लिया था, और इस चीज ने उसे सबसे डार्केस्ट वे में अम्यूज किया। तुमने तो मुझे याद दिला दिया, वो बुदबुदाता है। उसकी आवाज में मैलिस टपकती है। स्मैक। आवाज बहुत ही भयंकर लाउड थी। रेड एनर्जी से भरा एक मैसिव तमाचा सीधे यूए होंगलिंग के खूबसूरत चेहरे के साइड पर पड़ता है। तुमने कहा था चेहरे पर हिट नहीं करोगे, वो चिल्लाती है। डिसबिलीव से उसकी आवाज क्रैक हो रही है। वो उस आदमी को घूरती है जिसे वो एडमायर करती है। उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से जल रही हैं। तो फिर मुझे एनलाइटन कीजिए सीनियर ब्रदर। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का एक एक कतरा अपनी टेक्निक में चैनल करती है। फियरलेस डिवाइन फिस्ट, वो चिल्लाती है।
एनर्जी एक कोलोसल गोल्डन फिस्ट के रूप में मैनिफेस्ट होती है, इतनी बड़ी जो एक बिल्डिंग को क्रश कर दे और आसमान से एक गिरते हुए पहाड़ के वजन के साथ नीचे आती है। ये लू ये पर एक लंबी ओमिनस परछाई डालती है, उसे पत्थर के फर्श पर फ्लैट कर देने की धमकी देते हुए। नीचे लू ये अपने करीब आती इस कयामत को एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखता है जिसे सिर्फ बोर्ड कहा जा सकता है। वो अपनी खुद की मुट्ठी कसता है जो एक डेंस क्रिम्सन ऑरा के साथ ग्लो करती है। जैसे ही वो जायंट गोल्डन हाथ नीचे क्रैश होता है, लू ये ऊपर की तरफ पंच मारता है। बूम! गोल्डन अवतार के सरफेस पर इंस्टेंटली मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ जाती हैं। एक कान फाड़ देने वाले क्रैक के साथ यूए होंगलिंग का अल्टीमेट अटैक हार्मलेस लाइट के लाखों टुकड़ों में शैटर हो जाता है। यूए होंगलिंग चिल्लाती है वाह जब एक्सप्लोजन का फोर्स उसे पीछे की तरफ उड़ा देता है। काह! वो कराहती है, खुद को खड़ा करने के लिए स्ट्रगल करते हुए। वो ऊपर देखती है, शायद उसे उठाने के लिए एक हाथ या कंसर्न वाले लुक की एक्सपेक्टेशन में, लेकिन इसके बजाय उसे लू ये की दूर जाती हुई पीठ दिखती है। वो पहले ही वहां से जा रहा है। जूनियर डिसिपल्स फुसफुसाते हैं, हे भगवान, क्या इस लू ये को लड़कियां पसंद नहीं हैं? उसकी आंखों के किनारों पर आंसू आ जाते हैं, दर्द से नहीं बल्कि शेयर फ्रस्ट्रेशन से। स्टिंग की सीनियर ब्रदर, मेरा तुमसे अभी हिसाब बाकी है। वो उसकी पीठ की तरफ चिल्लाती है, उसकी आवाज में गुस्सा और बचा हुआ अफेक्शन दोनों मिक्स है। भीड़ जो पहले एक ब्यूटी को हर्ट करने के लिए लुइये को चीर फाड़ देने के लिए रेडी थी, अब कंफ्यूजन में फ्रीज हो गई है। वे बिना किसी हेजिटेशन के उसे उस रोती हुई लड़की से दूर जाते हुए देखते हैं। स्टैंड्स में नैरेटिव बिजारली शिफ्ट होता है, जेलसी फेड हो जाती है और इसकी जगह एक स्ट्रेंज ट्विस्टेड पिटी ले लेती है। दो डिसिपल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, सॉलिमली सर हिलाते हुए। अगर सच में ऐसा ही है तो लुइये भी काफी बेचारा है। क्या हमने उसे मिसअंडरस्टैंड किया? एक पूछता है, दूसरा समझदारी से सर हिलाता है। लड़कों को भी बाहर अकेले रहते हुए खुद को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। 5th राउंड शुरू, लू ये वर्सेस लिंगहू वुशुआंग। लू ये एक बार फिर स्टेज पर खड़ा है। उसका ओपोनेंट लिंगहू वुशुआंग एक सोर्ड्समैन है जिसे उसने पहले हराया था। मैंने अपने डिफेक्ट्स को ऑलरेडी ठीक कर लिया है, लेकिन लगता है मैं अभी भी तुम्हारा मैच नहीं हूं। लू ये उस आदमी को देखता है जो बिना किसी शेम के अपनी वीकनेस मान रहा है। शर्म को जानना और फिर ब्रेव बनना, लगातार प्रोग्रेस करना ही कल्टीवेशन का रास्ता है, लू ये शांति से कहता है। इस अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स से एनकरेज होकर लिंगहू वुशुआंग त्योड़ी चढ़ाता है और वो सवाल पूछता है जिसने पूरे सेक्ट को परेशान कर रखा है। तुम कोई अनरीजनेबल इंसान नहीं हो, तो फिर तुम अपनी जूनियर सिस्टर्स के लिए इतने सैवेज और रूथलेस क्यों हो? लू ये के आसपास की हवा इंस्टेंटली फ्रीज हो जाती है। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, वो कहता है। उसकी आवाज एक ऑक्टेव नीचे गिरती है जो एक लो डेंजरस ग्राउल बन जाती है। बस अपना मूव चलो। उसका रिस्पॉन्स सुनकर लिंगहू वुशुआंग अपनी माइटी टेक्निक के साथ एक फेटल ब्लो मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन लुई अपने खुद की शक्तिशाली सॉर्ड इंटेंट रिलीज करके जवाब देता है। एक लाल रंग की एनर्जी ब्लेड आगे बढ़ती है और विरोधी के फ्लेम अटैक को चीरते हुए निकल जाती है। लिंगहू अपने हमले को हीरो द्वारा पूरी तरह से बेअसर होते देख हैरान रह जाता है। फिर वो युवक मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वे अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखने वाले हैं। उसकी तलवार जमीन पर गिर जाती है और वो खड़ा हो जाता है, जो एक बार फिर से प्रोटैगनिस्ट से हार गया था। इसके साथ ही वो मुड़ता है और सभी के सामने घोषणा करता है कि वो सरेंडर कर रहा है और इस कॉम्बैट को छोड़ रहा है। लू ये एक मुस्कान और सम्मानजनक हाथ के इशारे के साथ सरेंडर को स्वीकार कर लेता है। ये देख रहे एल्डर्स उस युवक के टैलेंट से काफी प्रभावित होते हैं। उनमें से एक कहता है कि बाई क्यूलान सॉर्ड डाओ में स्पेशलिस्ट नहीं है और उसे खुद उस युवक को सिखाना चाहिए। दूसरा कहता है कि वो तो उसे हरा भी नहीं सकता, इसलिए उसे खुद ही उसका मास्टर होना चाहिए। एक तीसरा एल्डर कहता है कि वो लू ये को व्यक्तिगत रूप से सिखाने के लिए अपने मास्टर से बात करेगा, लेकिन बाई क्यूलान उन्हें बीच में टोकती है और कहती है कि वो युवक उसके पीक का डिसाइपल है। फिर एल्डर्स उस युवक को पाने के लिए संसाधन और खजाने ऑफर करने लगते हैं, लेकिन मास्टर उसे सौंपने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। प्रोटैगनिस्ट इस नज़ारे को देखता है और सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। वो सोचता है कि क्या मास्टर को इस बात का डर नहीं है कि वो उन सभी को फिर से धोखा दे देगा। अचानक एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज आती है जो कहती है कि वो लू को ले जाएगी, जिसे सुनकर मास्टर चौंक जाती है। वॉर सॉर्ड वेनेरेबल एक बहुत ही प्रभावशाली और मजबूत आभा के साथ आसमान से प्रकट होते हैं। सभी एल्डर्स सिर झुकाते हैं और सम्मानपूर्वक उन्हें मार्शल अंकल कहकर ग्रीट करते हैं। बाकी सभी डिसाइपल्स भी बहुत श्रद्धा के साथ उस सुप्रीम एल्डर के सामने सिर झुकाते हैं। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और सोचता है कि एक सुप्रीम एल्डर भी किसी को चुराने के लिए आ गया। अचानक एक और एल्डर वहां आता है और कहता है कि वो युवक उसके सॉर्ड डाओ के लिए ज्यादा उपयुक्त है। फिर आसमान से एक और प्रकट होता है और कहता है कि लू ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। मास्टर बाई उन्हें मार्शल अंकल्स कहकर बुलाती है और उसके डिसाइपल को चुराने की कोशिश करने के लिए उन्हें डांटती है। एल्डर्स में से एक तर्क देता है कि वो एक स्पेल कल्टीवेटर है और उसे नहीं सिखा सकती, लेकिन वो इस बात पर जोर देती है कि ये कोई कारण नहीं है कि वो बस उसे उससे चुरा ले।
फिर वॉरसॉर्ड वेनरेबल उस युवक से सीधे पूछने का फैसला करते हैं। वो उड़कर प्रोटैगनिस्ट के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो किसी दूसरे सेक्ट में शामिल होने का इच्छुक है। मास्टर और होंगलिंग उसे घूरती हैं और इस बात को लेकर बेचैन होती हैं कि वो सभी को क्या जवाब देगा। होंगलिंग चेतावनी देती है कि अगर वो चला गया तो उसके बाद से उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसा लगता है कि उस युवक ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है। सभी की हैरानी के बीच वो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि बेशक वो इसके लिए तैयार है। एल्डर खुशियां मनाता है और कहता है कि वो उसे सेक्ट मास्टर से मिलवाएगा और उन्हें ही फैसला करने लेगा। इसके साथ ही सभी एल्डर्स तेज गति से ग्रैंड मास्टर्स हॉल की ओर निकल पड़ते हैं। अन्य डिसाइपल्स भी अपने लिए कोई अच्छा मौका मिलने की उम्मीद में वहां जाने का फैसला करते हैं। होंगलिंग मास्टर से पूछती है कि इस स्थिति में अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब मास्टर पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करती है कि जब तक वो वहां है कोई भी उसे नहीं चुरा सकता। फिर वो ये कहते हुए हॉल की ओर उड़ जाती है कि वो भी मास्टर से बात करेगी। वो महिला सभी पर चिल्लाती है कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है और इस इवेंट को जारी रखने को कहती है। अगली फाइट चू लिंग और शाओ हुआरोंग के बीच है, जो दो सुंदरियों का टकराव है। वो दोनों अरीना में एक दूसरे का सामना करती हैं और चू लिंग अपनी सीनियर सिस्टर से अपना कदम उठाने के लिए कहती है। इस बीच महान डाओ हॉल में एल्डर्स उस टैलेंटेड डिसाइपल के लिए गुहार लगाते हैं। मास्टर बाई भी वहां पहुंच जाती है और मास्टर से ना कहने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि वो उनके सामने सिर झुकाएगी। तभी डाओ सेक्ट के महान मास्टर लियो चैंगफेंग प्रकट होते हैं और सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। सभी एल्डर्स उनकी बात मानते हैं और अपने लीडर के अधिकार के सामने शांत हो जाते हैं। मास्टर फिर बाई की तरफ देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो सोच रहे हैं कि इस स्थिति में क्या किया जाए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो उस युवती की सुंदरता की तारीफ करते हैं जिसे उन्होंने 1 साल से नहीं देखा था। बाकी एल्डर्स अपने मास्टर के इस रवैये से हैरान और शर्मिंदा हो जाते हैं। इस पूरी तरह से अप्रत्याशित नज़ारे को देखकर मास्टर बस बिना कुछ कहे आहें भरती हैं। मास्टर सिर झुकाती है और सम्मान और श्रद्धा के साथ उन्हें औपचारिक रूप से ग्रीट करती है। फिर वो उससे कहता है कि वो उसे सीनियर ब्रदर कहकर बुलाए क्योंकि औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जवाब देती है कि सेक्ट के नियम और शिष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। मास्टर सहमत होते हैं और वर्तमान मामले पर उसकी राय पूछते हैं। वो युवती घोषणा करती है कि वो लुइये को जाने की अनुमति नहीं देगी क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। एल्डर्स में से एक उस पर स्पेल कल्टिवेटर होने और डिसाइपल्स को धोखा देने का आरोप लगाता है। फिर वो जवाब देती है कि वो महारत के साथ स्पेल्स और स्वॉर्ड्स दोनों सिखा सकती है। इसके साथ ही वो तीनों मार्शल अंकल्स को एक स्वॉर्ड कॉम्बैट के लिए चुनौती देती है। उनमें से एक एल्डर चुनौती स्वीकार करता है और कहता है कि वो लड़ने के लिए अपनी कल्टीवेशन को सील कर देगा। फिर वो कहती है कि वो कभी नहीं हारेगी और अगर वो उसे चाहते हैं तो उन्हें आसमान में लड़ने के लिए आमंत्रित करती है। एल्डर स्वीकार करता है और कहता है कि एक सक्सेसर के लिए उसे एक बुली कहलाने का कोई डर नहीं है। मास्टर चिंता करते हैं और अपने मार्शल अंकल से अपनी जूनियर सिस्टर को चोट ना पहुंचाने के लिए कहते हैं। बाहर मास्टर एक बड़ी नीले रंग की आइस स्वॉर्ड को समन करती है। चूलिंग दूर से इस नज़ारे को देखती है और अपने मास्टर की शक्ति से हैरान रह जाती है। वो टिप्पणी करती है कि मास्टर की गॉड स्वॉर्ड ने अपनी चाल चल दी है। एल्डर सोचता है कि ये कैसे संभव है क्योंकि उसने पहले कभी वे तकनीक नहीं देखी थी। मास्टर उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है क्योंकि वो इस कॉम्बैट में खुद को पीछे नहीं रोकेगी। वो बूढ़ा आदमी फिर टकराव के लिए अपनी खुद की पर्पल एनर्जी स्वॉर्ड को समन करता है। एक युद्ध की पुकार के साथ वो अपनी सॉलिटरी स्वॉर्ड को लॉन्च करता है। रोशनी के एक बड़े विस्फोट में दोनों एनर्जी स्वॉर्ड्स आसमान में आपस में टकराती हैं, लेकिन मास्टर की तलवार ज्यादा मजबूत साबित होती है और एल्डर की तलवार को टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके साथ ही वो आत्मविश्वास से घोषणा करती है कि मार्शल अंकल अपने बीच की लड़ाई हार गए हैं। फिर वो अगले व्यक्ति की ओर मुड़ती है और उसे अपने ज्ञान से उसे प्रबुद्ध करने के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन वॉर स्वॉर्ड वेनरेबल कहते हैं कि उसने खुद को उसे सिखाने के योग्य साबित कर दिया है। दूसरा एल्डर भी सहमत होता है और कहता है कि वो भी उसकी स्किल्स के बारे में ऐसा ही महसूस करता है। फिर मास्टर अपनी शक्ति को स्वीकार करने के लिए दोनों मार्शल अंकल्स को धन्यवाद देती है। मास्टर पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने जिस स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया वो सेक्ट से नहीं है। वो पुष्टि करती है कि उसे ये संयोग से मिला था और ये महान डाओ सेक्ट का नहीं है। मुस्कुराते हुए मास्टर उसे स्क्रिप्चर पैविलॉन में साथ अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वो युवती मना करती है और कहती है कि उसे हैरान करते हुए उसे स्वॉर्ड आर्ट्स पसंद नहीं है। टूर्नामेंट की विजेता चूलिंग है और फाइनल मैच उसके और लुइये के बीच होगा। वो युवती चेहरे पर मुस्कान और बड़ी उम्मीद के साथ अपने मास्टर को पुकारती है, लेकिन वो हीरो की तरफ से आ रही मर्डरस इंटेंट को महसूस करती है और पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या यंग मास्टर सच में उसकी जान लेना चाहते हैं। दर्शक उत्साहित हो जाते हैं और बिना किसी दया के उस दुष्ट को खत्म करने के लिए उस पर चिल्लाते हैं। अचानक वो लड़की उसके सामने घुटने टेक देती है और मास्टर से कहती है कि वो जैसा चाहें वैसा करें। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि उसे क्या हो गया है। दर्शक भी हैरान रह जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि वो उससे 1000 गुना ज्यादा धर्मनिष्ठ है। हीरो कहता है कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है और वो उसे नीचे नहीं गिराएगा, लेकिन युवती जिद करती है कि वो उसे हरा सकता है, लेकिन वो कभी उसे नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही वो उस पर अपनी तलवार के किनारे से हमला करता है ताकि वो उठ ना सके। युवक उसे पागल कहता है और समझ नहीं पाता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वाइस मास्टर फिर मैच के अंत की घोषणा करते हैं और कहते हैं लुइये ग्रैंड विनर है।
वो हीरो को एक मेडालियन सौंपते हैं और उसे अपना इनाम लेने के लिए ट्रेजर पवेलियन भेजते हैं। प्रोटैगनिस्ट वाइस मास्टर को धन्यवाद देता है और उस गोल्डन मेडालियन को अपने हाथों में ले लेता है। अचानक उसे कहीं से आ रही एक ठंडी ऊर्जा महसूस होती है और वो अलर्ट हो जाता है। बगल में देखने पर उसे मास्टर और हीलर एक साथ दिखाई देते हैं और वो सोचता है कि ये क्या हो सकता है। मास्टर ये जानकर हैरान है कि वो अचानक से इतनी मजबूत हो गई है। दूसरी डिसाइपल उसकी तारीफ करती है और कहती है कि ऐसा लगता है वो उससे बहुत सी बातें छुपाती है। फिर वो उससे सवाल करती है और मास्टर से कहती है कि वो अब सब कुछ कबूल कर ले जो वो जानती है। लेकिन मास्टर शर्मिंदा हो जाती है और हकलाने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि डिसाइपल से क्या कहा जाए। वो युवती इस फ्लर्टेशन को नोटिस कर लेती है और सोचती है कि उसकी मास्टर उसकी पीठ पीछे क्या कर रही है। मास्टर इस सवाल से चौंक जाती है और सोचती है कि क्या उसे पता चल गया होगा। अचानक उसे अपने शरीर में यिन पॉइजन समय से पहले प्रकट होता हुआ महसूस होता है। हीलर चिंतित हो जाती है और पूछती है कि अब आखिर उसके साथ क्या समस्या है। लेकिन मास्टर बस यही कहती है कि कुछ नहीं हुआ और अपने दर्द और बेचैनी को छुपाने की कोशिश करती है। इसके साथ ही वो कहती है कि उसे कुछ काम है और तेज गति से उड़कर दूर चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट ये सब देखता है और सोचता है कि जहर असर कर रहा है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। फिर वो अपना इनाम पाने के लिए महान ट्रेजर पवेलियन की सीढ़ियां चढ़ता है। एक गार्ड उसे चैंपियन के रूप में पहचानता है और उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है। एक बूढ़ा उसे सूचित करता है कि वो 7वीं मंजिल के नीचे से कोई भी 3 खजाने चुन सकता है। प्रोटैगनिस्ट फिर एक वुड स्पिरिट पर्ल और एक रिज की चुनता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पहली 2 चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन कॉल्ड्रन चुनने पर सवाल उठाता है। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ हीरो कहता है कि उसके पास इस चीज के लिए अपने खुद के उपयोग हैं। बाहर आकर वो अन्य डिसाइपल्स को कॉल्ड्रन का प्रचार करना शुरू करता है। युवक एक सीनियर ब्रदर के पास जाता है और एक ब्लैक फ्रूट के बदले में वो आइटम ऑफर करता है। लेकिन वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उस प्रस्ताव पर विचार किए बिना ही उसे वहां से भगा देता है। प्रोटैगनिस्ट परेशान हो जाता है ये सोचकर कि क्या वो उस कॉल्ड्रन को नहीं बेच पाएगा। अचानक उसे इस अवांछित वस्तु से छुटकारा पाने का एक शानदार आइडिया आता है। फिर वो शरीर को मजबूत बनाने के लिए उस कॉल्ड्रन के फायदे बताना शुरू कर देता है। एक चालाक नज़र के साथ वो आगे कहता है कि ये आइटम एक आदमी की मर्दानगी को भी बढ़ाता है। डिसाइपल्स का एक ग्रुप इसमें दिलचस्पी लेने लगता है और पूछता है कि वे इस चीज़ के लिए कैसे व्यापार कर सकते हैं। हीरो फिर घोषणा करता है कि वो इसे केवल एक ब्लैक सोल फ्रूट के बदले में देगा। उनमें से एक आदमी तुरंत ही उस डील को स्वीकार कर लेता है और प्रोटैगनिस्ट के साथ व्यापार कर लेता है। इसी बीच सेट के प्रवेश द्वार पर चूलिंग अपने हाथ में मूंगबीन केक्स का एक बॉक्स लेकर इंतजार कर रही होती है। वो यंग मास्टर को वापस लौटते हुए देखती है और एक उम्मीद भरी मुस्कान के साथ उसे बुलाती है। वो युवती उसे उसकी पसंदीदा पेस्ट्री ऑफर करती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखे बिना ही सीधे आगे निकल जाता है। वो उसे फिर से पुकारती है, लेकिन उस युवक द्वारा उसे एक बार फिर से पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। हीरो फिर अपनी खुद की तलवार पर कदम रखता है और वहां से उड़ जाने की तैयारी करता है। वो सोचता है कि इन 3 खजानों के हाथ में होने से वो कुछ सुलझाने के लिए पहाड़ छोड़ सकता है। लड़की हैरानी से उसे पुकारती है और वो अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव लिए पीछे मुड़ता है। फिर वो कूदती है और यंग मास्टर से उसके लिए रुकने और उसे ना छोड़ने की भीख मांगती है। प्रोटैगनिस्ट बस उसे पागल कहता है और समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके साथ ही वो महिला आसमान की तरफ एक बड़ा पिंक एनर्जी स्टार फायर करती है। मास्टर बाई के आंगन में कमरे के अंदर से एक बड़ी नीली ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। डिसाइपल सोचते हैं कि मास्टर कितनी चीजें छिपा रही हैं और यहाँ इतनी ज्यादा कोल्ड एनर्जी क्यों है। उनमें से एक हॉन्गलिंग से पूछता है कि क्या मास्टर का जहर असर कर चुका है। दूसरी डिसाइपल कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि ये कैसा जहर है जिसके बारे में वो नहीं जानती। वो युवती समझाती है कि ये मास्टर की शारीरिक बनावट से जुड़ी कोई चीज है और इससे बहुत तेज दर्द होता है। वो कहती है कि ऐसा केवल एक हायर रेल्म में होना चाहिए और मास्टर अभी तक वहां नहीं पहुंची है। मास्टर खुद से सवाल करती है क्योंकि पवित्र ग्रंथ होने के बावजूद भी केओस पॉइजन पहले की तरह खत्म नहीं हो रहा है। इसके साथ ही वो महिला सोचती है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अभी भी लुए पर अपनी निर्भरता से छुटकारा नहीं पा सकी है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर बाई के कमरे से चीखें आ रही हैं। उसकी चीखें सुनकर सीनियर सिस्टर और होंगलिंग दोनों हैरान हैं। फिर हम अंदर का दृश्य देखते हैं जहां मास्टर बाई बैठी है और उसने अंततः अपने शरीर के अंदर से यिन पॉइजन की हर एक आखिरी बूंद को खत्म कर दिया है। ये पूरी तरह से गायब हो गया है और उस वजह से वो गहरी सांसें ले रही है। लेकिन उसी पल सीनियर सिस्टर दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है। उसी समय वो अपनी जूनियर सिस्टर को बधाई देते हुए कहती है कि उसने ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है और वो भी डाओ इंटेरोगेशन रेल्म में। फिर वो जल्दी से पास जाती है, मास्टर बाई के कंधे पर अपना हाथ रखती है और पूछती है कि वो अभी कैसा महसूस कर रही है। जवाब में मास्टर बाई कहती है कि वो आराम महसूस कर रही है और सुरक्षित है और वो पहले से ही ठीक है। फिर सीनियर सिस्टर कहती है कि ठंडी की उसके शरीर में प्रवेश कर गई होगी और उस वजह से उसकी की और खून कमज़ोर हो गए होंगे। वो आगे कहती है कि वो पहले से ही डाओ इंटेरोगेशन रेल्म में है।
फिर भी उसकी नब्ज अभी भी ऐसी है और वो अभी भी कह रही है कि वो ठीक है। उसी पल होंगिंग भी कमरे में प्रवेश करती है। मास्टर बाई फिर अपनी सीनियर सिस्टर को बताती है कि ये बस एक छोटी सी बात है और आगे बढ़ने लगती है। फिर वो होंगलिंग से लू ये के बारे में पूछती है कि वो अभी कहाँ है। जवाब में होंगलिंग कहती है कि फर्स्ट प्लेस पाने के बाद सीनियर ब्रदर गायब हो गए हैं। उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए सेक्ट छोड़कर बाहर जाना चाहिए था। ये सुनकर मास्टर बाई तुरंत समझ जाती है कि लू ये कहाँ गया होगा। वो कहती है कि वो शायद गॉड बरियल रिज में है। होंग जवाब देती है कि ऐसा ही होना चाहिए। फिर मास्टर बाई कहती है कि उन्हें जाकर एक बार चेक करना चाहिए। होंगलिंग ये कहकर जवाब देती है, आप क्यों नहीं जाती मास्टर? इस बीच किनारे पर खड़ी सीनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो सोचने लगती है, रुको, उन्हें कैसे पता कि लू ये ट्रेनिंग करने कहाँ गया है? और साथ ही ये गॉड बरियल रिज क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोई प्लीज़ उसे सब कुछ समझाए। वो काफ़ी समय से कंफ्यूज्ड है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उसे जवाब देने के मूड में नहीं है। वे जल्दी से लू ये को खोजने के लिए निकल जाती हैं। अब सीनियर सिस्टर भी उनके पीछे जाने लगती है। वो कहती है, डैम यू बाइक्यूलान, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रही हो? मास्टर बाई पीछे मुड़ती है, मुस्कुराती है और कहती है, हम सोच रहे थे कि क्या तुम हमारे पीछे आओगी? ये सुनकर सीनियर सिस्टर अपने गाल फुलाती है और कहती है, बुल क्रैप, तुम्हारी सीनियर सिस्टर के रूप में मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैं कैसे पीछे नहीं आती? फिर वो होंगलिंग से कहती है, होंगलिंग, तुम एब्सेंट माइंडेड लग रही हो, तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? लेकिन होंगलिंग साफ इनकार करती है। हालांकि वो थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है कि वो बस ये सोच रही थी कि उन्हें पहुंचने में और कितना समय लगेगा। आगे चलते हुए वो सोचने लगती है, सीनियर ब्रदर, मुझे पता है कि मैं गलत थी, आप निश्चित रूप से खतरे में नहीं होंगे। कुछ समय बाद वे एक गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर कोई घुटनों के बल बैठा है, वो है चूलिंग। वो अभी भी अपने यंग मास्टर के बाहर आने और उसे माफ करने का इंतजार कर रही है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो पूछती है कि उसके सीनियर ब्रदर कहाँ हैं। जैसे ही चूलिंग उन्हें देखती है, वो सबसे पहले उनका अभिवादन करती है और कहती है कि वो अभी भी अंदर हैं। जब सीनियर सिस्टर सुनती है कि चूलिंग उन्हें सीनियर सिस्टर्स कहकर बुला रही है, तो वो एक बार फिर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, इस औरत के पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ी गॉसिप होगी। उसे सिर्फ गॉसिप चाहिए। वो आखिरकार कब सच जानेगी और इसे पूरे सेक्ट में फैलाएगी। कोई प्लीज़ उसे सच बता दे। खैर, चूलिंग कहती है कि सिस्टर यूए को जवाब देने के लिए यंग मास्टर पहले ही गॉड बरियल रिज में प्रवेश कर चुके हैं और वो यहाँ उनके धर्मा प्रोटेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। होंगलिंग कहती है कि वो थोड़ी चिंतित है और उन्हें गॉड बरियल रिज के अंदर जाकर देखना चाहिए। जवाब में चूलिंग पूछती है कि वो किस बात को लेकर चिंतित है। फिर होंगलिंग उसके कान के करीब झुकती है और कहती है, जो तुमने किया है वो मैंने भी किया है। ये सुनकर चूलिंग पूरी तरह से हैरान है और रिएक्ट करने में असमर्थ है। फिर वो कहती है, तुमने भी उन्हें पॉइजन दिया? तुमने कौन सा पॉइजन इस्तेमाल किया? होंगलिंग जवाब देती है, ये प्राइमॉर्डियल मॉर्निंग मिस्ट है। जैसे ही वो ये सुनती है, चूलिंग तुरंत गुफा में दौड़ती है और कहती है कि जल्दी करो और यंग मास्टर को चेक करो। अब सीनियर सिस्टर भी उनके पीछे जाने लगती है, ये सोचते हुए, गॉड बरियल रिच का पॉइजन, प्राइमॉर्डियल मॉर्निंग मिस्ट का पॉइजन, मेरी वोकैबुलरी इसका साथ क्यों नहीं दे पा रही है? जैसे ही वो अंदर की तरफ भागती है, उसका पैर अचानक किसी चीज से टकराता है। जब वो नीचे देखती है तो उसे कीड़े जैसा एक विशाल जीव दिखाई देता है, लेकिन वो मरा हुआ है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये क्या है। अंदर से चूलिंग कहती है, डरो मत, ये सभी कॉप्स बीटल्स हैं जिन्हें यंग मास्टर ने मारा है और कोई खतरा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लुइये ने बड़ी संख्या में बीटल्स को मार गिराया है। ये सब देखकर सीनियर सिस्टर सोचने लगती है, ये कॉप्स बीटल सभी सेंटिएंट इंटेंट रेल्म में है, जबकि लुइये सिर्फ ओरिजिन कोर रेल्म में है। क्या किसी को ये अजीब नहीं लगता? जैसे ही चूलिंग और अंदर जाती है, वो देखती है कि अंदर का फॉर्मेशन पहले ही यंग मास्टर द्वारा तोड़ दिया गया है और हर कोई सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकता है। फिर हमें अंदर का दृश्य दिखाया जाता है जहां विशाल मूर्तियां हैं और उनके नीचे लुइये बैठा है और कल्टीवेटिंग कर रहा है। जैसे ही चूलिंग उसे देखती है, वो चिल्लाती है, यंग मास्टर। उसी समय होंगलिंग सोचने लगती है, सौभाग्य से प्राइमॉर्डियल मॉर्निंग मिस्ट अभी तक फूटा नहीं है। लेकिन तभी हम लुइये को अपनी मुट्ठी कसते हुए देखते हैं। उसकी बाह पर नसें उभर आती हैं। पॉइजन मिस्ट उसके शरीर में प्रवेश करने लगता है, जिससे उसे दर्द होता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। होंगलिंग अचानक चिल्लाती है, ये ठीक नहीं है, प्राइमॉर्डियल मॉर्निंग मिस्ट हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। तुरंत चूलिंग लुइये को बचाने के लिए आगे कूदती है, बहुत ज्यादा बेचैन होकर। लेकिन उसी पर लुइये अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे पर अजीब नसें उभर आती हैं। होंगलिंग कहती है, सीनियर ब्रदर, देखो, ये प्राइमॉर्डियल मॉर्निंग मिस्ट है, आप इसे सहन नहीं पाएंगे। मास्टर को आपकी मदद करने दें, उन्हें तायन पावर का उपयोग करके आपको अस्थायी रूप से फ्रीज करने दें। उसी पल लुइये के मुंह से खून आने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। चूलिंग तुरंत अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि यंग मास्टर ने उन्हें जाने के लिए कहा था और वो उनकी धर्मा प्रोटेक्टर है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो सभी को पीछे हटने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर होंगलिंग पीछे मुड़ती है और मास्टर बाई भी मुड़ जाती है। होंगलिंग कहती है,
ठीक है तो चले जाओ, ऐसा नहीं है कि मुझे कैर है। मास्टर बाई कहती है चलो चलते हैं, उसे वैसे भी मदद की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो बाहर जाती हैं अचानक गुफा के अंदर एक भारी एक्सप्लोजन होता है। तेज़ लपटें फूट पड़ती हैं और ये देखकर वो दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। मास्टर बाई चिल्लाती है लू ये। वो सोचने लगती है ये अंडरग्राउंड पैलेस स्पेस। फिर हम होंगलिंग को रोते हुए देखते हैं जब वो चिल्लाती हैं, मास्टर मैंने लुये को मार डाला, मैंने उसे एक बार फिर मार डाला, उसके पास स्पष्ट रूप से 9 जिंदगियां थीं। क्यों क्यों? मास्टर बाई धीरे से मुड़ती है और उसकी ओर देखती है। फिर वो अपनी उंगली आगे उठाती है और उसके चारों ओर एक अजीब नीला ऑरा इकट्ठा हो जाता है। वो शांति से कहती है, होंगलिंग इट्स ओके, थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही वो बोलती है वो अपनी पावर का उपयोग करती है और होंगलिंग तुरंत सो जाती है। उसका शरीर अंततः शांत हो जाता है। होंगलिंग को अपनी बाहों में पकड़े हुए मास्टर बाई चुपचाप वहां बैठ जाती है। उसका एक्सप्रेशन भारी हो जाता है क्योंकि वो मन ही मन सोचती है, लुये तुम आखिर कितना दर्द सह रहे हो। उसी पल सीनियर सिस्टर उसके पीछे आती है और धीरे से पूछती है, क्या हम अंदर जाकर एक नज़र देखें? मास्टर बाई अपनी आंखें बंद करती है और जवाब देती है, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। 2 घंटे बाद गुफा से अभी भी एक मजबूत बैंगनी ऑरा निकल रहा है। मास्टर बाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और बुदबुदाती है, शैटरिंग इन्फेंस, लुये ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मैं जाकर देखती हूं। इसके साथ वो गुफा के अंदर कदम रखती है। जैसे ही वो प्रवेश करती है टूटे हुए पत्थर हर जगह बिखरे हुए हैं और एक घना ऑरा आसपास के माहौल को भर देता है। थोड़ा और आगे चलने के बाद उसे आखिरकार लुये दिखाई देता है। वो आधी बेहोशी की हालत में जमीन पर बैठा है। उसका शरीर एक तीव्र बैंगनी एनर्जी छोड़ रहा है जो लगातार धड़क रहा है। उसकी हालत देखकर मास्टर बाई पूछती है, लुये तुम कैसे हो? लुये धीरे से एक आंख खोलता है। उसका चेहरा पसीने से लथपथ है और वो जवाब देने से पहले एक गहरी सांस लेता है। मैं ठीक हूं मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं आपने मुझ पर कौन सा पॉइजन डाला था? मास्टर बाई एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है, मैंने तुम पर जो पॉइजन डाला था उसे ताइन मैरो बग कहा जाता है। ये लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर पाती, लुये अपना हाथ उठाता है और उसे रोक देता है। हर बार जब मैं ब्रेक थ्रू करता हूं एक नया पॉइजन उभर कर आता है। मास्टर मुझे पॉइजन देने वालों में आपका नंबर कौन सा है? मास्टर बाई हिचकिचाती है और कहती है, मैं खुद भी ठीक से नहीं जानती। लुये फिर खड़ा हो जाता है और शांति से कहता है, तो इसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस जा रहा हूं। वो उसके पास से गुजरता है और कहता है, मास्टर ने पहले ही दाओ इंटीग्रेशन रेल में ब्रेक थ्रू कर लिया होगा, तो कियोस पॉइजन ने अब तक आपकी स्थिति को स्थिर कर दिया होगा ना? दूर जाते हुए वो हल्की सी हंसी हंसता है। फिर वो एक बार फिर मुड़ता है और कहता है, उस तरह का दर्द अब आपको समझ आ जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो चला जाता है। मास्टर बाई बस वहां खड़ी उसे गुफा से बाहर जाते हुए देखती है। उसका चेहरा टेंशन और बेचैनी से भरा हुआ है। दृश्य बदलता है। होंगलिंग अचानक उठती है और चीखती है, सीनियर ब्रदर। वो घबराहट में उठ बैठती है और तुरंत पूछती है, सीनियर ब्रदर कैसे हैं? वो कैसे हैं? उसी पल मास्टर आती है और कहती है, होंगलिंग ज्यादा चिंता मत करो, वो पहले से ही ठीक है। लेकिन होंगलिंग कंफ्यूज दिखती है और कहती है, सच में? क्या 7 दिन पहले ही बीत गए हैं? प्राइमोर्डियल मॉर्निंग मिस्ट को खत्म होने में 7 दिन लगते हैं। मास्टर बाई जवाब देती है, सिर्फ 1 दिन बीता है। लेकिन लुये का रिएक्शन कितना शांत है ये देखकर उसे ठीक हो जाना चाहिए। वो होंगलिंग के कंधे पर अपना हाथ रखती है और आगे कहती है, लुये को भूल जाओ, एंशिएंट हेवेंस चोजन बैटलफील्ड आधे साल में खुल जाएगा, तुम फेंग वुशिये को देख पाओगी। फिर फेंग वुशिये का नाम सुनकर होंगलिंग दंग रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, फेंग वुशिये, सही कहा ना, मैं उसके बारे में लगभग कैसे भूल सकती थी। लेकिन अचानक वो खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं, मुझे सीनियर ब्रदर की देखभाल करनी है, और वो तुरंत बाहर भागती है। उसके पीछे मास्टर बाई एक गहरी सांस लेती है और बुदबुदाती है। ऐसा लगता है कि इस जन्म में उसे लू ये से पूरी तरह प्यार हो गया है। कुछ देर बाद होंगलिंग लू ये के कमरे के बाहर पहुंचती है। चूलिंग पहले से ही वहां बैठी है और होंगलिंग को देखकर वो हैरान दिखती है और कहती है, सिस्टर होंगलिंग। होंगलिंग आगे बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ सीनियर ब्रदर की निगरानी करूंगी। वो खिड़की के पास जाती है, उस पर अपना हाथ रखती है और धीरे से कहती है, सीनियर ब्रदर, मैं गलत थी, आप सुरक्षित होंगे। कमरे के अंदर लू ये अपने बिस्तर पर कल्टीवेशन पॉस्चर में बैठा है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं आखिरकार इससे पार पा गया। उसके हाथ में एक अजीब छोटी सोल है जो उसका एकदम मिनिएचर वर्जन है। उस सोल से सुनहरी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। लू ये मुस्कुराता है और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राइमोर्डियल मॉर्निंग मिस्ट इतना असरदार होगा, ये नेसेंट सोल को भी रिफाइन कर सकता है। लेकिन अचानक वो छोटी सोल उस पर अपनी बीच की उंगली उठाती है और गुस्से में अपना चेहरा फुला लेती है। ये देखकर लू ये जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, ओ, तो ये सिर्फ एक सेटिंग इन्फिनिट नहीं बल्कि सेटिंग इन्फिनिट सेम जॉइंट इन्फिनिट है। उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंध जाती है जब वो घोषणा करता है, इस जीवन में मैं तुम सबको बहुत पीछे छोड़ दूंगा और देखूंगा कि समय आने पर तुम सब कैसे गायब हो जाते हो।
दृश्य फिर बदलता है। एक टावर के ऊपर एक विशाल घंटी जोर से बजती है। एक अनाउंसमेंट गूंजती है, 9th जनरेशन के डिसाइपल्स, मेरे आदेश का पालन करो। सभी ग्रेट डाओ पवेलियन के सामने इकट्ठा हो। लू ये जो अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा है, अनाउंसमेंट सुनता है और कहता है, क्या हुआ? उसी पल उसका सिस्टम अचानक बीप करता है और एक पैनल दिखाई देता है। सिस्टम कहता है, मास्टर, क्या आप भूल गए? एंशिएंट हेवेंस चोजन बैटलफील्ड खुल गया है। लू ये थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर कहता है, एंशिएंट हेवेंस चोजन बैटलफील्ड? मेरे पिछले जन्म में जब मैंने भाग लिया था तो मैं ओरिजिन कोर रेल्म के सिर्फ 6th लेवल पर था, लेकिन इस जीवन में मैं पहले से ही सेटिंग इन्फिनिट रेल्म के 5th लेवल पर हूं। मैं निश्चित रूप से बड़ी चीजें हासिल करूंगा। इसके साथ वो तुरंत अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर खड़े होकर बैटलफील्ड की ओर निकल पड़ता है। लेट्स गो, ग्रेट डाउ पवेलियन की ओर जाने का समय आ गया है। जल्द ही ग्रेट डाउ पवेलियन पर अनगिनत डिसाइपल्स पहले ही इकट्ठा हो चुके हैं। एक एल्डर आगे आते हैं और घोषणा करते हैं, एंशिएंट हेवेंस चोजन बैटलफील्ड में अब नॉर्मैलिटीज दिखाई दी हैं। ये जल्द ही सेंट्रल रीजन की 9 ड्रैगन्स वैली में खुलेगा। ये प्राचीन बैटलफील्ड हर 10 लाख साल में एक बार खुलता है और इसके अंदर रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में हैं। 100 साल से कम उम्र का कोई भी प्रवेश कर सकता है, जो इसे आप सभी के लिए सबसे उपयुक्त बैटलफील्ड बनाता है। उसी पल चूलिंग उये के पीछे आती है और कहती है, यंग मास्टर, आप निश्चित रूप से जाएंगे, है ना? हालांकि ये खतरे, किलिंग इंटेंट और अनगिनत चुनौतियों से भरा है। एंशिएंट हेवेंस की अनडेड स्पिरिट्स इसके अंदर भटकेंगी। डेमन स्पिरिट्स, मॉन्स्टर्स और घोस्ट रेसेस के चुने हुए लोग भी प्रवेश करेंगे। अन्य सेक्स तकारे चुराने के लिए हत्या करेंगे। इसलिए कृपया ध्यान से सोचें और सावधानी से कार्य करें। उसी समय होंगलिंग को भी चुपचाप लुये को देखते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें फेंग वुक्सी की एक छोटी सी झलक मिलती है। होंगलिंग मन ही मन सोचती है, फेंग वुक्सी, हम फिर से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अपग्रेडेड सेटअप तैयार है और उसमें से एक फ्लैगशिप लोगों को उस स्थान की ओर ले जाती हुई आती है। लुये सबसे पहले ऊपर जाता है। ठीक उसके पीछे चूलिंग ऊपर जाती है और कहती है, मास्टर, एक पल रुकिए, हम भी आ रहे हैं। इस बीच हम एक अंधेरी जगह देखते हैं जहां कोई उत्साह से चिल्लाता है, आखिरकार बैटलफील्ड खुल गया है, हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। फिर हंसते हुए वह कहता है, जाओ मेरे बच्चों, हर चीज में आग लगा दो। राइटियस पाथ का एक भी जीनियस जिंदा नहीं बचना चाहिए। हर जगह हमारा नाम फैलाओ, क्योंकि हम यहाँ भारी तबाही मचाने वाले हैं। ये सभी डीमंस हैं। दूसरी ओर हम मॉन्स्टर रेस को देखते हैं। उनका सबसे बड़ा लीडर प्रकट होता है और कहता है, आखिरकार बैटलफील्ड सीक्रेट रीन खुलने वाला है। जैसे ही ये खुलता है, मुझे ह्यूमन एसेंस चाहिए। ये एसेंस इंसानों के अंदर से आता है। और वो आगे घोषणा करता है, जो कोई भी मेरे लिए सबसे मजबूत एसेंस और रिसोर्सेज लाएगा, मैं उन्हें प्रमोट करूंगा। मैं उन्हें एक मॉन्स्टर किंग बनाऊंगा और व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन करूंगा। उन्हें सुप्रीम टेक्निक्स सिखाऊंगा ताकि वो अल्टीमेट मॉन्स्टर आर्ट्स में महारत हासिल कर सकें। ये सुनकर सभी मॉन्स्टर्स उत्साहित हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि वे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके बीच हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक फीमेल बर्ड लगती है। वो मन ही मन सोचती है कि इस जीवन में मुझे स्पिरिट मॉन्स्टर एम्परर को मारना ही होगा। उसे खत्म करने के बाद ही मॉन्स्टर रेस में शांति वापस आएगी। अब हम लुये की ओर लड़ते हैं, जो पहले ही निकल चुका है, जब लिंगहू वुशवांग कहता है कि क्या आप जानते हैं कि कौन सी डायनेस्टीज और सेक्ट्स आ रहे हैं? 3 डायनेस्टीज और 5 सेक्ट्स आने वाले हैं और हम उनमें से एक हैं। वो आगे कहता है, ब्रदर लुये, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। शायद आप नहीं जानते, लेकिन मैं समझाऊंगा कि कौन सी फोर्सेज आ रही हैं। फिर वो उन्हें लिस्ट करना शुरू करता है, केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों को समझाते हुए जहां वे जा रहे हैं, जिसमें कई डायनेस्टीज और 5 महान सेक्ट्स शामिल हैं। वो होंगलिंग के सामने शो ऑफ करने के लिए उत्सुकता से उनके नाम लेना जारी रखता है, जिसमें यिन और यांग सेक्ट, सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट, माउंटेन सेक्ट, रिवर होली टावर सेक्ट और अन्य सेक्ट्स जैसे सेक्ट्स की लिस्ट होती है। होंगलिंग उसे अजीब तरह से देखती है, स्पष्ट रूप से चिढ़ी हुई। ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि कोई उसे चुप करा दे। लुये आखिरकार बीच में टोकते हुए कहता है, इनफ, तुम और कितने नाम लेने वाले हो? जब वे पहुंचेंगे तो हम देख लेंगे। लेकिन वो आदमी अपनी बात खत्म करने पर जोर देता है, कहते हुए कि जानकारी होना जरूरी है और कई चीजें होने वाली हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। इस बीच चूलिंग होंगलिंग के पास आती है और कहती है, हम पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। जल्दी हम एक गैदरिंग प्लेस देखते हैं जहां सभी को इकट्ठा होना है। फ्लाइंग शिप उतरती है और लोग नीचे उतरने लगते हैं। हर कोई उन्हें देखता है। एक व्यक्ति टिप्पणी करता है, वाओ, यिन एंड यांग सेक्ट की लड़कियां अद्भुत हैं, इतनी सुंदर और आकर्षक कि मैं अपनी नजरें भी उनसे नहीं हटा पा रहा हूं। एक और जोड़ता है कि जॉयस यूनियन पवेलियन में भी शानदार लड़कियां हैं और कई शक्तिशाली हस्तियां आ रही हैं। वो ये भी बताता है कि इससे शहर में बहुत अच्छा बिजनेस आएगा, क्योंकि अमीर लोग बहुत खर्च करेंगे। फिर हम यिन एंड यांग सेक्ट के 2 सदस्यों को देखते हैं, होली मेडन रुआ युवान और होली सन यांग वूफा।
लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि क्योंकि एक के पास यिन और दूसरे के पास यांग है, वे दाओ कंपेनियंस हो सकते हैं। जब यिन और यांग मिलते हैं तो ये एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया पैदा करता है। ड्यूअल कल्टीवेशन के माध्यम से उनकी ताकत बढ़ाता है। ये उनके सेक्ट में आम है, इसलिए वे एक कपल हो सकते हैं, या शायद नहीं। ये सिर्फ एक अनुमान है। दूसरी ओर सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट के लोग आते हैं। उनका ऑरा बहुत शक्तिशाली है और उनकी उपस्थिति ही तीव्र दबाव पैदा करती है। उनका स्वॉर्ड इंटेंट इतना मजबूत है कि लोग हैरान हैं। एक व्यक्ति घबराहट में अपनी तीसरी तलवार के कांपने के बारे में मजाक करता है और फिर जल्दी से खुद को सही करते हुए कहता है कि उसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका कल्टीवेशन अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। फिर हमारा मुख्य समूह ग्रेट डाओ की टीम के रूप में आता है। उनकी एंट्री शानदार है और लोग हैरान हैं। 3 खूबसूरत लड़कियां लू ये के साथ नीचे उतरती हैं जो उनके आगे हैं। स्थिति पहले से बहुत अलग है। जैसे ही सीनियर सिस्टर्स में से एक नीचे उतरती है, होली सन यांग वूफा फ्लर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना परिचय देता है और उसका नाम पूछता है। वो ठंडेपन से जवाब देती है, मेरा नाम शाओ हुआरोंग है। वो फिर बाकी दोनों के नाम पूछता है, लेकिन होंगलिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दफा होने के लिए कहती है। वो उनके एटीट्यूड के बारे में बुदबुदाते हुए पीछे हट जाता है। लू ये चुपचाप देखता है, उसे अतीत से पहचानता है और याद करता है कि कैसे उसने एक बार उसे बुरी तरह पीटा था। जल्द ही लू ये चला जाता है और अकेले कल्टीवेट करने के लिए उठ जाता है। लड़कियों में से एक ध्यान देती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। उसके अंदर गहरी नाराजगी है जो इतनी आसानी से हल नहीं होगी। वो बैठ जाता है और कल्टीवेटिंग शुरू कर देता है, भले ही सीक्रेट रीम खुलने वाला है। लोग चिढ़कर कह रहे हैं, ये किस तरह का लड़का है, ऐसे समय में भी वो कल्टीवेट कर रहा है। लड़कियां उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज कर देता है, जिससे बाकी लोग और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। फिर कोई कहता है, ये सब भूल जाओ, मैं तुम्हें असली सुंदरता दिखाता हूँ। सुप्रीम एम्परर डायनेस्टी का राजकुमार आने वाला है। तीसरा राजकुमार शैंगवान वुचांग प्रिंसेस शैंगवान हुआंगलिंग के साथ आता है। उन दोनों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटस है। जब लू ये उसका नाम सुनता है तो वो रिएक्ट करता है, लेकिन कहता है कि इस जीवन में अब उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। प्रिंसेस लू ये को देखती है और सोचती है, वो लू ये है। उसके और उन 2 लड़कियों के बीच क्या हुआ? वे इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? क्या हम सभी उससे गहरी नफरत नहीं करते थे? उसका साथी पूछता है कि वो क्या देख रही है, पास की लड़कियों की सुंदरता की तारीफ करते हुए। वो उसे चेतावनी देती है कि लू ये को मत देखो और कहती है, वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, उसे उकसाओ मत, वरना तुम्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो अहंकार से जवाब देता है कि एक बार जब वे एंशिएंट बैटलफील्ड में प्रवेश करेंगे तो उसका पहला टारगेट लू ये ही होगा। प्रिंसेस ठंडेपन से मुस्कुराती है और सोचती है, शायद मुझे लू ये को उससे निपटने देना चाहिए, ये मेरे लिए चीज़ों को आसान बना देगा। उसके विचार काले और चालाकी से भरे हैं, हालांकि उसका साथी अनजान रहता है, आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है और शो ऑफ करता है। अंततः कुछ समय बाद तेज रोशनी दिखाई देने लगती है और हर कोई एक साथ इकट्ठा हो जाता है क्योंकि सीक्रेट रीम के खुलने का समय करीब आ रहा है। सीक्रेट रेल्म आखिरकार खुल गया है। जैसे ही ये खुलता है, लू ये तुरंत सबसे पहले अंदर दौड़ता है। वो बहुत जल्दी में है और एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना सीधे प्रवेश करता है। उसके साथ जो चू लिंग है वो पुकारती है, यंग मास्टर प्लीज मेरा इंतजार करें, लेकिन वो नहीं रुकता और सीधा अंदर चला जाता है। जैसे ही वो प्रवेश करता है, लोग आपस में बात करने लगते हैं और सोचते हैं कि उसे सबसे पहले जाने की इतनी जल्दी क्यों है। फिर उन्हें एहसास होता है कि ग्रेट डाओ का डिसाइपल सफलतापूर्वक सीक्रेट रेल्म में प्रवेश कर चुका है। अब यंग सेक्ट का होली सन बहुत ईर्ष्या महसूस करता है। वो कहता है, उसकी पहले प्रवेश करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, और तुरंत उसके पीछे अंदर जाता है। जल्द ही वे दोनों एक साथ सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करते हैं। होली सन गुस्से से कहता है, मैं वो था जिसने पहले कदम रखा था और तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू ये शांति से जवाब देता है, ओह तुम मुझे मार डालोगे? देखते हैं कौन किसे मारता है। मैं वैसे भी पहले से ही तुमसे नफरत करता हूं। वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके बीच गहरी दुश्मनी है। होली सन एक पावरफुल टेक्निक का उपयोग करके पहला अटैक करता है। ये एक मजबूत और प्रभावशाली अटैक है, लेकिन जैसे ही ये लुइये को लगने वाला होता है, वो इसे एक ही पंच से नष्ट कर देता है। फिर वो कहता है, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है? होली सन थोड़ा हैरान होकर जवाब देता है, वाओ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो है, मुझे लगा था तुम एक ही मूव में मारे जाओगे। लू ये ठंडेपन से जवाब देता है, तो तुम्हारे पास बस इतना ही है? मुझे लगा था तुम ज्यादा मजबूत होगे, लेकिन लगता है कि यही तुम्हारी लिमिट है। अब मेरी पावर का सामना करने की तुम्हारी बारी है। इसके साथ लू ये अपनी पाम टेक्निक का उपयोग करता है जिसे सेलेस्टियल वेनेरेबल फिस्ट कहा जाता है। ये अटैक बेहद पावरफुल है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे ही वो प्रहार करता है, होली सन प्रतिरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से हार जाता है। जिस पल अटैक लगता है, वो पीछे की ओर उड़ जाता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो तुरंत मर जाता है। वो कभी नहीं उठ पाएगा।
लुये उसके शरीर के पास जाता है और कहता है, तुम इस लेवल की स्ट्रेंथ के साथ मुझे चैलेंज करने आए थे। मेरे पिछले जीवन में तुम शायद ज्यादा देर तक टिक जाते, लेकिन इस जीवन में तुम एक भी अटैक का सामना नहीं कर सके। कितनी निराशा की बात है होली सन। फिर वो उसकी उंगली से अंगूठी निकालता है और कहता है, मैं इसे कॉम्पनसेशन के रूप में लूंगा। इसके बाद वो खुद से कहता है, अब मुझे अपनी तलवार ढूंढनी है। इसके बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है। वो विशेष रूप से अपनी सबसे मजबूत तलवार खोजने के लिए सीक्रेट रेल्म में दाखिल हुआ था। बाद में जब अन्य लोग रेल्म में प्रवेश करते हैं तो वे होली सन की लाश देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये किसने किया होगा। होली सन एक पावरफुल टाइटल था जो केवल मजबूत व्यक्तियों को दिया जाता था। फिर भी वो एक ही अटैक में मारा गया। हर कोई डरा हुआ और कंफ्यूज्ड है, जो वो देख रहे हैं उस पर विश्वास करने में असमर्थ है। रेल्म के बाहर अचानक एक क्रिस्टल टूट जाता है। लोगों को तुरंत एहसास होता है कि कोई मारा गया है और पूछना शुरू करते हैं कि किसकी लाइफ स्टोन टूटी है। ये पता चलता है कि होली सन की मृत्यु हो गई है, जबकि होली मेडन अभी भी जीवित है। लोरा युआन गुस्से से उसे बेकार ट्रैश कहती है। मुझे पता था कि वो हमारे लिए शर्मिंदगी लाएगा। फिर वो व्यक्तिगत रूप से जांच करने का फैसला करती है कि क्या हुआ और ये पता लगाती है कि उसे किसने मारा। इस बीच बाहर के लोग गॉसिप करने लगते हैं, कहते हुए कि यंग सेक्ट का होली सन बेहद कमज़ोर निकला, इतनी आसानी से मर गया। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। उसके हाई स्टेटस के बावजूद उसे बेकार कहते हैं। इस बिंदु पर सुप्रीम एम्परर डायनेस्टी का राजकुमार आता है। ये सब देखने के बाद वो कहता है, लगता है ये बोरिंग नहीं होगा, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर वो भी सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करता है। प्रिंसेस उसे एक जानलेवा मुस्कान के साथ जाते हुए देखती है और सोचती है, जाओ, तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। एक बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है। सीक्रेट रेल्म के अंदर हम पत्थर की तलवारों से भरा एक क्षेत्र देखते हैं। लुये वहां पहुंचता है और भावुक होकर कहता है, तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारे बिना हर पल अधूरा लगता था। तुम्हारे बिना मैं किसी अन्य हथियार का भी उपयोग नहीं कर सकता। वो अपनी तलवार से बात कर रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अनगिनत तलवारें उस पर अटैक करती हैं, लेकिन वो उन सभी को नष्ट कर देता है और आगे बढ़ता रहता है। वो कहता है, लगता है फिर से लड़ने का समय आ गया है। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ वो अपने सामने की हर चीज को नष्ट कर देता है, अपना रास्ता पूरी तरह से साफ कर देता है। आखिरकार वो उस पत्थर की तलवार तक पहुंच जाता है जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, उत्साह से भरा हुआ, और कहता है, मैंने तुम्हें इतने सालों तक मिस किया है। आई मिस यू सो मच माई डियर। फिर वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, कन्फ्यूज या डरो मत, तुम्हारा असली मास्टर वापस आ गया है। उसी पल एक शक्तिशाली एनर्जी फूट पड़ती है। अचानक एक आवाज जवाब देती है, तुम कंफ्यूज किसे कह रहे हो? किसने कहा कि मैं डरा हुआ हूं? मैं किसी से नहीं डरता। जो भी मेरे सामने आता है मैं उसे काट देता हूं। ये स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही है। लुये को एहसास होता है, तो ये मेरी तलवार की स्पिरिट है। उसे याद आता है कि स्वॉर्ड स्पिरिट का स्वभाव डरपोक है और ये आसानी से खुद को प्रकट नहीं करती, लेकिन अगर ये उसके साथ रहती है तो ये बहुत मजबूत हो जाएगी। वो आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वो उसे दिखाएगा कि असली ताकत का वास्तव में क्या मतलब है। जैसे ही वो स्पिरिट से बात करता है, भारी मात्रा में एनर्जी लगातार बढ़ती रहती है। लू ये सॉर्ड स्पिरिट को मनाने की कोशिश करता रहा। उसे मनाते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें अपार शक्ति दे सकता हूँ। मैं तुम्हें अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना सकता हूँ। अब तलवार ने जवाब दिया, तुम जो कह रहे हो वो सही लगता है, लेकिन मेरे पास क्या गारंटी है? लुये ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार बन जाओगे। तो उसने सोचा, तुम जो कह रहे हो वो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये ऑसम लग रहा है। और इसी तरह तलवार डील के लिए मान गई और लुये के हाथ में आ गई। जैसे ही ये उसके हाथ में आई, लुये ने अपनी शक्ति जारी की और कहा, चूंकि तुम मेरे साथ आए हो, तुम्हारा नाम स्टोन सॉर्ड है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम के रूप में लिटिल स्टोन कहूंगा। तलवार तुरंत असहमत हो गई। ये किस तरह का ट्रैश नाम है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एक बेहतर कूलर नाम दो। इससे पहले कि ये बहस जारी रह पाती, अचानक पीछे से एक आवाज आई। चूलिंग खुशी से आई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मास्टर, आपने फिर से स्टोन सॉर्ड प्राप्त कर ली है। लेकिन लू ये ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्टोन सॉर्ड पकड़े हुए उसने कहा, ऑल राइट, बहुत बातें हो गई, मैं बस स्टोन सॉर्ड कहूंगा। तलवार अभी भी गुस्से में थी, लेकिन लू ये ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वहां से जाने लगा। जब वो जा रहा था, चूलिंग ने पुकारा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं? लेकिन लू ये ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा।
उसे अपना अगला टारगेट पहले से ही पता था कि कहाँ जाना है और कौन से खजाने प्राप्त करने हैं। उसने सोचा, मैंने पहले ही इस जगह का मुख्य खजाना ले लिया है जो मेरा सोर्स था, अब अगले वाले का समय है, इस झील के नीचे छिपा खजाना। ये कहते हुए वो सीधा नीचे कूद गया। अब हमें झील दिखाई जाती है, साफ पानी का एक विशाल भाग जिसे बैटलफील्ड का पहला लेवल माना जाता है। ये पानी बेहद खास था। इसमें प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की एप्टीट्यूड में सुधार होता है। ऐसी भी अफवाहें थीं कि इस पानी को शुद्ध रखने के लिए झील के भीतर कहीं गहरे एक विशेष छिपा हुआ पर्ल मौजूद है। लेकिन झील का तल बहुत गहरा था और किसी को नहीं पता था कि पर्ल वास्तव में कहाँ था। फिर भी कई लोग इसे खोजने के लिए नीचे गोता लगा रहे थे। उनमें से हॉन्गलिंग भी थी। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पिछले जीवन में सीनियर ब्रदर लुइये मेरे लिए ये पर्ल लाए थे, इसलिए मेरा मानना है कि ये अफवाहें सच हैं। लेकिन इस बार मैं इसे खुद प्राप्त करूंगी। उसके पीछे कई और लोग भी गोता लगा रहे थे। वे सभी खजाना चाहते थे, लेकिन वे जितना गहरे गए उतना ही दर्दनाक होता गया। ये कोई साधारण पानी नहीं था। एक डिसाइपल संघर्ष करने लगा और बोला, मैं 2000 मीटर तक पहुंच गया हूं, मैं और आगे नहीं जा सकता। मैं अब ये दर्द सहन नहीं कर सकता। उसने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। उसने मदद के लिए पुकारा। उसका सीनियर उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वो भी दबाव सहन नहीं कर सका। उसके मुंह से खून निकला और उसे भी ऊपर की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी समय सुप्रीम डायनेस्टी का राजकुमार तेजी से नीचे गोता लगा रहा था। हॉन्गलिंग भी तेजी से नीचे जा रही थी। राजकुमार ने अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने मुंह के चारों ओर एक बुलबुला बनाया ताकि वो पानी के नीचे बोल सके। उसने कहा, तुम काफी समय से मेरी बराबरी कर रही हो, मैं इम्प्रेस्ड हूं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। कम से कम अपना नाम तो बताओ। मैं सुप्रीम एम्परर डायनेस्टी का शांगवान वुचांग हूं। ये सुनने के बाद हॉन्गलिंग ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, या यूं कहूं मैं तुम्हारी छोटी बहन हुआंगलिंग को अच्छी तरह जानती हूँ। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, ओह, तो तुम मेरी बहन को जानती हो, तो तुम भी उसी डायनेस्टी से होगी। उस मामले में मैं तुम्हें एक प्राइवेट डेट पर इनवाइट करूं तो कैसा रहेगा? हॉन्गलिंग मुस्कुराई और बोली, नाइस जोक, लेकिन तुम मेरे साथ डेट करने के लायक हो या नहीं, ये तुम्हारी एबिलिटी पर निर्भर करता है। तुम जितना गहरे जाओगी मैं उतनी ही इंप्रेस होंगी। उसने इसे टालने के लिए ही ऐसा कहा था, लेकिन राजकुमार ने इसे गंभीरता से ले लिया। ये आसान है, पीस ऑफ केक। उसने गति बढ़ाई और गहराई में चला गया। वो जल्दी ही उससे आगे निकल गया। तुरंत उसने एक स्पिरिचुअल पाम अटैक किया। राजकुमार ने अटैक को महसूस किया और उसे रोकने के लिए पीछे मुड़ा और कहा, वेट, तुमने मुझे गहराई में जाने के लिए कहा और अब तुम मुझ पर अटैक कर रही हो? लेकिन हॉन्गलिंग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी फियरलेस स्किल का उपयोग किया। स्पिरिचुअल एनर्जी से बना एक विशाल ड्रैगन उसकी ओर भेजा। अटैक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसने राजकुमार को गहराई में जाने देने के बजाय ऊपर की ओर खींच लिया। ये सब इसलिए था ताकि वो बिना कंपटीशन के नीचे जाना जारी रख सके। फिर हॉन्गलिंग गोता लगाती रही, 2500 मीटर तक पहुंच गई। उसे कुछ याद आया। मेरे पिछले जीवन में सीनियर लुइये ने कहा था कि खजाना लगभग 3000 मीटर गहरा था, लेकिन अब वो बहुत गहरी जा चुकी थी और दर्द असहनीय था। यहां तक कि 5000 मीटर पर भी उसे कुछ नहीं मिला था। उसे शक होने लगा, क्या सीनियर ने मुझसे झूठ बोला, या क्या उन्होंने इस खजाने को मेरे लिए हासिल करने में कितनी पीड़ा झेली इस तथ्य को मुझसे छुपा दिया। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और भी अधिक दर्द सहते हुए और नीचे चली गई। आखिरकार उसे नीचे हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसे मिल गया वो पर्ल। जिस पल उसने इसे पकड़ा, पर्ल को पकड़े हुए उसने सोचा, इसके साथ मैं अपने शरीर को रिकवर कर सकती हूँ और अपनी एप्टीट्यूड में काफ़ी सुधार कर सकती हूँ। लेकिन तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। सीनियर, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने मेरे लिए ये प्राप्त करने के लिए और भी अधिक कष्ट सहा होगा, इतनी खतरनाक जगह में अपनी जान जोखिम में डालकर। इसके बारे में सोचकर वो बेहद भावुक हो गई। पानी के नीचे भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भावनाओं से अभिभूत होकर वो रोती रही। हॉन्गलिंग ने कहा, सीनियर ब्रदर, आप वास्तव में मेरे प्रति बहुत दयालु थे। मुझे पता है कि आप मेरे लिए कितने अच्छे थे। जिस तरह से आपने मेरे साथ व्यवहार किया, वैसा कोई और कभी नहीं कर सकता। आपने मेरे साथ किसी भी अन्य व्यक्ति से भी बेहतर व्यवहार किया। यहाँ तक कि फेंग वुक्शी ने भी शायद कभी मेरे साथ आपके जितना अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या ये प्यार है? उसने कहा कि उसे ये प्यार जैसा नहीं लगा, क्योंकि जब भी वो फेंग वुक्शी के साथ होती थी तो उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगता था और वो अपने पूरे शरीर में एक तेज गर्मी महसूस करती थी। हालांकि इस जीवन में उसने एक दृढ़ निर्णय लिया। उसने कहा, सीनियर, मैं इस जीवन में आपके साथ रहूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, ये मेरा वादा है।
चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही इसमें मेरी जान चली जाए, मैं आपको कभी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये कहने के बाद उसने वो मोती खा लिया। फिर उसके शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव होने लगे। बहुत जल्द जब वो बाहर आई तो वो पहले ही अगले रिल्म में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। जैसे ही वो बाहर आई, हमने शांग वान वुचांग को देखा जिससे वो पहले लड़ रही थी। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम पानी के नीचे काफी कूदफान कर रही थी, लेकिन अब जब तुम बाहर हो तो ऐसा नहीं कर पाओगी। आओ चलो फिर से लड़ें और देखें कि कौन ज्यादा मजबूत है। जब होंगलिंग ने उसे देखा तो उसने कैजुअली जवाब दिया, तुम मुझे पानी के नीचे छू भी नहीं पाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब बाहर क्या कर सकते हो? बस जल्दी से चले जाओ। लेकिन राजकुमार को परवाह नहीं थी। वो आगे बढ़कर आक्रमण करने के लिए बढ़ा और कहा, मुझे इन सब की परवाह नहीं है, तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूं। हालांकि होंगलिंग ने बस एक मुक्का मारा, बस एक पंच, और उसका दबाव इतना भारी था कि राजकुमार ने इसे सहने के लिए संघर्ष किया। वो बमुश्किल उस ऊर्जा को संभाल पाया और पीछे धकेल दिया गया। होंगलिंग ने शांति से कहा, बस इतना ही लगा। अगर तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं और आगे बढ़ी तो तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। इस समय राजकुमार स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था जब उसने सोचा। वो पानी के नीचे पहले से मजबूत थी, लेकिन अब वो बाहर और भी ज्यादा मजबूत है। उसने इतने कम समय में अपनी पावर को इतना बढ़ाने के लिए वहां नीचे क्या हासिल किया? पूरी तरह से हिलकर वो पीछे हट गया। दृश्य दूसरे स्थान पर बदला, 100 मेडिसिन वैली के पहले लेवल के युद्ध भूमि में। ये घाटी कई पोर्ट लाइक फॉर्मेशन से भरी हुई थी। लू ये इसका निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचा और जैसे ही उसने प्रवेश किया उसने कहा कि ऐसी अफवाहें थी कि ये स्थान एक शक्तिशाली सख्त का एक प्राचीन बगीचा था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये सिर्फ एक बगीचा नहीं था, इसमें कई छिपे हुए खजाने और अजीबोगरीब चीजें थीं। वो विशेष रूप से उन्हें लेने के लिए यहाँ आया था। उसने तुरंत एक सूरजमुखी पर अपनी नजरें जमा दी, एक गोल्डन हेवन ग्रेट सूरजमुखी। हालांकि सूरजमुखी एक फॉर्मेशन द्वारा संरक्षित था और किसी के भी इसे प्राप्त करने से पहले उस फॉर्मेशन को तोड़ना जरूरी था। जैसे ही लुई करीब आया और पास जाते ही उसे एहसास हुआ कि कोई और उसके सामने पहले ही आ चुका था और फॉर्मेशन पर अटैक कर रहा था। वह हैरान था और सोच रहा था कि ये टैलेंटेड व्यक्ति कौन था जिसने पहले ही उस फूल की खोज कर ली थी। आगे देखकर उसने एक आदमी को फॉर्मेशन को तोड़ने और खजाना लेने की कोशिश में लगातार उस पर अटैक करते हुए देखा। लुई तुरंत आगे बढ़ा, ये सोचकर कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो फॉर्मेशन अप्रत्याशित रूप से ढह सकता है। उसने अटैक रोका और कहा, क्या तुम इंसान भी हो या किसी तरह के मॉन्स्टर, या तुम कोई भूत हो? आदमी ने कैजुअली जवाब दिया, बस मुझे देखो और पता लगाओ कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूं। दूसरे आदमी ने इसे हंसकर टाल दिया और कहा कि वह मजाक कर रहा था, यहां तक कि उसके लुक्स की तारीफ भी की। फिर लू ये ने कहा, ऑल राइट, मुझे अपना नाम बताओ। आदमी ने कहा कि वह ली हुआई यू है, लेकिन लू ये ने ज्यादा परवाह नहीं की और इसके बजाय कहा कि ध्यान से फोकस करो और देखो कि मैं इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ता हूं। तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है। जैसे ही लू ये ने अटैक करना शुरू किया, उसने फॉर्मेशन को कुशलता से टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया। ये देखकर ली हुआई यू पूरी तरह से हैरान रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने सोचा। उसने फॉर्मेशन के पूरे सिस्टम को ही पलट दिया, वह इसे अपने खुद के सिस्टम से भी बदल सकता है। वह चकित था और अविश्वास में बुदबुदाता रहा, हर चीज को याद करने की कोशिश करता रहा। एक बार जब लू ये ने फॉर्मेशन को सफलतापूर्वक तोड़ लिया और सूरजमुखी प्राप्त कर लिया तो वह जल्दी से चला गया। जाने से पहले उसने कहा, यहाँ मजे करो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सरप्राइज छोड़ा है। दूसरा आदमी चिल्लाया, हे, कम से कम अपना नाम तो बताओ। लेकिन लू ये ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद चारों ओर एक अजीब सी बैंगनी धुंध फैलने लगी। आदमी को एहसास हुआ कि पूरा फॉर्मेशन बदल चुका है। अचानक वह किसी चीज से टकराया और ऊपर देखा तो उसे वहां दो हट्टे कट्टे आदमी खड़े दिखाई दिए जो उसे अजीब तरीके से बुला रहे थे। उसकी पूरी दुनिया हिल गई जब उसे एहसास हुआ कि ये लू ये द्वारा पीछे छोड़ा गया एक इल्यूजन था। कांपते हुए उसने कहा, अगर तुम्हें कोई इल्यूजन बनाना ही था तो कम से कम कुछ बेहतर बनाते। फिर दृश्य फिर से एक स्पिरिट पूल में बदल गया। जैसे ही लुई ये पूल के पास पहुंचा, उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ। एक आदमी उसकी ओर दौड़ता हुआ आया, मदद के लिए चिल्लाता हुआ, फिर गिर पड़ा। उसके पीछे कई मॉन्स्टर्स थे, बहुत सारे। लुई ने आह भरी और कहा, लगता है कुछ एक्शन का समय है। उसने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ा। एक ही प्रहार से उसने तुरंत एक मॉन्स्टर को काट डाला। फिर वह लड़ता रहा और अधिक से अधिक दुश्मनों को मार गिराया। उन सभी को खत्म करने के बाद वह घायल डिसाइपल के पास लौटा। डिसाइपल घुटनों के बल बैठ गया और ईमानदारी से उसे धन्यवाद देते हुए बोला, आपने मेरी जान बचाई, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा। मैं किंग सेक्ट से हूँ, मेरा नाम गिलांग है। अगर हम भविष्य में फिर मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपका कर्ज चुकाऊंगा। लुई ने बस इसे टाल दिया।
ये कहते हुए कि उसे किसी भी तरह के कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने कई लाशें पड़ी देखीं। वो आगे बढ़ा और खुद से भी कहा कि अब असली लड़ाई सच में शुरू हो गई है। दूसरी तरफ से और लोग आने लगे। जैसे ही वे दौड़ कर आए, उन्होंने चिल्लाकर चेतावनी दी। पूरे हेवनली स्पिरिट पूल पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था, और जिन्होंने उस पर नियंत्रण किया था वे कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर रेस थे। उन्होंने उससे जल्दी चले जाने का आग्रह किया, वरना सभी ह्यूमन कल्टिवेटर्स मारे जाएंगे। वे उसे ये सब बताते रहे और जोर देकर कहा कि उन्हें तुरंत अलायंस में शामिल होने की ज़रूरत है। अलायंस में शामिल होकर ही वे जीवित रह सकते हैं, मॉन्स्टर्स से बच सकते हैं और अंततः पलटवार कर सकते हैं। ये सुनकर लू ये ने कन्फ्यूजन में पूछा कि इस अलायंस का नेतृत्व कौन कर रहा है। आदमी ने जवाब दिया कि वे लू ये की अपनी जूनियर यूए होंगलिंग थी। वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई थी। उसने इसे पहले देखा था। उसने मॉन्स्टर रेस के खिलाफ लड़ने के लिए एक अलायंस बनाया था और कई कल्टिवेटर्स उसका समर्थन कर रहे थे और उसके आदेश के तहत लड़ रहे थे। लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए लू ये आगे बढ़ता रहा। उसकी मंजिल हेवनली स्पिरिट पूल थी। उसने उन्हें खारिज कर दिया, उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा और वो चला गया। ये देखकर आदमियों में से एक चिल्लाया कि आगे अनगिनत मॉन्स्टर्स हैं। वे अपनी जान बचाकर मुश्किल से भागे थे, और फिर भी लू ये सीधा मौत के मुंह में जा रहा था। पूल पर अनगिनत मॉन्स्टर्स आराम से इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। उनके चारों ओर मृत कल्टिवेटर्स की लाशें पड़ी थीं और मॉन्स्टर्स खा पी रहे थे, ऐसे मज़े कर रहे थे जैसे ये कोई दावत हो। ठीक उनके बीच में लू ये शांति से चला आया। मॉन्स्टर्स ने जल्द ही उस पर ध्यान दिया। ओह, देखो यहाँ कौन है, उन्होंने कहा। एक अकेला इंसान यहाँ आने की हिम्मत करता है। वो अकेले क्या ही कर सकता है। उनमें से एक बाघ जैसा मॉन्स्टर आगे बढ़ा। बाकी लोग उसका उत्साह बढ़ाने लगे। उसके सबॉर्डिनेट्स हंसे, कहते हुए कि वे इंसान को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और उसे खत्म करने से पहले टॉर्चर करेंगे। बाघ मॉन्स्टर सहमत हुआ, कहते हुए कि वो उसे सबसे क्रूर तरीके से मारेगा। लेकिन जैसे ही वो अहंकार से बोलता रहा, हवा में एक अकेली तलवार का प्रहार कौंध गया, जो तुरंत मारने के लिए काफी शक्तिशाली था। ये लू ये का प्रहार था। एक ही झटके में मॉन्स्टर कटकर गिर पड़ा। लू ये ने ठंडेपन से कहा कि अगर वे लड़ना चाहते थे तो उन्हें बस लड़ना चाहिए, छोटे मोटे विलन्स की तरह चिल्लाते क्यों रहें। जैसे ही एक मॉन्स्टर गिरा, 100 और अटैक करने के लिए आगे दौड़े। फिर से एक ही प्रहार के साथ स्वॉर्ड इंटेंट की कई लहरें फूट पड़ीं। जहां भी अटैक लगा, मॉन्स्टर्स एक के बाद एक मरकर गिर पड़े। कुछ ही समय में उसने 100 से अधिक दुश्मनों का सफाया कर दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर बचे हुए मॉन्स्टर्स अपने घुटनों पर गिर गए और रहम की भीख मांगने लगे। उन्होंने उसके मुंह बनने की भी पेशकश की, उसकी सेवा करने के लिए तैयार थे अगर वह सिर्फ उनकी जान बख्श दे। लेकिन लू ये ने मना कर दिया। उसने कहा कि उन्होंने बहुत सारे इंसानों को मार डाला था और न्याय होना ही चाहिए। एक ही अटैक के साथ उन सभी का सफाया हो गया। इसके बाद लू ये ब्रिज पर अकेला रहा, शांति से हेवनली स्पिरिट पूल की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था और अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इस बीच कहीं और एक दूत सैंक्टिफाइड मॉन्स्टर किंग को रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। उसने उसे सूचित किया कि एक शक्तिशाली इंसान आ गया है और उसने एक ही प्रहार से 100 से अधिक मॉन्स्टर्स को मार डाला है। अगर उन्होंने उसे खत्म नहीं किया तो उनकी प्रजाति के कई और लोग मर जाएंगे। हालांकि राजा ने अलग तरह से रिएक्ट किया। चिंतित होने के बजाय उसने डर में बोलने के लिए दूत को मार डाला, उस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उसने सभी को याद दिलाया कि भले ही दुश्मन भयानक था, फिर भी उन्हें पहले एक मिशन पूरा करना था। उनका मुख्य लक्ष्य उसने घोषित किया फेंग वुशिए का शिकार करना था। वह उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उसी पल उन्हें फेंग वुशिए की लोकेशन का पता चला और राजा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। राजा फिर हंसा, ये कहते हुए कि इस बार वह दुनिया से पूरे फीनिक्स क्लैन का सफाया कर देगा। दूसरी ओर होंगलिंग शांति से खड़ी थी। उसने मन ही मन सोचा कि इस जीवन में उसने पहले ही उन चीज़ों को पूरा कर लिया था जो लू ये ने अपने पिछले जीवन में की थी, और उनसे भी पहले उसने लोगों को इकट्ठा किया था और सभी की रक्षा के लिए अलायंस बनाया था। उसने निर्देश देना शुरू किया कि क्या करने की आवश्यकता है, फिर घोषित किया कि वह जाएगी। जब किसी ने पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने जवाब दिया कि वह अपने सच्चे प्यार को खोजने जा रही है। अगर भाग्य ने अनुमति दी तो वे फिर से मिलेंगे। इसके साथ वह चली गई। कहीं और एक बुरी तरह से घायल आदमी फेंग वुशिए सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, घावों से ढका हुआ था। उसने अपने हमलावर का सामना किया, ये पूछते हुए कि उसे क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनके बीच क्या दुश्मनी थी। हमलावर ने उसे मजाक उड़ाया, कहते हुए कि इस दुनिया में कमजोर हमेशा मजबूत के सामने घुटने टेकता है और रहम की भीख मांगता है। उसने खुद को समझाने से इनकार कर दिया, कहते हुए कि उसके पास बेकार लोगों को अपने कामों को जस्टिफाई करने का समय नहीं है। गुस्से में घायल आदमी ने उसे एक की एक लड़ाई के लिए चुनौती दी, उस पर कायर की तरह दूसरों को साथ लाने का आरोप लगाया। इससे हमलावर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने जोर दिया कि वह निष्पक्ष रूप से और अकेले लड़ा था और फिर भी उस पर आरोप लगाया जा रहा था। गुस्से में वह चिल्लाया कि चाहे कुछ भी हो, वह आदमी के पैर तोड़ देगा। फेंग वुशिए हताशा में बड़बड़ा रहा था।
बस इंतजार करो। जिस क्षण मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगा, सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो इस पूरी नस्ल का सफाया करना है। ठीक उसी समय जब चीजें निराशाजनक लग रही थीं, तभी अचानक पीछे से आवाजें गूंज उठीं और आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि होंगलिंग थी। वो अविश्वसनीय रूप से चिंतित लग रही थी और जैसे ही वो उसकी ओर दौड़ी, उसने मदद मांगी। फेंग वुक्शे ने सदमे में अपनी पलकें झपकाईं। डैम, वो सुंदर है, उसने सोचा, पूरी तरह से स्तब्ध। फिर होंगलिंग उसके पास से गुजरी। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। अंततः मैं फेंग वुक्शे से फिर मिली हूँ। इतने लंबे समय तक वो मेरे दिल में अकेला व्यक्ति रहा है। इस बीच फेंग वुक्शे तुरंत उसके साथ दौड़ने लगा, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकता था। दोनों एक साथ दौड़ रहे थे, लेकिन डीमन किंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम एक साधारण काम भी नहीं कर सके। कोई उसे बचाने आया और तुम बस वहां खड़े रहे। मैंने विशेष रूप से आदेश दिया था कि इस जगह के आसपास आने वाले किसी भी इंसान को मार डालो। तुम बेकार कचरा हो, जल्दी करो और उन दोनों चोरों को मार डालो। हाँ मास्टर, दौड़ते समय होंगलिंग से अंततः पूछा गया। तो आखिर इतने सारे मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? होंगलिंग ने चुपचाप भौहें सिकोड़ी। पिछली टाइमलाइन में ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने सोचा। इस बार मैंने अपने ग्रुप को फिर से बनाया और इस इवेंट की तैयारी के लिए सब कुछ जल्दी संभाल लिया। इस बीच फेंग वुक्शे के विचार बहुत अलग थे। ये मॉन्स्टर शायद मेरा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जलते हैं, उसने आत्मविश्वास से सोचा। मेरा मतलब है, मुझे देखो, मैं हास्यास्पद रूप से सुंदर, शक्तिशाली और आकर्षक हूँ। जाहिर है वे मुझे मरा देखना चाहते हैं। उसका हास्यास्पद आत्मविश्वास सुनकर होंगलिंग को तुरंत सीनियर ब्रदर लू ये की याद आ गई। लेकिन रुको, मैं भी लू ये के बारे में सोच भी क्यों रहा हूँ? इस बीच दूसरी तरफ लू ये शांति से कल्टीवेशन पूल के अंदर बैठा था। ऐसे आराम कर रहा था जैसे वो जगह उसकी हो। मेरी कल्टीवेशन स्पीड पागल कर देने वाली है, उसने शांति से सोचा। मैं 3 दिन में ही नेसेंट सोल रेल्म के 6ठे लेवल तक पहुंच चुका हूं। जैसे ही उसने सोचना खत्म किया, अमिताभा, एक गंजा साधु अचानक पास आया। साधु ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, हमारे विजडम संघ के डिसाइपल यहाँ कल्टिवेट करने के लिए आ गए हैं। ये जगह हमारे संघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इस जगह को छोड़ दें। लू ये ने गंजे साधु की ओर देखा और कहा, यदि तुम कल्टिवेट करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन मुझे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश मत करो। मैं पहले आया था, इसका मतलब है कि ये जगह मेरी है, तो मेरी सलाह ये है, मुझे उकसाओ मत। साधु ने उत्तर दिया, ओह, तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं? ये पूल हमारे डिसाइपल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुमसे हटने का अनुरोध कर रहा हूँ। लेकिन लू ये 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। उसने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि तुम्हारा विजडम संघ लोगों को भगाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। उनमें से एक आगे आया, तुमने सहयोग करने से इनकार कर दिया, उसने शांति से कहा। लेकिन हम मार्शल आर्ट्स भी जानते हैं, हमें ठीक से पता है कि हमें क्या करना है। लू ये ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुमने सच में मेरी लाइन चुराने की हिम्मत की। मैं सच में यही कहने वाला था। यदि तुम नहीं जाओगे तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अगले ही सेकंड, बूम, लू ये ने एक भयानक हमला किया। वो हमला एक ही बार में साधुओं के आर पार हो गया। लू ये ने अपनी जीभ चटकाई। कितने अजीब लोग हैं, वो बड़बड़ाया। इस बीच होंगलिंग और फेंग वुक्सिए अभी भी दौड़ रहे थे। हमें गंभीरता से एक सुरक्षित जगह चाहिए, फेंग वुक्सिए ने घबराते हुए कहा। होंगलिंग ने सिर हिलाया। हमें सीनियर ब्रदर को खोजना होगा। अगर हम उन्हें खोज लेते हैं तो इनमें से हर एक मॉन्स्टर तुरंत मर जाएगा। फेंग वुक्सिए ने पलकें झपकाईं। तुम्हारे सीनियर ब्रदर इतने मजबूत हैं, होंगलिंग ने कहा। मेरे सीनियर ब्रदर व्यवहारिक रूप से अजय हैं। क्या तुम मुझे उनसे मिला सकती हो? फेंग वुक्सिए ने घबराते हुए पूछा। मैं कसम खाता हूं कि मैंने कभी इंसानों को नहीं खाया है, लेकिन मैं एक अच्छा डीमन हूं। होंगलिंग धीरे से हंसी। रिलैक्स, उसने कहा। वो निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। उनका दिल अच्छा है, वो निश्चित रूप से तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। फिर चूंकि होंगलिंग ने उसे भागने और सीनियर ब्रदर को खोजने के लिए एक रास्ता बनाने के लिए कहा था, फेंग वुक्सिए ने अंततः खुद को तैयार कर लिया। उसने अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया। उसके चारों ओर भयंकर लपटें फूट पड़ीं। युद्ध का मैदान एक भयानक फीनिक्स ऑरा से छा गया। मॉन्स्टर तुरंत पीले पड़ गए। किसी ने हमें बताया क्यों नहीं कि ये बच्चा एक फीनिक्स है? एक ने चिल्लाकर कहा। फिर बूम, युद्ध का मैदान फट गया। मॉन्स्टर पूरी तरह से उड़ गए थे, लेकिन फेंग वुक्सिए थकान से तुरंत गिर पड़ा। होंगलिंग ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। फेंग वुक्सिए, उसने चिंतित होकर कहा। फेंग वुक्सिए ने अचानक पलकें झपकाईं। रुको, क्या तुम मुझे जानती हो? उसने जल्दी से कहा। मेरा मतलब है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अभी भी भ्रमित फेंग वुक्सिए ने पूछा। तो तुमने मेरे बारे में आखिर कहाँ सुना है? तुम कौन हो? होंगलिंग ने तुरंत विषय बदल दिया। अभी सवालों को भूल जाओ, उसने कहा। हमें पहले सीनियर ब्रदर को खोजना होगा। बहुत देर तक चलने के बाद फेंग वुक्सिए ने पूछा, आखिर तुम्हारे सीनियर ब्रदर हैं कहाँ? होंगलिंग ने अजीब तरह से अपना गाल खुजाया। मुझे लगता है कि हम शायद खो गए हैं। फेंग वुक्सिए ने उसे घूरा, फिर अचानक बोला, क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम हास्यास्पद रूप से सुंदर हो? होंगलिंग मंत्रमुग्ध हो गई। उसने आगे इशारा किया। अभी के लिए हमारे पास एक चेक पॉइंट है,
वो गुफा देख रहे हो, तुम वहां रिकवर कर सकते हो। वो उसे गुफा के प्रवेश द्वार पर ले गई और बाहर पहरा देने लगी। तुम पहले हील हो जाओ, उसने कहा। मैं इस क्षेत्र की रखवाली करूंगी। एक बार जब तुम रिकवर हो जाओगे तो मैं भी आराम करूंगी। लेकिन जैसे ही वे आराम करने की तैयारी कर रहे थे, एक भयानक आवाज पास ही गूंजी। तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझसे बच सकते हो, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, बूम, एक विनाशकारी हमला अचानक उस पर आ गिरा। वो बहुत दूर उड़ गया। जिसने हमला किया था वो हॉन्गलिंग थी। उसने ठंडे दिमाग से अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, गेट लॉस्ट। ये दृश्य देखकर फेंग बुक्सिए कांप गया। उसके हाथ से एक हीलिंग पिल फिसल गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो बड़बड़ाया, अगर वो इतनी मजबूत थी तो वो सबसे पहले मेरे साथ भाग क्यों रही थी? सभी मॉन्स्टर्स बिना रुके हमला करते रहे और लगातार खुद को हॉन्गलिंग पर फेंकते रहे। अपनी सेना को मरते हुए देखकर सेंटीपीड किंग क्रोधित हो गया। हमला करते रहो, उसे थकाकर मार डालो, हमारे पास और भी लोग हैं। लेकिन हॉन्गलिंग सीधे उनके बीच से गुजरी और मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक ऐसे कुचलती गई जैसे वो कुछ भी नहीं थे। इस बीच फेंग बुक्सिए पूरी तरह से अविश्वास में घूरता रह गया। ये लड़की पागलों की हद तक मजबूत है। अगर वो इतनी मजबूत है तो उसने शुरू से ही उनका सफाया क्यों नहीं कर दिया? ठीक उसकी आंखों के सामने हॉन्गलिंग के विचार उसके पिछले जीवन की ओर भटक गए। उसने सोचा, जब मैंने अपने पिछले जीवन में इन मॉन्स्टर्स से लड़ाई की थी तो मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। वे मुझे मारने वाले थे। और फिर फेंग वूशे अचानक मुझे बचाने के लिए प्रकट हुआ। फिर उसने धीरे से सोचा, क्या तुम फिर से मेरे लिए ऐसा ही करोगी? अचानक उसका पैर फिसल गया। एक हमले ने उसे मुश्किल से छुआ, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। ठीक उसी समय फेंग वूशे आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। हे, अपनी ताकत रिकवर करो, मैं अभी के लिए चीजों को संभाल लूंगा। उसकी रक्षा करने के बाद फेंग वूशे युद्ध में आगे बढ़ा। हॉन्गलिंग जम गई। उसके भाव अजीब तरह से जटिल हो गए। अजीब बात है, मेरा दिल तेजी से क्यों नहीं धड़क रहा है? इस बीच फेंग वूशे फुल एक्शन मोड में आ गया, लेकिन उसने मॉन्स्टर्स के खिलाफ संघर्ष किया। हॉन्गलिंग ने तुरंत पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी डटा रह सकता हूँ। लेकिन अचानक हॉन्गलिंग ने उस पर प्रहार किया। थर्ड, फेंग वूशे तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर वो बड़बड़ाई, क्या मैं वो एहसास फिर कभी वापस नहीं पा सकती? तो फिर अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक सेंटीपीड किंग हंस पड़ा। उस बच्चे को मुझे सौंप दो। यदि तुम ऐसा करती हो तो मॉन्स्टर रेस तुम्हारी खिलाफ कोई बैर नहीं रखेगी। हॉन्गलिंग के भाव तुरंत काले पड़ गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, शट अप, मैं तुमसे खुद निपटूंगी। अगले ही सेकंड, बूम, एक बड़ा विस्फोट हुआ। आसपास का युद्ध का मैदान पूरी तरह से साफ हो गया था। सेंटीपीड किंग के भाव जम गए। वो दहाड़ा, मैं मौत तक लड़ूंगा। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। स्लैप, एक ही प्रहार, बस इतना ही। सेंटीपीड किंग को इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि वो कचड़े की तरह दूर जा गिरा। हॉन्गलिंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा। वो प्रहार वो फेंग वूशे को चोट पहुंचाने के लिए था। सेंटीपीड किंग ने अब घबराते हुए जल्दी से चिल्लाकर कहा, रुको, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? यदि तुम इतनी शक्तिशाली थी तो मेरा ग्रुप पहले तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं मार डाला? क्या तुम शुरू से ही नाटक कर रही थी? लेकिन हॉन्गलिंग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो एक एक कदम करके करीब आती गई, जैसे साक्षात मौत निकट आ रही हो। इस बीच लू ये ने अभी भी कल्टीवेशन पूल छोड़ने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो पहले ही बड़ी संख्या में गंजे बौद्ध भिक्षुओं को मार चुका था। प्रमुख भिक्षु ने उसे गुस्से से घूरा, क्या तुमने मेरे इतने सारे भाइयों को मार डाला? लू ये ने आलस से कंधे उचकाए, जो लोग मेरे एकांत में खलल डालते हैं वे केवल मृत्यु के पात्र हैं। भिक्षु ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, सिर्फ इसलिए कि हमने तुम्हारी कल्टीवेशन में खलल डाला, तुमने लोगों को मार डाला। तुम डेमन्स से अलग नहीं हो। आज हम डेमन्स का सफाया करेंगे और तुम उनमें से एक हो। भिक्षुओं ने तुरंत एक शक्तिशाली किलिंग अरे बनाया। 18 अर्थ डेमोनिक फॉर्मेशन, एक फॉर्मेशन जिसे विशेष रूप से डेमन्स को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर लू ये की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। एक ही चाल में उसने फॉर्मेशन को पूरी तरह से कुचल दिया। भिक्षु तुरंत उड़ गए। एक कांपते हुए भिक्षु को छोड़कर सब मर गए। वो अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। फिर वो मुड़ा और दूर भाग गया, लेकिन लू ये ने बस लापरवाही से हाथ हिला दिया। इसके बाद लू ये वापस बैठ गया और शांति से कल्टीवेशन करना जारी रखा। समय बीतता गया। अंततः उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। वो शैटरिंग इन्फेंट रेल्म के 7वें लेवल तक पहुंच गया था। इस बीच हॉन्गलिंग अंत में फेंग वूशे के साथ कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। अंत में वे अकेले थे, लेकिन माहौल उसके लिए अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। कुछ समय बाद फेंग वूशे धीरे धीरे उठा। हाँ, मैं मर गया। हॉन्गलिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, तुम जिंदा हो, फेंग ने पूछा। हम कैसे बचे? हॉन्गलिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोला। मेरे सीनियर ब्रदर समय पर आ गए, उन्होंने मॉन्स्टर आर्मी को मार डाला और फिर हम बच निकले। फेंग वुक्शी की आंखें चौड़ी हो गईं। तो तुम्हारे सीनियर ब्रदर आए, सभी को नष्ट कर दिया, फिर हम दोनों को एक साथ अकेला छोड़ दिया।
हॉन्गलिंग ने अजीब तरह से दूसरी ओर देखा। हाँ बिल्कुल, उसने हल्के से कहा। खैर, अब जब तुम जाग गए हो तो मुझे भी जाना चाहिए, हमारे रास्ते यहीं अलग होते हैं। फिर दृश्य बदलता है। जाने से पहले हॉन्गलिंग ने फंग वुक्शी को एक अजीब खोल के आकार का कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट दिया, जिसका उपयोग वो कभी भी उससे संपर्क करने के लिए कर सकता था। इस बीच फंग वुक्शी अपने हाथ में उस अजीब वस्तु को घूरते हुए बोला, ये अजीब चीज आखिर है क्या? तो क्या मैं वास्तव में इसके माध्यम से तुमसे संपर्क कर सकता हूँ? उसने अपने मन में सोचा। लेकिन वो मुझे ऐसी चीज क्यों देगी? क्या वो सच में मुझे पसंद करती है? फिर उसने आगे कहा, तुम अभी क्या कर रही हो? इस बीच वो अभी भी लड़ रही थी। मैं अभी एक लड़ाई के बीच में हूँ, उसने शांति से कहा। हम बाद में ठीक से बात करेंगे। फंग वुक्शी तुरंत चमक उठा। हॉन्गलिंग, क्या मैं तुम्हारे पास रेफ्यूजी बनकर आ सकता हूँ? तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब? अगर तुम मुझे ज्वाइन करने दो। सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट पूरी तरह से शांत रहा। फंग वुक्शी का चेहरा काला पड़ गया। ये क्या बकवास है? उसने गुस्से में खोल को एक तरफ उछाल दिया। इसका क्या मतलब है? क्या वो मुझे पसंद नहीं करती थी? अब वो बस मुझे छोड़ रही है? तभी उसके पीछे एक व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी। एक कचड़े का टुकड़ा वास्तव में मानता है कि मानव जाति की सबसे प्रतिभाशाली और सुंदर लड़की हॉन्गलिंग उस पर फिदा हो जाएगी। तुम खुद को समझते क्या हो? फंग वुक्शी जम गया। उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। वहां ड्रैगन किंग खड़ा था। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन किंग के आदमियों ने उसे हर तरफ से घेर लिया, भागने का हर रास्ता बंद कर दिया। उसे मेरे पास लाओ, ड्रैगन किंग ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। कुछ समय बाद एक गुफा के अंदर किसी ने ठंडे स्वर में पूछा, हॉन्गलिंग के साथ तुम्हारा वास्तव में क्या संबंध है? फंग वुक्शी, जिसे बहुत मारा पीटा गया था, उसने जल्दी से जवाब दिया, हम बस दोस्त हैं। ड्रैगन किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? कोई स्पर्श? फंग वुक्शी ने तुरंत नहीं में जवाब दिया। ड्रैगन किंग के भाव और भी काले पड़ गए। तो फिर तुम ये क्यों कह रहे थे कि वो तुम्हें पसंद करती है? फंग वुक्शी लगभग रो पड़ा। मैं किस तरह की मुसीबत में घसीट लिया गया, उसने सोचा। सब उस औरत की वजह से मैं इस झमेले में फंस गया। ये उसकी गलती है। अचानक फंग वुक्शी ने हताश होकर चिल्लाया, मैं उसे यहाँ फंसाकर ला सकता हूँ। ड्रैगन किंग का एक आदमी तुरंत गुस्से में आगे बढ़ा और चुपचाप उसे कम्युनिकेशन शेल देते हुए बोला, तो बहुत ध्यान से सोचो कि तुम आगे क्या कहने वाले हो। इस बीच हॉन्गलिंग को अचानक आर्टिफैक्ट से एक आवाज सुनाई दी, हॉन्गलिंग, मैं गंभीर रूप से घायल हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हॉन्गलिंग तुरंत चिंतित हो गई। तुम कहाँ हो? फंग वुक्शी राहत में लगभग रो पड़ा। उसने जवाब दिया, इसका मतलब है कि मैं बच सकता हूँ। उसने तुरंत झूठ बोला, मुझे फ्लाइंग थंडर माउंटेन पर आकर ढूंढो। फिर दृश्य एक फ्लैशबैक में बदल गया। हॉन्गलिंग को हर तरफ से कसकर बांधा गया था, पूरी तरह से जकड़ी हुई, हिलने डुलने में असमर्थ। कोई दरवाजे से अंदर आया। उसके हाथ में बिल्कुल वही कम्युनिकेशन शेल था जो उसने कभी फेंग वुशिए को दिया था। बिना किसी भावना के उसने इसे उसके बगल में उछाल दिया। फेंग वुशिए मर चुका है, उसने ठंडे स्वर में कहा। वहां खड़ा व्यक्ति लू ये था। वो पहले ही सब कुछ संभाल चुका था। जिस क्षण हॉन्गलिंग ने वे शब्द सुने, वो फूट फूट कर रोने लगी। सीनियर, क्यों? ये सब आपकी गलती है। अगर आपने मुझे उस समय नहीं रोका होता, अगर आपने मुझे नहीं फंसाया होता, तो मैं उसे बचा सकती थी। लेकिन लू ये ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। बहुत हो गया, अगर तुम वहां जाती तो तुम मारी जाती। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो कमीना सिर्फ तुम्हें फंसाना चाहता था। लेकिन हॉन्गलिंग ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। नहीं, आप सिर्फ मुझे अपने लिए चाहते थे, इसलिए आपने फेंग वुशिए को मरने दिया। लू ये धीरे धीरे मुड़ा। आई एम सॉरी, उसने चुपचाप कहा। वर्तमान में वापस हॉन्गलिंग को अपने पिछले जीवन की वो सारी त्रासदी याद आ गई। उसने अभी भी अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी। सीनियर ब्रदर, हमारे पिछले जीवन में आपने मुझे बताया था कि ये एक जाल था। इस बार मैं ही निश्चित करूंगी कि ऐसा कभी ना हो। जाने से पहले हॉन्गलिंग ने 2 मानव नेताओं को आदेश दिए। अभी के लिए हमले करना बंद करो, उसने दृढ़ता से कहा। केवल डिफेंस पर केंद्रित करो। तुमने जो खजाने इकट्ठे किए हैं उन्हें रिफाइन करो। पहले खुद को मजबूत करो। एक गठीले शरीर वाले कल्टीवेटर ने भौएं सिकोड़ी। लेकिन हमने इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, अगर हम अभी लड़ना बंद कर देंगे तो क्या हम पीछे नहीं रह जाएंगे? हॉन्गलिंग ने अपना सिर हिलाया। अगर हम लापरवाही से हमला करते हैं तो हम सभी मारे जाएंगे। एक मजबूत नींव पहले आती है। मजबूत बनो, फिर प्रहार करो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आदमी हिचकिचाया। लेकिन सीनियर, आप अकेले कहाँ जा रही हैं? हॉन्गलिंग मुड़ी। मैं किसी को बचाने जा रही हूं, मेरा पीछा मत करना। फिर एक छोटे से ठहराव के बाद उसने कहा, अगर तुम्हें सच में डर लग रहा है तो कल्टीवेशन पॉन्ड पर जाओ। मेरे सीनियर ब्रदर लू ये को बाहर आने के लिए कहो। वो हर समस्या को तुरंत हल कर सकते हैं। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो वास्तव में इतने मजबूत हैं। इस बीच लू ये शांति से बैठा कल्टीवेट कर रहा था। अचानक सिस्टम बोला, मास्टर, एक शो शुरू होने वाला है, देखना चाहते हैं? लू ये ने भौएं सिकोड़ी। कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कल्टीवेट कर रहा हूं। यदि तुम्हें मनोरंजन चाहिए तो इसे स्वयं देखो। सिस्टम हंसा। कम ऑन, इसमें मजा आने वाला है। हम वैसे भी जुड़े हुए हैं, चलो एक साथ देखते हैं। लू ये ने आहा भरी। मुझे इस प्रकार की कहानियों से नफरत है। दूसरे को बचाने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान करना, ये मूर्खता है। फिर सिस्टम ने अचानक कुछ प्रोजेक्ट किया। देखिए, हीरोइन ठीक उसी जगह की ओर जा रही है, क्या वो बच पाएगी? जवाब में लू ये बड़बड़ाया, डिवाइन फर्मामेंट लाइटनिंग अरे और 8 डेजोलेशंस लॉक एंड किल अरे, जो कि एक हेवन डेमन इल्यूजन अरे के ऊपर है।
जब तक कोई चमत्कार नहीं होता उसे पंख देना भी इससे बचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस बीच होंगलिंग अंत में उस जगह पर पहुंच गई। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। फेंग वुशिए, मैं यहाँ हूँ, उसने पुकारा। तुम कहाँ हो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, कौन? पीछे से अचानक एक हमला उसकी ओर फटा। होंगलिंग तुरंत मुड़ी। पीछे से अचानक एक हमला उसकी ओर उड़ता हुआ आया। उसकी आंखें तुरंत तेज हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पलटवार किया। बूम! उसका पलटवार एकदम सटीक बैठा, जिसने हमलावर को बहुत दूर हवा में उड़ा दिया। होंगलिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सावधानी से चारों ओर देखा। कुछ गड़बड़ लग रहा था और फिर बूम, एक और हमला अचानक एक्टिवेट हो गया। लेकिन इस बार ये एक फॉर्मेशन था, द हेवनली डीमन इल्यूजन फॉर्मेशन, द डिवाइन फ्रैगमेंट लाइटनिंग एरे, द डेजोलेशन सप्रेशन फॉर्मेशन। एक के बाद एक उसके चारों ओर 4 जानलेवा फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो गए। पास ही मॉन्स्टर्स मनोरंजक भावों के साथ देख रहे थे। हा, मैंने नहीं सोचा था कि ये वास्तव में काम करेगा। हमने बस तुम्हें चारा डाला और तुम सच में आ गई। मानव जाति की महान प्रतिभाशाली फाइटर युए होंगलिंग, तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है। इंसान प्रहसनपूर्ण होते हैं। जिस क्षण वे प्यार में पड़ते हैं, वे किसी के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो फेंग वुशेई आदमी, सच कहूं तो उसमें ऐसा क्या खास है? अगर तुम उसे छोड़कर उसकी जगह मुझे चुनती हो, तो मैं आसानी से उसकी जगह ले सकता हूं। बूम! इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, एक हमला सीधा उस पर आ गिरा। जिसने प्रहार किया वो ड्रैगन किंग था। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो अपना मुंह बंद रखो। उस क्षण होंगलिंग को अंततः सब कुछ समझ में आ गया। ये वास्तव में एक जाल था और अचानक उसका दिमाग उसके पिछले जीवन की ओर भटक गया। उस समय ये सुनकर कि फेंग वुशेई खतरे में है, उसने हताश होकर जाने की कोशिश की थी। मुझे उसे बचाना होगा, उसने उत्सुकता से कहा। लेकिन लुये ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम नहीं जा रही हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम जाओगी तो मॉन्स्टर्स तुम्हें पकड़ लेंगे। होंगलिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया था। नहीं, ये जाल नहीं हो सकता। मॉन्स्टर रेस को हमारे रिश्ते के बारे में पता भी नहीं है। लेकिन लुये के भाव काले पड़ गए। मैंने कहा तुम नहीं जा रही हो। होंगलिंग गुस्से में फट पड़ी। अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं आपसे लड़ूंगी। जिस क्षण वो आगे बढ़ी, लुये ने उसे पीछे से बेहोश कर दिया। उसके सोते हुए रूप को देखकर उसने आह भरी। अंत में लुये ने अपना निर्णय ले लिया। अगर वो नहीं जा सकती तो मैं खुद जाऊंगा। वर्तमान में वापस। ड्रैगन किंग आगे बढ़ा और बोला, फेंग वुशेई को देखना चाहती हो? होंगलिंग ने तुरंत ऊपर देखा। उसे मुझे दिखाओ। ड्रैगन किंग ने लापरवाही से फेंग वुशेई को फेंक दिया। उसका शरीर चोटों से ढका हुआ था। उसके पूरे भाव बदल गए। उसे इस तरह से कैसे पीटा गया? तुम गलत समझ रही हो। मैंने उसे तुमसे संपर्क करने के लिए नहीं पीटा। उसने फेंग वुशेई की ओर ठंडी नजर से देखा। इस कचरे ने खुद अपनी इच्छा से ऐसा किया। ये विचार वो खुद लेकर आया था। ड्रैगन किंग की आवाज और भी ठंडी हो गई। और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। होंगलिंग जम गई। रुको, ये सब फेंग वुशेई का विचार था। फेंग वुशेई अचानक गुस्से में बड़बड़ाया। ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने साथ ले चलो। तुम मुझे बचाने के लिए काफी मजबूत थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। होंगलिंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके विचार पूरी तरह से ढह गए। फेंग वुशेई चिल्लाता रहा, तुम एक स्वार्थी कायर औरत हो। ये शब्द एक पल के लिए उसे थप्पड़ की तरह लगे। फिर होंगलिंग ने अपने दांत पीसे और ड्रैगन किंग की ओर देखा। ठीक है, बस उसे मारना मत, उसे मेरे लिए छोड़ दो। मैं तुमसे लड़ूंगी। इस बीच दूर लुये ने सिस्टम के माध्यम से सब कुछ देखा। उसने एक भौं उठाई। प्रभावशाली निरंतर लड़ाई ने उसे बहुत जल्दी सुधार करने की अनुमति दी है, जैसा कि अपेक्षित था। कल्टीवेशन के पथ पर शुरुआती प्रयास बाद में होने वाले 1000 गुना मुआवजे से कहीं बेहतर हैं। फिर सिस्टम ने अचानक पूछा, क्या वो चूलिंग की तरह बन जाएगी? भीख मांगना, माफी मांगना, वापस आने की कोशिश करना। लुये ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। उसका दिल पूरी तरह से टूटा नहीं है। ऐसा नहीं जैसा चूलिंग का टूटा था। ठीक उसी क्षण शक्ति की एक लहर फूट पड़ी। लुये की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने 9th लेवल शैटरिंग इफेक्ट रियल्म को पार कर लिया था। इस बीच होंगलिंग अभी भी हताश होकर लड़ रही थी, पूरी तरह से थक चुकी थी। पास ही ड्रैगन किंग खड़ा देख रहा था। उसके एक अनुयायी ने घबराते हुए फुसफुसाया, अगर हम उसे जीवित छोड़ देते हैं, अगर वो बढ़ती रही तो वो पूरे मॉन्स्टर क्लैन के लिए एक आपदा बन जाएगी। ड्रैगन किंग ने अपनी जीभ चटकाई। तुम्हें पता है मुझे किस बात पर गुस्सा आता है? मानव जाति, चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा कोई ना कोई हास्यास्पद प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा करते हैं, लेकिन आज वो मरेगी। मैंने फैसला किया है कि कोई उसे नहीं बचा रहा है। बूम! एक और फॉर्मेशन हमला होंगलिंग पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। वो एक घुटने पर गिर गई, लेकिन इससे पहले कि कोई और मॉन्स्टर उस पर हमला करता, स्लैश! होंगलिंग ने तुरंत डिवाइन लाइट सील को एक्टिवेट किया। मॉन्स्टर का सिर कटकर हवा में उड़ गया। आसपास के मॉन्स्टर्स खौफ में घूरते रहे। वो हमेशा से लड़ रही है, वो अभी तक नहीं गिरी है, वो भयानक है। लेकिन ड्रैगन किंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, फिर से हमला करो, हम एक साथ हमला करेंगे। एक और भयानक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। एक भारी धमाका होंगलिंग की ओर बढ़ा। इस बार उसने असहाय, कमजोर, शक्तिहीन महसूस किया और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, मेरे पिछले जीवन में सीनियर यहाँ अकेले आए थे। सीनियर ने इतनी भयानक चीज से कैसे जान बचाई थी? हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।